उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 181-190 राजा रोहन खन्ना के खुशमिजाज चेहरे को देखकर ध्रुव ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, आज रात आपके पास देखने के लिए कुछ अच्छा है। स्नेहा अरोड़ा भी वाइन टेबल से उठ गई क्योंकि वह कुछ दोस्तों का अभिवादन करना चाहती थी, जिससे ध्रुव टेबल पर अकेला रह गया। भोज हॉल में उत्साह ध्रुव की सुनसान तरफ से बिल्कुल अलग था। मीरा कुछ ही दूर बैठी थी, उसकी आंखें कभी कभी इस तरफ देख रही थीं। ध्रुव की एकाकी नजर देखकर उसकी आंखों में जटिल अर्थ चमक उठे। उसका दिल बहुत गंदा था और वह नहीं जानती थी कि क्यों, ये बस बहुत गंदा था, बहुत गंदा। इस समय भोज हॉल अचानक शांत हो गया और सभी रोशनी दरवाजे की ओर चमक उठी। सभी ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। रेडियो से आवाज आई, अगला, मैं आज रात की विशेष अतिथि सुश्री रोशनी कपूर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सुश्री रोशनी कपूर श्री रवि वर्मा की सचिव हैं। श्री रवि वर्मा ऊपर के दफ्तर में मेहमानों से मिल रहे हैं, इसलिए सुश्री रोशनी कपूर उनकी जगह लेंगी। कृपया सभी तालियां बजाएं और स्वागत करें। बैंक्वेट हॉल में तुरंत गर्मजोशी से तालियां बजने लगीं। वे सभी रोशनी कपूर की प्रतिष्ठा के बारे में सुन चुके थे। हालांकि वे रवि वर्मा के सचिव हैं, लेकिन एक तरह से वे रवि वर्मा के प्रवक्ता हैं और उनकी स्थिति भी उतनी ही महान है। सभी की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं और मीरा की आंखों में भी सम्मान की स्पष्ट झलक थी। रोशनी कपूर रोशनी और तालियों के बीच धीरे धीरे अंदर चली आईं। सभी लोग अपने चेहरों पर मुस्कान लिए सीधे बैठे थे। वे रोशनी कपूर पर एक अच्छी छाप छोड़ना चाहते थे। केवल ध्रुव आलसी होकर बैठा था, अपनी पलकें पीछे खींचे हुए और अपने पैरों को बगल के स्टूल पर क्रॉस करके न तो तालियां बजा रहा था और न ही मुस्कुरा रहा था। वह इस मेज पर अकेला था और चूंकि ध्रुव दरवाजे के बगल वाली मेज पर बैठा था, इसलिए वह अचानक ध्यान का केंद्र बन गया। अध्याय 155 सुनीता मेहरा को पीटा गया। वह आदमी कौन है? क्या तुम मूर्ख हो? जब तुमने रोशनी कपूर को आते देखा तो तुमने तालियां नहीं बजाईं। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति वही है जिसकी पहले मीरा से सगाई हुई थी और उसके माता पिता दोनों भिखारी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने उदासीन हो। ऐसा घटिया स्तर का व्यक्ति यहाँ कैसे रहने लायक हो सकता है? उसे बाहर निकाल देना चाहिए। ध्रुव की शक्ल देखकर मीरा भी भौचक्की रह गई, यहाँ तक कि वह भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ध्रुव का व्यवहार रोशनी कपूर के लिए खुला अपमान था। अगर रोशनी कपूर ने कोई गड़बड़ की तो आज ध्रुव का अंत हो जाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, रोशनी कपूर की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। मीरा को अचानक बुरा लगा, रोशनी कपूर नाराज होने वाली थी। ये देखकर कि ध्रुव इतना भावशून्य था, लेकिन किसी ने उसे याद नहीं दिलाया। मीरा शांत नहीं बैठ सकी और उसने ध्रुव को आंख मारने की पूरी कोशिश की। इस स्थिति में उसके पास ध्रुव से बहस करने का समय नहीं था। वह बस यह उम्मीद कर रही थी कि वह रोशनी कपूर को नाराज नहीं करेगा। हालांकि ध्रुव ने यहाँ तक नहीं देखा और मीरा असहाय महसूस कर रही थी। रोशनी कपूर के हाव भाव को और भी बदतर होते देख मीरा के दिल में ठंडक महसूस हुई। आज देवता भी ध्रुव को नहीं बचा सके। इस समय रोशनी कपूर कदम से कदम मिलाकर ध्रुव की ओर बढ़ी। सभी ने अपनी सांस रोक ली। सभी की नजरों में ध्रुव आज खत्म हो गया। रोशनी कपूर बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर ध्रुव रोशनी कपूर का सामना नहीं करता है तो वह बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ जा रहा है और मरने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मीरा ये सब देखती रही, उसका दिल उसके गले से बाहर निकल रहा था। रोशनी कपूर सबके देखते देखते ध्रुव के पास आए और अगले ही पल हर कोई दंग रह गया। मैंने देखा कि रोशनी कपूर ध्रुव को बेहद सम्मान से झुक रही थी। वाह! इस समय पूरा बैंक्वेट हॉल खामोश था। मीरा को शक हुआ कि वह चकाचौंध हो गई है। ये कैसे संभव हो सकता है? रोशनी कपूर ने ध्रुव को क्यों झुकाया? स्नेहा अरोड़ा, जो पास ही बैठी थी और वाइन का गिलास थामे हुए थी, रुकी और खुद को रोक नहीं पाई और बोली, इस आदमी को क्या हो रहा है? अगले ही पल रोशनी कपूर की प्रतिष्ठित मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई दी और उसने ध्रुव से कहा, मिस्टर ये, मैंने सुना है कि कल रात ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस वजह से ब्लैक गोल्ड बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर ये के तरीके वाकई कमाल के हैं। ध्रुव ने अपनी पलकें उठाईं और रोशनी कपूर की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में मुस्कान चमक रही थी। ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया, ये बताने लायक नहीं है, यह एक मामूली बात है। रोशनी कपूर ने थोड़ा मुस्कुराया, ठीक है मिस्टर, ये वाकई असाधारण है। मैं पहले मंच पर जाऊंगी और बाद में आपसे विस्तार से बात करूंगी। रोशनी कपूर अपनी आकर्षक कमर और ऊंची एड़ी के साथ पोडियम पर चढ़ी और फिर उसने कुछ विनम्र टिप्पणियां की। उनके भाषण में सबसे खास बात यह थी कि रवि वर्मा ऊपर ऑफिस में मेहमानों से मिल रहे थे और आज रात किस परिवार को अपना साथी चुनना है, इस पर विचार कर रहे थे। भाषण के बाद बैंक्वेट हॉल में फिर से चहल पहल बढ़ गई। रोशनी कपूर शैंपेन लेकर स्टेज से नीचे उतरी और कुछ मशहूर हस्तियों से बातचीत की। लेकिन यहाँ जियांग परिवार पूरी तरह से स्तब्ध था और रोहन खन्ना भी स्तब्ध था। ये ध्रुव इस रोशनी कपूर से कब मिला? और यह रोशनी कपूर ध्रुव को प्रणाम करती है, ध्रुव ऐसा क्यों करेगा? जियांग हाओ ने बगल से हैरानी से कहा। उसके शब्दों ने सभी के संदेह को उजागर कर दिया और रोहन खन्ना का चेहरा और भी उदास और डरावना हो गया। क्या ध्रुव रोशनी कपूर को जानता था? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? असंभव। ध्रुव एक बेकार है, वह उसे कैसे जान सकता है? उसने रोशनी कपूर की अभी अभी कही गई बात के बारे में सोचा और अचानक महसूस किया, मैं समझ गया। जियांग परिवार में सभी ने जल्दी से उसकी ओर देखा और सुनीता मेहरा ने घबरा कर कहा, तुम क्या समझे चेनेगुआ? रोहन खन्ना ने ध्रुव को ठंडी निगाह से देखा, फिर जियांग परिवार में सभी को देखकर मुस्कुराया। चाचा और चाची, मीरा, क्या तुमने सुना कि रोशनी कपूर ने अभी क्या कहा? रोशनी कपूर ने कहा कि ब्लैक गोल्ड सोसाइटी कल रात नष्ट हो गई और ध्रुव की उसके अद्भुत तरीकों के लिए प्रशंसा की। मेरे अनुमान के अनुसार रोशनी कपूर ध्रुव के प्रति इतनी विनम्र थी, शायद इसलिए क्योंकि ब्लैक गोल्ड सोसाइटी नष्ट हो गई थी, जिससे उसे लगा कि ध्रुव कोई बड़ा आदमी है। लेकिन मत भूलो, कल रात ध्रुव की कोई गलती नहीं थी। ये हमारे लॉन्धाई शहर के नेता द्वारा लोगों को ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को नष्ट करने के लिए प्रेरित करना था। रोशनी कपूर ने शायद गलती से सोचा होगा कि ध्रुव ने ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को मार दिया है, या गलती से सोचा होगा कि ध्रुव चुके नेता को जानता है, इसलिए वह उसके प्रति इतनी विनम्र थी। रोहन खन्ना के बोलने के बाद वह विजयी भाव से मुस्कुराया और कहा, कैसे हो? क्या मेरा विचार सही है? जियांग परिवार के कई सदस्यों ने भौहें सिकुड़ी और सोचा, और एक पल के बाद वे सभी चुपके से सिर हिलाए। ये वास्तव में बहुत संभव है। सुनीता मेहरा ने राहत की सांस ली। रोशनी कपूर ध्रुव के प्रति इतनी विनम्र कैसे हो सकती है? कोई आश्चर्य नहीं, मैं अभी चौंक गई थी। मुझे वास्तव में लगा कि ध्रुव कुछ करने में सक्षम है। सुनीता मेहरा ने तिरस्कारपूर्ण तरीके से देखा। वह अभी बहुत हैरान हुई थी। उसे सच में लगा कि ध्रुव एक अदृश्य बॉस है। नतीजतन इस बारे में ध्यान से सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह सबसे अधिक संभावना एक गलतफहमी थी। मीरा ने अपने होंठ काटे और ध्रुव को जटिल आंखों से देखा। उसका दिल अभी चौंक गया था, खासकर वह दृश्य जहां रोशनी कपूर ने ध्रुव को प्रणाम किया था। उस समय उसका दिमाग खाली हो गया था, लेकिन अब जब वह संभल गई थी तो उसने ध्रुव को देखा और अपना सिर धीरे से हिलाया। जल्द ही रोशनी कपूर अपने हाथ में शैंपेन की बोतल लेकर आई। सुनीता मेहरा और अन्य लोग जल्दी से खड़े हो गए और रोशनी कपूर को चापलूसी से देखने लगे।
सुनीता मेहरा ने अपनी आंखें घुमाई और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, सचिव शेन, आज रात आने के लिए आपका और श्री रवि वर्मा का धन्यवाद। ये वास्तव में हमारे परिवार को खुश करता है। रोशनी कपूर ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, चाची फैंग, आप बहुत विनम्र हैं। यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। क्या? जियान परिवार और अन्य लोग हैरान थे, रोशनी कपूर का ऐसा नीच रवैया क्यों था। रोशनी कपूर को तुरंत एहसास हुआ, अरे नहीं, मैंने राज खोल दिया। वह जानती थी कि उसके सामने बैठी मीरा ध्रुव की मंगेतर है, इसलिए उसने अनजाने में जियान परिवार के सामने अपना चेहरा नीचा कर लिया। लेकिन इस नीची मुद्रा ने तुरंत जियान परिवार को एहसास करा दिया कि कुछ गड़बड़ है। यह सोचते हुए रोशनी कपूर ने जल्दी से मामले को सुलझाया और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मेरा मतलब है, मिस मीरा बहुत अच्छी हैं, साथ काम करना बहुत सम्मान की बात है। सुनीता मेहरा ने ठहाका लगाया, उनका चेहरा फूल बन गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोशनी कपूर मीरा के बारे में इतना अच्छा बोलेंगी। मीरा खुद को थोड़ा उत्साहित होने से नहीं रोक पाए। रोशनी कपूर की खुद के बारे में इतनी अच्छी राय थी, इसलिए उनके बारे में उनकी अच्छी धारणा होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रोशनी कपूर रवि वर्मा की प्रवक्ता हैं। चूंकि उनकी खुद के बारे में अच्छी धारणा है, इसलिए रवि वर्मा की उनके बारे में धारणा खराब नहीं होगी। ये सोचकर मीरा को थोड़ी राहत महसूस हुई और वह थोड़ी उत्साहित भी हुई। ऐसा लग रहा था कि आज का आदेश और भी अधिक आशाजनक था। सुनीता मेहरा कान से कान तक मुस्कुराई और आगे बोली, सचिव शेन, सच कहूं तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अगर मंगेतर ने मेरी बेटी को रोका नहीं होता तो मेरी बेटी निश्चित रूप से अब और भी बेहतर होती। रोशनी कपूर के चेहरे पर मुस्कान जम गई और वह थोड़ी स्तब्ध रह गई। सुनीता मेहरा के मुंह में मंगेतर ध्रुव था। उसने संकोच से पूछा, आंटी फैंग, क्या आप ध्रुव की बात कर रही हैं? सुनीता मेहरा ने बिना सोचे समझे ध्रुव की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, यही है जिसका उपनाम ये है। वह एक बेकार व्यक्ति है जिसके पास कोई शक्ति और अधिकार नहीं है। उसने मेरी बेटी को बहुत देर कर दी है। सचिव शेन, मैं आपको सच बताऊं, कल रात ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के पतन का ध्रुव से कोई लेना देना नहीं है। यदि सिटी चीफ चू ने कार्रवाई नहीं की होती तो ये नाम का यह आदमी बहुत पहले ही बर्बाद हो गया होता। यह मत सोचो कि वह कोई बड़ा आदमी है, वह कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद सुनीता मेहरा ने अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, इसके अलावा ये नाम के इस व्यक्ति ने मेरी बेटी के साथ सगाई तोड़ दी है। मेरी बेटी आज रात मिस्टर शेन से सगाई कर रही है। मैं सचिव शेन से भी गवाह बनने के लिए कहती हूँ। सुनीता मेहरा के चेहरे पर मुस्कान थी। अगर रोशनी कपूर आज रात गवाह होती तो बोलना बहुत सम्मान की बात होती। रोशनी कपूर इस पल एकदम स्तब्ध रह गई। मीरा और ध्रुव की सगाई खत्म हो गई। मीरा रोहन खन्ना से शादी करना चाहती है। सुनीता मेहरा ने भी ध्रुव को बेकार कहा। एक पल के लिए उसे चक्कर आ गया। क्या जियान परिवार पागल है? क्या वे जानते हैं कि ध्रुव कौन है? रोशनी कपूर ने अपनी लार नीली और अपनी आवाज में कांपते हुए कहा, तुमने कहा ध्रुव बेकार है? हाँ, क्या बात है? सुनीता मेहरा थोड़ी उलझन में थी। जियान हाव रोशनी कपूर के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए आया और मुस्कुराते हुए कहा, सचिव शेन, ये नाम का वह व्यक्ति बेकार है। अगर मेरी बहन ने पहले उसकी रक्षा नहीं की होती तो वह कहीं कचरा उठा रहा होता। मैं अभी भी हमारे जियान परिवार पर चढ़ना चाहता हूँ। वाह, ये सही है, ये सही है, ये सिर्फ कचरा है। सुनीता मेहरा ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उन दोनों ने यह नहीं देखा था कि रोशनी कपूर का चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया था। इस समय रोशनी कपूर के चेहरे पर अचानक गुस्सा दिखाई दिया और उसने सुनीता मेहरा और जियान हाव को चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। बेवकूफ, दो तीखी आवाजें। सुनीता मेहरा और जियान हाव जब उन्हें पीटा गया तो वे चिल्लाए और उनकी आंखें काली हो गईं। बैंक्वेट हॉल में हर किसी ने यहाँ की स्थिति को देखा और वे सभी आश्चर्य में यहाँ देखने लगे। अध्याय 156। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? लोगों का एक समूह और भी हैरान रह गया जब उन्होंने देखा कि यह रोशनी कपूर थी जिसने किसी को मारा। रोशनी कपूर की छवि हमेशा बाहर स्थिर और ठंडी रही है। भले ही किसी ने उन्हें पहले अपमानित किया हो, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं करती थी, बल्कि सीधे बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों को समस्या को हल करने देती थी। रोशनी कपूर का ये रूप ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा था और पूरा बैंक्वेट हॉल खामोश था। राकेश मेहरा ने जब अपनी पत्नी को पिटते देखा तो उसकी सांस रुक गई और वह जल्दी से वहां पहुंचा और कांपते हुए बोला, जिया हुई, क्या तुम ठीक हो? सुनीता मेहरा और जियान हाव के चेहरे पर दो बेहद चमकदार थप्पड़ के निशान थे। उन्होंने अपने चेहरे को दयनीय भावों से ढंक लिया। सचिव शेन, तुमने मुझे क्यों मारा? सुनीता मेहरा ने अपना चेहरा ढंक लिया और बहुत देर तक अपने शब्दों को रोके रखा। रोशनी कपूर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। रोशनी कपूर की आंखों से लोगों का एक समूह डर गया। मीरा भी इस पल चौंक गई। आखिर हो क्या रहा है? सब इधर उधर देखने लगे। रोशनी कपूर ने ठंडे अंदाज में इधर उधर देखा, फिर ध्रुव की स्थिति को देखने के लिए मुड़ी। हालांकि टेबल पहले से ही खाली थी। रोशनी कपूर का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में भाव तेजी से बदल गए। उसने सुनीता मेहरा और जियान हाव को ध्रुव का अपमान करते सुना था और वह खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए उसने कार्रवाई की। हालांकि रवि वर्मा ने एक बार कबूल किया था कि ध्रुव की पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी, यहाँ तक कि बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अस्तित्व से भी जुड़ी थी और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों को यह नहीं पता होना चाहिए। ये सोचकर रोशनी कपूर को थोड़ा पछतावा हुआ। उसे अभी यह सब सह लेना चाहिए था। अगर जियान परिवार को कुछ पता चल जाता तो रवि वर्मा निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ते। लेकिन पिटाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। सुनीता मेहरा और जियान हाव के भ्रमित और दुखी चेहरों को देखते हुए रोशनी कपूर ने आखिरकार ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पीटा जाना चाहिए। कोई बात नहीं, ध्रुव के मालिक ने एक बार तुम्हारे परिवार को बचाया था और ध्रुव ने भी तुम्हारे बूढ़े को बचाया था। अब तुम उसे इस तरह बदनाम कर रहे हो। मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनीता मेहरा का चेहरा कड़वाहट से भर गया था। वह कैसे जानती थी कि रोशनी कपूर में न्याय की भावना इतनी होगी? ये सोचते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा, सचिव शेन, मैं गलत थी। हमें ध्रुव के बारे में बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। रोशनी कपूर ने सुनीता मेहरा को घूर कर देखा, जिससे सुनीता मेहरा डर गई। उसने फिर मीरा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, सुश्री जियान, मुझे पहले लगा था कि आप एक दयालु और धर्मी व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने आपको गलत समझा। आपका व्यवहार एक सफेद आंखों वाले भेड़िए से किस तरह अलग है? ये कहने के बाद रोशनी कपूर पलटी और दूसरों को समझाने का मौका दिए बिना भोज कक्ष से बाहर चली गई। रोशनी कपूर चली गई और भोज कक्ष में फिर से आवाजें आईं, लेकिन इस बार उनमें से कई चर्चाएं थीं। मीरा कुर्सी पर गिर गई, उसका चेहरा लाल और सफेद हो गया। रोशनी कपूर ने अभी जो कहा उससे उसका दिल दुख गया। हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि ध्रुव के लिए ये सबसे बड़ा दान है कि मैंने दूसरों की तरह ध्रुव से सगाई नहीं तोड़ी। लेकिन वह भूल गई कि ध्रुव के साथ उसकी सगाई हो चुकी है और ध्रुव के लिए ये सगाई उसकी जिम्मेदारी है। जियान हाव, जिसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था, ने धीमी आवाज में कहा, क्या ध्रुव इतना भाग्यशाली है? रोशनी कपूर ने वास्तव में उसे बोलने में मदद की। सुनीता मेहरा ने अपना चेहरा छिपा लिया, उसका चेहरा निराशा और गुस्से से भरा हुआ था। ये थप्पड़ ध्रुव की वजह से है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मीरा ने धीरे से आह भरी, माँ, कृपया ध्रुव से भविष्य में ऐसा मत कहना, ठीक है? सुनीता मेहरा स्तब्ध रह गई और अचानक दुखी महसूस किया और आंसू बहाने वाली थी। बेटी, क्या माँ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर रही है?
क्या माँ को उम्मीद नहीं है कि तुम्हें कोई योग्य आदमी मिल सकता है? अगर ध्रुव चेंग हुआ जितना योग्य हो सकता है तो मैं उसके बारे में बात करूंगी। मीरा के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। उसने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि उसमें कोई योग्यता नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके बारे में कुछ कहो। माँ, भविष्य में उसके बारे में ऐसा मत कहना, मैं तुमसे विनती करती हूँ। सुनीता मेहरा ने अपना चेहरा हिलाते हुए कहा, नहीं कहना तो मत कहना। वैसे भी अब तुम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं उस पर आरोप क्यों लगाऊं? हालांकि ये वाकई अजीब है कि मैं इस थप्पड़ के बारे में सोचकर ही गुस्सा हो जाती हूँ। मुझे क्यों लगता है कि आज रोशनी कपूर का व्यवहार थोड़ा अजीब है। वह कोई लापरवाह इंसान नहीं है। अगर वह गुस्से में भी होगी तो वह सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुनीता मेहरा ने हैरान भाव से अपना चेहरा छिपा लिया, लेकिन इन शब्दों ने मीरा को याद दिला दिया। मीरा ने ध्यान से सोचते हुए भौहें सिकुड़ी और अचानक उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जिसने उसे भी चौंका दिया। उसने अचानक ठंडे स्वर में कहा, माँ, क्या आपको लगता है कि ध्रुव और रोशनी कपूर एक दूसरे को पहले से जानते थे? एक वाक्य से कई लोग अचानक शांत हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रोहन खन्ना ने अचानक कहा, मीरा, ज्यादा मत सोचो। ध्रुव रोशनी कपूर को कैसे जानता है? उसकी पहचान क्या है? रोशनी कपूर की पहचान क्या है? ज्यादा मत सोचो, बाद में हमारी सगाई की पार्टी होगी, लेकिन कोई गलती मत करना। मीरा चुप रही। उसे वास्तव में रोहन खन्ना के लिए कोई भावना नहीं थी और वह रोहन खन्ना को पसंद भी नहीं करती थी। जहां तक इस सगाई की दावत की बात है, सुनीता मेहरा ने अच्छा काम किया। उस समय मीरा ध्रुव की वजह से बहुत नाराज थी और किसी कारण से वह तुरंत सहमत हो गई। सच कहूं तो उसे अब इसका पछतावा है। हालांकि अगर हम अभी मना करते हैं तो सबसे पहले सभी शर्मिंदा होंगे। दूसरे, शेन परिवार रवि वर्मा को जानता था। अगर वे नाराज होते तो शायद ऑर्डर बर्बाद हो जाता। एक पल के लिए मीरा को समझ नहीं आया कि क्या करना है। इस समय ऊपर एक आलीशान निजी लाउंज में ध्रुव सोफे पर पैर मोड़कर बैठा था और आराम से सिगार पकड़े हुए था। रवि वर्मा सामने खड़े थे और रोशनी कपूर उनके बगल में खड़ी थीं। रोशनी कपूर की रिपोर्ट सुनने के बाद कि अभी क्या हुआ था, ध्रुव खुद को रोक नहीं सका और धीरे से हंस पड़ा। सुनीता मेहरा और जियान भाव को पीटा। इससे उसे राहत की सांस मिली। ये देखकर कि ध्रुव नाराज नहीं दिख रहा था, रोशनी कपूर का दिल आखिरकार टूट गया। उसे बस डर था कि ध्रुव उससे नाराज हो जाएगा क्योंकि उसने सुनीता मेहरा और जियान भाव को पीटा था। रवि वर्मा ने खांसते हुए कहा, लॉन्ग शॉ, जियान परिवार के साथ तुम्हारी सगाई अब खत्म हो गई है, इसलिए यह ऑर्डर अभी भी जियान परिवार को दिया जाना चाहिए। ध्रुव ने अपने सामने टेबल पर सूची को स्कैन किया। 6 प्रमुख परिवारों के अलावा कुछ छोटे और मध्यम आकार के उद्यम भी थे, लेकिन असली भागीदार केवल इन 6 परिवारों में से एक होगा। उसके बगल में एक पेन है और ध्रुव अपनी मर्जी से क्रॉस बनाकर ऑर्डर का स्वामित्व तय कर सकता है। रोहन खन्ना के साथ मीरा की अंतरंग उपस्थिति के बारे में सोचते हुए ध्रुव ने धीरे से पेन उठाया। जब तक वह क्रॉस बनाती है, जियान परिवार और जियान परिवार अब से रसातल में गिर जाएगा। जब पेन की नोक कागज पर पड़ी तो उस दिन आंगन का दृश्य ध्रुव के दिमाग में आ गया। उस सुबह ऐसा भी हुआ कि मीरा ने उसके कब्जे में होने के कारण आंसू बहाए। कोई बात नहीं, मीरा ने खुद को पहली बार उसे उसकी अपनी महिला को दिया। निजी लाउंज में बेहद शांति थी और रवि वर्मा और रोशनी कपूर की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। अज्ञात समय के बाद ध्रुव ने सूची फेंक दी, खड़ा हुआ और सीधे बाहर चला गया। यह आपके ऊपर है जिसे आप देना चाहते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुव कमरे से बाहर चला गया। रवि वर्मा और रोशनी कपूर ने एक दूसरे को देखा। वे मूर्ख नहीं थे और अपने दिल में पहले ही फैसला कर चुके थे। बैंक्वेट हॉल के अंदर, मीरा, मैंने अभी अपने पिता को फोन किया और उन्हें बताया कि वे आपके जियान परिवार को ऑर्डर दिलाने में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मीरा अचंभित थी। जब उसने रोहन खन्ना की बातें सुनी तो वह तुरंत अपने होश में आई और रोहन खन्ना को एक आभारी मुस्कान दिखाई। मिस्टर शेन, मुझे आपको परेशान करने के लिए वास्तव में खेद है। मीरा, अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो आप और मैं जल्द ही सगाई कर लेंगे और भविष्य में हम पति पत्नी होंगे। आप इतनी विनम्र क्यों हैं? रोहन खन्ना ने थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से अपना हाथ मीरा की कोमल कमर पर रख दिया। मीरा का पूरा शरीर कांप उठा और उसने एक मुस्कान निकाली। मिस्टर शेन, मुझे बाथरूम जाना है। रोहन खन्ना से बचते हुए मीरा ने अवर्णनीय रूप से दुखी महसूस किया, हमेशा ऐसा महसूस करते हुए कि उसने खुद को एक ऑर्डर के लिए बेच दिया है। एक आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पास बचने का कोई समय नहीं था और वह अचानक उससे टकरा गई। क्योंकि उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और फर्श फिसलन भरा था, वह अपना संतुलन खो बैठी और पीछे की ओर गिर गई। हताशा में वह केवल अपने सामने वाले आदमी की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट सकती थी। आदमी ने अनजाने में मीरा की कमर को गले लगा लिया, बिना अपने हाथों पर ध्यान दिए। मीरा की बाहों को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटे हुए वह केवल आगे की ओर गिर सकता था। जिस क्षण वह जमीन पर गिरने वाला था, ध्रुव ने एक हाथ बढ़ाया और उसे फर्श पर पटक दिया। एक हाथ ने मीरा की पीठ को पकड़ रखा था जिससे वह जमीन पर गिर न जाए। वे दोनों एक अजीब और अस्पष्ट मुद्रा में जम गए। उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि ध्रुव मीरा की सांसों को अपनी नाक की नोक पर धीरे धीरे बहते हुए महसूस कर सकता था। अपने सामने महिला को देखकर ध्रुव थोड़ा विचलित हो गया। मीरा वास्तव में सुंदर थी, किसी भी महिला से अधिक सुंदर जिसे उसने कभी देखा था। ये बेजोड़ चेहरा हाथ के इतने करीब था और वह मीरा के लाल होठों पर बारीक रेखाएं भी साफ देख सकता था, जो चेरी के फूलों की तरह लाल और आकर्षक थे। उनमें से कोई भी नहीं हिला, वे बस एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे और दुनिया रुक गई थी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन मेरे बगल में कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर एक डांट पड़ी। ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? मीरा को जाने दो। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और उसके नीचे मीरा ने ध्रुव की आंखों से बचते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से खड़ी हो गई। ध्रुव भी खड़ा हो गया, रोहन खन्ना को अपनी ओर आते देखा और भौहें सिकुड़ लीं। रोहन खन्ना ने ध्रुव को नजरअंदाज किया और जल्दी से मीरा से चिंता के साथ पूछा, मुवान, क्या तुम ठीक हो? क्या इस आदमी ने तुम्हें धमकाया? मीरा ने भौहें सिकुड़ी, कुछ नहीं कहा, मुड़ी और बाथरूम में चली गई। रोहन खन्ना के दिल में आग बढ़ती हुई महसूस हुई और वह ध्रुव पर चिल्लाया, हाँ, तुम बहुत कमीने हो। मेरी बीवी के साथ संबंध बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव की पलकें झपक गईं और उसने रोहन खन्ना की तरफ देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। तुम फिर से कहो। मैंने कहा था कि तुम एक कमबख्त वेश्या हो। बोलने से पहले ही ध्रुव ने अपना पैर उठाया और रोहन खन्ना को लात मार दी। रोहन खन्ना लगभग 10 मीटर दूर उड़ गया और सीधे चिकने फर्श पर बाथरूम के दरवाजे पर जा गिरा। फफट! रोहन खन्ना ने मुंह से खून फूका और मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर लेट गया। ध्रुव उदास चेहरे के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ा, सीधे रोहन खन्ना के पास गया और धीरे से बैठ गया। एक हाथ से रोहन खन्ना का गला पकड़े और दूसरे हाथ से उसके गाल को थपथपाते हुए ध्रुव ने आंखें मूंद लीं और एक एक शब्द बोला, बस इंसान बनो, कुत्ता मत बनो। तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ किसने संबंध बनाए। तुम। रोहन खन्ना की आंखें आक्रोश से चमक उठीं। ध्रुव मुस्कुराया, नहीं मानोगे। रोहन खन्ना अचानक जोर से हंसा, ध्रुव, मैं तुम्हारी औरत से रिश्ता बना लूं। आज रात हमारी सगाई हो जाएगी और अगले महीने शादी हो जाएगी और तुम्हारी औरत को मैं बिस्तर पर जमकर चो दूंगा।
हाँ, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तुम तो बेकार हो, ताकतवर होने के अलावा तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? बेकार, हाँ, ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया लेकिन उसकी मुस्कान बेहद ठंडी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? जैसे जैसे ध्रुव ने अपने हाथों पर ताकत बढ़ाई, रोहन खन्ना का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और उसका चेहरा बहुत ज्यादा रिसने लगा, जैसे कोई गुब्बारा फूटने वाला हो। रोहन खन्ना की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। घुटन की वजह से उसके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं रह गई थी और वह लगभग मरने की कगार पर था। इस समय मीरा की आवाज घबराहट से भरी हुई सुनाई दी, ध्रुव तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। अध्याय 157। क्या मैं तुम्हारे दिल में स्नेहा अरोड़ा जितनी भी अच्छी नहीं हूँ? मीरा को आते देख रोहन खन्ना के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उसने तुरंत मौत के प्रति उदासीन होने का नाटक किया और ध्रुव पर चिल्लाया, ध्रुव अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैं तुमसे कहता हूँ भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे साथ समझौता नहीं करूंगा। जो ऑर्डर मीरा का है वह उसका होना चाहिए। ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अगले ही पल मीरा दौड़ी और जल्दी से रोहन खन्ना को उठाने में मदद की। हालांकि वह ये नहीं कह सकती कि उसे रोहन खन्ना के बारे में अच्छी धारणा है, लेकिन वह उसे नापसंद भी नहीं करती। इसके अलावा रोहन खन्ना ने भी उसे ऑर्डर दिलाने में मदद करने का वादा किया ताकि वह रोहन खन्ना के साथ कुछ होता हुआ न देख सके। रोहन खन्ना को उठाने में मदद करने के बाद उसने यह नहीं देखा कि उसके सामने ध्रुव की आंखें ठंडी और ठंडी होती जा रही थीं। मीरा ने एक टिश्यू निकाला और रोहन खन्ना को उसके मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए दिया, फिर भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम इतनी आसानी से कैसे लड़ सकते हो? रोहन खन्ना की आंखों में एक भयावह चमक दिखाई दी और उसने कर्कश स्वर में कहा, मीरा अभी अभी ध्रुव ने मुझे आदेश में हस्तक्षेप न करने की धमकी दी और मुझे बाई परिवार को आदेश देने के लिए कहा। मैं तैयार नहीं थी, इसलिए उसने क्या? मीरा ने ध्रुव की ओर देखा, उसकी आंखें अवर्णनीय जटिलता से भरी हुई थीं। इस समय गलियारे में कई और पदचिह्न सुनाई दिए, साथ ही सुनीता मेहरा की उत्साहित चीखें भी। बेटी, अच्छी बेटी, तुम कहाँ हो? मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, आदेश हमारे जियान परिवार का है। मीरा के चेहरे पर अचानक उत्साह की एक चमक दिखाई दी। आदेश जियान परिवार का था। रोहन खन्ना भी चौंक गए और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मीरा को वास्तव में ये 10 अरबों ऑर्डर मिले हैं। उन्हें नहीं लगता था कि मीरा को पहले यह मिल सकता है और यह कहना कि उन्हें रवि वर्मा के बारे में पता है बस झूठ बोल रहा था और शेखी बघार रहा था। वैसे भी उस समय उसने जो कहा था वह यह था कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि यह निश्चित रूप से किया जाएगा ताकि वह अपने रास्ते पर वापस आ सके। और अब आदेश वास्तव में मीरा का है, वह इसका पता नहीं लगा सका। जियान परिवार अन्य परिवारों की तुलना में उतना मजबूत नहीं था। इस समय मीरा ने रोहन खन्ना को देखने के लिए मुड़कर कृतज्ञतापूर्वक कहा, श्री शेन धन्यवाद। जियांग आपकी दयालुता को याद रखेगा। रोहन खन्ना का चेहरा थोड़ा गर्म था, लेकिन इस समय वह धीरे से मुस्कुराया, मीरा जब तक आप खुश हैं मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। विपरीत दिशा में ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी। रोहन खन्ना को घूरते हुए कहा, जियांग परिवार के आदेश का आपसे क्या लेना देना है? मीरा ने अपनी भौहें उठाई और रोहन खन्ना को देखा। रोहन खन्ना का चेहरा जम गया और उसे अचानक थोड़ा घबराहट महसूस हुई। इस समय सुनीता मेहरा और जियांग परिवार दौड़कर आया। ये दृश्य देखकर सुनीता मेहरा एकदम चौंक उठी। चेनेगुआ, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम गिर गए? रोहन खन्ना ने उदार होने का नाटक किया और आह भरी, आंटी मैं गिरा नहीं, मुझे पीटा गया है। रोहन खन्ना ने ध्रुव की ओर देखा और सुनीता मेहरा ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। ध्रुव को देखकर सुनीता मेहरा को गुस्सा आ गया, लेकिन अगले ही पल उसका सारा गुस्सा एक लंबी आह में बदल गया। ध्रुव, तुम कब बदलोगे? तुम इतने अज्ञानी क्यों हो? ध्रुव ने अपनी काली आंखें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, ये रोहन खन्ना ही था जो सबसे पहले उछला, तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? रोहन खन्ना ने धीरे से आह भरी और कहा, भाई ये तुम यहाँ होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे अभी धमकी दी थी कि मैं ऑर्डर में हस्तक्षेप न करूं और बाई परिवार को ऑर्डर करने दूं। अगर मैं नहीं मानूंगा आप आएंगे और कार्रवाई करेंगे। अब आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्या आप ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं? ध्रुव, तुमने मुझे बहुत निराश किया। सुनीता मेहरा ने धीरे से आह भरी। ध्रुव ने उसे अनदेखा किया और मीरा की ओर देखा। मीरा की आंखों में उदासी और निराशा भरी हुई थी। ध्रुव का दिल बैठ गया और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम भी मुझे इतना याद करते हो? मीरा की आंखों में अचानक आंसू आ गए और उसने लाल आंखों से कर्कश स्वर में कहा, ध्रुव, क्या मैं तुम्हारे दिल में उस स्नेहा अरोड़ा जितनी भी अच्छी नहीं हूँ? अगर यह सामान्य होता तो मीरा को वाकई शक होता। हालांकि मुझे याद आया कि ध्रुव पहले बाई के घर गया था। ये सोचकर कि वह और स्नेहा अरोड़ा आज कितने अंतरंग थे। स्नेहा अरोड़ा वास्तव में ध्रुव के लिए एक अनोखे तरीके से खड़ी हुई, एक प्रेम में पड़ी युवती की तरह भावभंगिमा के साथ। ये दृश्य मीरा को चुभ गया और उसे द्वेष की भावना हुई। जब उसने ध्रुव और स्नेहा अरोड़ा के बीच का दृश्य देखा तो उसका दिल टुकड़ों में टूट गया, लेकिन अभी तक टूटा नहीं था। रोहन खन्ना की बातें सुनकर मीरा का दिल टूट गया। वह खुद को और रोक नहीं पाए और उसके दिल की उदासी आंसुओं में बदल गई और उसकी आंखों से बूंद बूंद गिर रही थी। ध्रुव, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ध्रुव अचानक उदास हो गया। मेरी सफाई सुनो। और क्या सफाई देनी है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? क्या आज तुम्हारे और स्नेहा अरोड़ा के बीच के दृश्य नकली थे? मीरा सिसकियों से घुट गई। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। ध्रुव के दिल को मानो किसी बड़े हाथ ने दबा दिया हो। उसने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, मीरा मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम सच में आज रात रोहन खन्ना से सगाई करना चाहती हो? इस पल मीरा के कंधे कांप उठे और वह इस सवाल से स्तब्ध रह गई। हाँ, क्या तुम रोहन खन्ना से सगाई करना चाहती हो? रोहन खन्ना युवा और होनहार है। उन्होंने कम उम्र में शेन समूह की कमान संभाली और शेन समूह अपने चरम पर था। हालांकि रोहन खन्ना लंबे, सुंदर, सौम्य और सुरुचिपूर्ण थे। बेंगलोर शहर की अनगिनत महिलाओं के दिलों में रोहन खन्ना मानक राजकुमार हैं। यहाँ तक कि मीरा को भी केवल यही लगता है कि रोहन खन्ना की एकमात्र कमी यह है कि शहर बहुत गहरा है। लेकिन गहरे शहर के अलावा ऐसा लगता है कि वह वास्तव में शादी के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति है। उसकी और रोहन खन्ना की पारिवारिक पृष्ठभूमि, रूप और तरीके समान हैं। अगर लॉन्ग हाई वास्तव में किसी से शादी करना चाहता है तो ऐसा लगता है कि रोहन खन्ना से ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं है। इसके अलावा रोहन खन्ना को आज अपने लिए बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक ऑर्डर भी मिला। मीरा को भावनाओं और कारणों के आधार पर रोहन खन्ना से सहमत होना चाहिए। अगर ध्रुव नहीं होता तो ऐसा लगता है कि यह सब ऐसे ही होता। लेकिन ध्रुव उसकी जिंदगी में आया और उनकी सगाई काफी समय पहले हो चुकी थी। भले ही यह आदमी निराश और बेकार है, लापरवाह है और लगता है कि उसके पास कोई हुनर नहीं है, फिर भी उसने उसका पहला अनुभव, उसका सबसे कीमती कौमार्य छीन लिया और कई बार उसकी मदद भी की। खुद मीरा को भी नहीं पता था कि ध्रुव ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। आज जब उसने ध्रुव और यूरो को अंतरंग होते देखा तो उसका दिल दुख से फट गया। मीरा जानती थी कि वह ध्रुव को फिर कभी नहीं भूल पाएगी। कुछ समय बाद बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोग बाहर इकट्ठे हुए और सभी ने इस जगह को देखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाया। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था, सिर्फ रोहन खन्ना ही नहीं, सिर्फ जियान परिवार ही नहीं,
सभी मीरा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। रोहन खन्ना ने अपनी लार निगल ली और मीरा की खामोश निगाहों को देखकर थोड़ा घबरा गया, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, मीरा, हम पहले ही तय कर चुके हैं कि आज रात बेंगलोर शहर में सभी को हमारी सगाई के बारे में पता चल जाएगा। सुनीता मेहरा घबराई हुई दिखी। बेटी, तुम हार नहीं मान सकती। आज की बात पक्की है और सभी इस पर ध्यान दे रहे हैं। तुम और चेनिगुआ स्वर्ग में बनी जोड़ी हो और उन्होंने तुम्हें ऑर्डर दिलवाने में भी मदद की। इतना कहने के बाद उसने राकेश मेहरा की ओर देखा, आंख मारी और कहा, हाँ बूढ़े आदमी, तुम हमारी बेटी से बात करो और उसे आज्ञाकारी बनाओ। राकेश मेहरा ने इस समय सुनीता मेहरा की आंखों से बचते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटी, तुम जो भी फैसला करोगी पिताजी तुम्हारा साथ देंगे। पिताजी तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। तुम अपने दिल के हिसाब से फैसला करो। पिताजी हमेशा तुम्हारे मजबूत समर्थक रहेंगे। पिताजी। मीरा की आंखें नम थीं। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और रोहन खन्ना की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। मी शेन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा निर्णय है। जब वह अगला शब्द कहने वाली थी तभी भीड़ में से एक तेज आवाज आई। धमाका। भीड़ एक पल में फटने लगी और ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं। खतरा। अध्याय 158। कुछ हुआ। ये स्पष्ट रूप से एक गोली की आवाज थी और बैंक्वेट हॉल अचानक बहुत शोरगुल से भर गया। अनगिनत लोग मक्खियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। बैंक्वेट टेबल सभी भग गए थे और पूरा बैंक्वेट हॉल सब्जी बाजार की तरह अराजकता में था। ध्रुव के पास बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था। जिस क्षण गोली चली उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था। इसका मतलब मीरा को कुछ नहीं हुआ। यहाँ भीड़ उमड़ रही थी, हर कोई बाथरूम में घुसना चाहता था। मीरा भीड़ में फंस गई थी। ध्रुव के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वह भीड़ में से निकलकर मीरा को अंदर खींच लाया। इतनी भीड़ होने के कारण भगदड़ मचना तय था। जैसे ही वह मीरा को खींचने वाला था, ध्रुव को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय मीरा के पीछे खड़े दो लोगों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ध्रुव का दिल धड़क उठा और उसे तुरंत कुछ बुरा होने का आभास हुआ। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन कोई रास्ता नहीं है। पीछे खड़े दो लोग अचानक भयंकर रूप से मुस्कुराए, मीरा को हिंसक रूप से पकड़ा और मीरा को बाहर खींच लिया। मीरा चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। उनमें से एक के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उन दोनों ने मीरा को पकड़ लिया और भीड़ से बाहर निकलकर सीधे भोज कक्ष के प्रवेश द्वार पर भाग गए। ध्रुव, मुझे बचाओ। मीरा भी इस समय डर गई और अवचेतन रूप से चिल्लाई। ध्रुव भी बेचैन था लेकिन उसके सामने खड़ी भीड़ उसे ज्वार की तरह दबा रही थी। उसे भागने का कोई मौका नहीं दे रही थी। मीरा को और दूर घसीटता देख उसके सामने खड़ा व्यक्ति फिर भी बेतहाशा खुद को दबा रहा था। ध्रुव अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और दहाड़ता हुआ बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। ध्रुव की दहाड़ से लोगों का एक समूह तुरंत चौंक गया। दो औरतें जो अभी अभी ध्रुव को दबा रही थीं, अचानक नाराज होकर बोली, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर कुछ हुआ है, हमें जल्दी से अंदर आने दो। इतना कहने के बाद उसके सामने खड़े लोग अभी भी दबा रहे थे और ध्रुव के दिल में आग सी उठ रही थी। मैंने देखा कि वह अपने सामने खड़ी दो औरतों की गर्दन पकड़कर उन्हें अपने बगल में जमीन पर पटक रहा है। दोनों औरतें जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीखने लगी, मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर गिर पड़ी और उठ नहीं पा रही थीं। ध्रुव। हर कोई चौंक गया और जो लोग ध्रुव का रास्ता रोक रहे थे वे सभी डरे हुए लग रहे थे। ध्रुव का चेहरा बेहद उदास था। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके सामने कौन है, बल्कि अपने सामने खड़ी हर चीज को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। एक के बाद एक चीखें गूंजी और ध्रुव अचानक भीड़ से बाहर कूद पड़ा। जब मीरा भीड़ से बाहर निकली तो उसे पहले ही गेट पर ले जाया जा चुका था और ध्रुव गुस्से में शेर की तरह दौड़ा। हालांकि इस समय लिफ्ट का दरवाजा बंद था। भले ही वह जल्दी से जल्दी भागा, फिर भी वह नहीं पकड़ सका। उसने लिफ्ट का दरवाजा जोर से पटक दिया और ध्रुव के पास उड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, मीरा को एक काली कार में डाल दिया गया। कार का इंजन अचानक गरजा और तुरंत बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये सब होने में बस 1 या 2 मिनट लगे। मीरा को इस तरह से ले जाया गया। ध्रुव ने चुपके से गाली दी और रवि वर्मा को फोन किया। जैसे ही वह अंदर आया, ध्रुव ने गुस्से में कहा, तुमने सुरक्षा के साथ क्या किया? कोई अंदर घुसा और मीरा को ले गया। दूसरी तरफ रवि वर्मा ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, लोन शॉप, मुझे अभी खबर मिली है। मुझे पता चला है कि मिस जियान का अपहरण करने वाले लोगों का समूह तियानहाई के पड़ोस से है। तियानहाई शहर, वे कैसे शामिल हो सकते हैं? रवि वर्मा ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तियानशा सेना ने कल बहुत शोर मचाया था और तियानहाई में कुछ बलों को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए कुछ बल बेंगलोर में घुस गए। मुख्य बात यह है कि उन्होंने मीरा का अपहरण क्यों किया। मीरा को उनसे कोई शिकायत नहीं है। रवि वर्मा ने फुसफुसाया, ड्रैगन हेड, वे शायद तुम्हारे लिए आ रहे हैं। ध्रुव की भौहें अचानक सिकुड़ गईं। वह वास्तव में इसके बारे में भूल गया था। लोगों का ये समूह उसके लिए आ रहा होगा। मीरा और उसके बगल के तियानहाई शहर में मौजूद सेनाओं के बीच कभी कोई संघर्ष नहीं होगा। इस समय एक कॉल आई। ध्रुव को कुछ होने का पूर्वाभास हो गया था, लेकिन कॉल का जवाब देने के तुरंत बाद उसने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से व्यक्ति ने एक अजीब, कान फाड़ देने वाली हंसी निकाली। मेरे स्वामी, बहुत दिनों से नहीं मिले। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और गुस्से से कहा, आपका क्या मतलब है, स्वामी या नहीं? क्या मैं आपको जानता हूँ? भगवान, दिखावा करना बंद करो। क्या आपको लगता है कि अगर मुझे आपकी पहचान नहीं पता होती तो मैं आपकी महिला का अपहरण कर लेता? ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें बुरी तरह से मरने का वादा करता हूँ। मैं कौन हूँ? मेरे स्वामी, आप वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं जो बहुत सी बातें भूल जाते हैं। नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे सकता। आखिरकार आपके पास बहुत सारी सेनाएं हैं। आपके लिए मुझे याद न रखना सामान्य बात है। ध्रुव ने एक सिगरेट जलाई, एक गहरी सांस ली और कहा, क्या आप नवरत्न सोसाइटी से हैं? दूसरी तरफ से व्यक्ति अचानक एक अजीब सी हंसी हंसा, जैसा कि प्रभु ने उम्मीद की थी। आपने ये सब अनुमान लगा लिया है? हाँ, मैं नवरत्न सोसाइटी में मारे गए 7 लोगों में से पहला हूँ। ध्रुव की भौहें तन गईं। ये वास्तव में नवरत्न सोसाइटी थी। उस रात जब नवरत्न सोसाइटी का कोई व्यक्ति उसकी हत्या करने आया तो ध्रुव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस दिन उसे पता था कि नवरत्न सोसाइटी ने उस पर शक करना शुरू कर दिया होगा, इसलिए वह खुद को मिटाना चाहता था। हालांकि एक छोटी सी नवरत्न सोसाइटी इतनी साहसी नहीं होगी और इसके पीछे कोई और होगा। ध्रुव ने सिगरेट की राख को झाड़ दिया और दूसरी तरफ से शांत भाव से कहा, मुझे बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? उस आदमी की आवाज अचानक कर्कश और पागल हो गई। मेरी शर्त है कि तुम मर जाओ। तुम, नवरत्न सोसाइटी, मेरे तियानमेन से बहुत सारे उपकार प्राप्त कर चुके हो और तियानमेन के पहाड़ ने इन वर्षों में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है ना? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? दूसरी तरफ वाला व्यक्ति मुस्कुराया, तुमने हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन कौन बेहतर जीवन की तलाश नहीं करना चाहता? तियानमेन में मैं, नवरत्न सोसाइटी, केवल एक कदम के पत्थर के रूप में किस्मत में हूँ, कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता और उस व्यक्ति का अनुसरण करते हुए सर, मैं इस दुनिया में जो चाहूँ वो पा सकता हूँ और मैं 9 ड्रैगन हॉल, एक कदम में आसमान तक पहुँच सकता हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि तुम मरो। मुझे दोष मत दो, ये भगवान है जो तुम्हें मरना चाहता है।
ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में नहीं समझता कि तुम कितने मूर्ख हो। अगर ऐसी अच्छी बात होती है तो क्या तुम्हारी नवरत्न सोसाइटी को तुम्हारी बारी मिलेगी? तुम मूर्ख बन गए हो। फार्मत, अगर तुमने मुझसे सवाल करने की हिम्मत की तो तुम्हारी 10 जिंदगियां तुम्हें मारने के लिए कम पड़ जाएंगी। अब तुम्हारी बीवी हमारे हाथ में है, तुरंत यहाँ आओ, याद रखना अकेले आना। अगर तुमने किसी को ढूंढने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी बीवी को तुरंत कुचलकर मार डालूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ईमानदार रहो। हो सकता है तुम्हारे आसपास कोई हो जो हमारा जासूस हो। चालाकी मत करो और अपनी औरत की जान से जुआ मत खेलो। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पहले मुझे उसकी आवाज़ तो सुनने दो। फोन पर व्यस्त स्वर था और फिर मीरा की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। ध्रुव, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। मीरा की बातें सुनकर ध्रुव को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। उसने अचानक शांति से कहा, मैंने अभी तुमसे जो सवाल पूछा था उसका तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पास क्या विकल्प है? दूसरी तरफ से मीरा ने अपना मुंह खोला और अगले ही पल उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसे ध्रुव अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ध्रुव, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरी पसंद तुम हो। जिस दिन से हम मिले हैं मैं तुम्हारी औरत हूँ। मीरा की आवाज़ सिसकियों से भरी हुई थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसके दिल में जमा भावनाएं अब और नहीं रुक सकीं और फूट पड़ीं। ध्रुव का दिल धक से रह गया। उसने सिगरेट से एक गहरी सांस ली और धुएं का एक मोटा कश बाहर निकाला। मैं समझ गया, मेरा इंतजार करो। फोन दूसरी तरफ से व्यक्ति ने ले लिया जो भयावह रूप से मुस्कुराया। आधे घंटे के भीतर उत्तरी उपनगर स्टेडियम जाओ। एक व्यक्ति को याद रखना, अगर कोई दिखाई दिया तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी औरत को मार दूंगा। फोन रखने के बाद स्नेहा अरोड़ा कुछ ही दूरी पर भागी और वह अभी भी घबराहट से उबर नहीं पाई। अभी अभी उसने ध्रुव को भागते हुए देखा। उसने इसके बारे में सोचा और उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। ध्रुव के पास गई और घबराते हुए बोली, ध्रुव अभी क्या हुआ? मीरा को क्यों ले जाया गया? इतना मत पूछो, बस मुझे कार उधार दे दो। स्नेहा अरोड़ा दंग रह गई और उन्होंने अनजाने में ही कार की चाबियां ध्रुव को सौंप दी। ध्रुव ने स्नेहा अरोड़ा की ओर देखे बिना कार की चाबियां उठाई और कार में बैठ गया। अचानक एक्सीलेटर दबाने पर मासेराटी रात में रोशनी की धारा की तरह बाहर निकल गई। स्नेहा अरोड़ा वहीं सन्नाटे में खड़ी रही। बेशक उसने अंदाजा लगाया कि ध्रुव मीरा को बचाने जा रहा है, लेकिन न जाने क्यों ध्रुव की हताश सूरत देखकर उसके दिल में थोड़ी खटासी आ गई। रोहन खन्ना दौड़कर उसके पास गया। उसने ध्रुव को पहले भी स्नेहा अरोड़ा की चाबी छीनते देखा था और उसकी सांस फूल रही थी और उसने कहा, मिस बाई, ध्रुव कहाँ जा रहा है? क्या वह मीरा को ढूंढने जा रहा है? स्नेहा अरोड़ा ने रोहन खन्ना की ओर ठंडी निगाह से देखा और तिरस्कार से मुस्कुराए। क्यों, क्या ये संभव है कि तुम भी जाना चाहते हो? रोहन खन्ना के मुंह के कोने फड़क उठे। हाँ, क्या बात है? ये हास्यास्पद है। क्या तुम जानते हो कि उन लोगों के हाथ में बंदूकें हैं और अगर वे वहां गए तो उनकी जान जा सकती है? रोहन खन्ना ने बोलना बंद कर दिया। स्नेहा अरोड़ा ने रोहन खन्ना को घृणा से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब मीरा को अभी अभी ले जाया गया था तो ध्रुव आगे बढ़ा और तुम पीछे छिप गए। हम सब ने तुम्हारा रूप देखा और जियान परिवार में भी सबने देखा। क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? रोहन खन्ना का चेहरा तमतमा गया। उसने दांत पीस लिए, स्नेहा अरोड़ा को ठंडी निगाहों से देखा, पलटा और चला गया। स्नेहा अरोड़ा सही कह रही थी, उसकी वाकई जाने की हिम्मत नहीं हुई। उन लोगों के हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन वह ध्रुव जितना मौत से निडर नहीं था। जियान परिवार भी जल्दी जल्दी भागा। स्नेहा अरोड़ा को देखकर राकेश मेहरा दौड़कर आया और बोला, मिस बाई, क्या तुमने देखा कि मेरी मीरा अभी अभी कहाँ गई? स्नेहा अरोड़ा ने भौहें सिकुड़ी। उसे ले जाया गया था और ध्रुव उसे बचाने गया था। क्या तुम, एक सफेद आंखों वाले भेड़िया परिवार को वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण में ध्रुव पर निर्भर रहना पड़ता है? क्या तुम रोहन खन्ना के बारे में आशावादी नहीं हो? क्या तुमने देखा कि वह अभी कैसे पीछे हट गया? स्नेहा अरोड़ा के व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर सुनीता मेहरा शर्मा गई। उसने वह दृश्य देखा था। रोहन खन्ना इतना डरा हुआ था कि वह अंदर ही अंदर सिकुड़ता जा रहा था। उसने लोगों का एक समूह भी देखा। केवल ध्रुव ने मीरा को बचाने के लिए जाने की हिम्मत की। स्नेहा अरोड़ा ने जियान परिवार को तिरस्कार से देखा, मुड़ी और चली गई। सुनीता मेहरा और राकेश मेहरा ने एक दूसरे को देखा। सुनीता मेहरा ने अपना सिर नीचे किया और अचानक फुसफुसाया, है बो, क्या ये सच है कि मैं पहले ध्रुव के प्रति कुछ ज्यादा ही थी? राकेश मेहरा ने उसकी ओर देखा, आह भरी, अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस तरफ ध्रुव बेजियाओ स्टेडियम चला गया। यह एक परित्यक्त कब्रिस्तान से ज्यादा एक स्टेडियम जैसा है। सालों पहले ये कब्रिस्तान था और बाद में इस पर फुटबॉल स्कूल बना दिया गया। हालांकि यह अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि स्कूल में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थीं और यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि यह स्थान भूतहा था। समय के साथ किसी भी छात्र ने यहाँ पढ़ने के लिए आने की हिम्मत नहीं की और स्कूल धीरे धीरे अनुपयोगी हो गया। स्कूल का सबसे बड़ा कोर्ट और भी सुनसान हो गया है और उसमें खरपतवार उगाई है। आसपास कम ही लोग हैं। उपनगरों में समुद्र तट के करीब है और समुद्री हवा का एक झोंका बहता है, जैसे किसी बुरी आत्मा की फुसफुसाहट हो। ध्रुव कार से बाहर निकला और ठंडी समुद्री हवा का एक झोंका आया। उसने अपना कॉलर ऊपर किया और धीरे धीरे स्टेडियम की ओर चल दिया। अध्याय 159 9 ड्रैगन हॉल का बदला। स्टेडियम के आसपास के शिक्षण भवन लगभग खंडहर और भयानक हैं। रात के अंधेरे में पीठ पर एक सर्द एहसास होता है। ध्रुव ने चारों ओर नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं। इस जगह का फेंग शुई थोड़ा अजीब था। शिक्षण भवन के पीछे एक मृत झील है। इसके अलावा ये जगह मूल रूप से एक कब्रिस्तान थी, इसलिए बुरी आत्मा और भी मजबूत थी और वास्तव में रात में थोड़ा सा धूसर धुंधला कोहरा था। ध्रुव की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और बुरी आत्मा ने आकार ले लिया। हालांकि यह उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह जिस बारे में उत्सुक था वह यह था कि इतनी मजबूत बुरी आभा वाले स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी से आभा का निशान क्यों था। हालांकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद मंद है, लेकिन इस स्थान पर इसका अस्तित्व पहले से ही दर्शाता है कि यह असाधारण है। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। क्या इस जगह में कुछ है? कोई बात नहीं, अब फेंग शुई देखने का समय नहीं है। ध्रुव ने एक सिगरेट जलाई और चुपचाप कोर्ट की ओर चल दिया। यह मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा था और मैं अपनी उंगलियां नहीं देख पा रहा था। जैसे ही मैं कोर्ट में गया, अचानक चकाचौंध करने वाली रोशनी आ गई। वास्तव में स्टेडियम के चारों ओर 5 या 6 कारें खड़ी थीं और कार की लाइटें एक ही समय में चालू हो गईं, जिससे क्षेत्र रोशन हो गया। अस्त व्यस्त कदमों की आवाज आई, उसके बाद हंसी की आवाज आई। ध्रुव की आंखें रोशनी के अनुकूल हो गईं और उसने भौहें सिकोड़ लीं। थोड़ी दूर पर कार के बगल में लोगों की भीड़ खड़ी थी और मीरा भीड़ के बीच में दबी हुई थी, पूरी तरह से बंधी हुई, मुंह में तिल की गोलियां ठूसी हुई, चेहरे पर खौफ के भाव थे। लोगों का एक समूह इस ओर देख रहा था और नेता एक युवक निकला जो दुबला पतला और छोटा दिख रहा था। युवक के बाल कटे हुए थे, उसने मोटे लिनन के कपड़े पहने थे, वह छोटा और दुबला था और उसका चेहरा पीला था। जो कोई भी इस युवक को देखेगा वह कभी नहीं सोचेगा कि वह नवरत्न सोसाइटी की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति है, 7 हत्याओं में से पहला भास्कर। युवक खांसने लगा और फिर वह मुस्कुराया। उसका चेहरा अवर्णनीय रूप से अजीब था। तुम आखिरकार यहाँ आ गए। बहुत समय हो गया, तुम अभी भी वैसे ही हो। ध्रुव ने सिगरेट के बट को बुझाया और उसे जमीन पर रख दिया। उसकी काली आंखों में एक गहराई थी जिसे कोई नहीं देख सकता था।
इतना मत बोलो, बस मुझे बताओ कि मैं अपनी पत्नी को कैसे जाने दूं। छोटा युवक कर्कश मुस्कान के साथ बोला, अपनी पत्नी को जाने देना असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें आज रात मरना ही है। क्या ये सिर्फ तुम लोगों के लिए है? ध्रुव ने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया, तुम्हारे दुबले पतले बंदर जैसे रूप और बौने कद को देखते हुए तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे लोग हत्यारे बनकर निकलते हैं। तुम साथ हत्यारे दूसरों की नज़र में थोड़े डरावने हो सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक हत्यारे हो। पाद ध्रुव के शब्दों ने जाहिर तौर पर भास्कर को नाराज कर दिया और भास्कर का चेहरा तुरंत लाल और बैंगनी हो गया और उसकी आंखों से अचानक एक भयावह ठंडी रोशनी फूट पड़ी। अपनी कलाई के एक झटके से एक चमचमाता ठंडा चाकू अचानक उसके हाथ में आ गया और सीधे मीरा की गर्दन पर दबा दिया गया। मीरा डर से कांप उठी, उसकी गर्दन पर ठंडी सी झुर्रियां पड़ गईं और उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे। ध्रुव की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गईं, ये सब देखते हुए। तुम्हें भी इस औरत की परवाह होगी, है ना? भास्कर अचानक से मुस्कुराया और मीरा के मुंह से कपड़े की गेंद खींच ली। मीरा ने सांस लेने के लिए हाँफते हुए ध्रुव को कांपते हुए देखा और कहा, ध्रुव तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी से चले जाओ। ध्रुव के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई, ऐसा लग रहा था कि यह लड़की अभी भी उसकी परवाह करती है। वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, प्यारी, अगर मैं चला जाऊं तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें पीड़ित होते कैसे देख सकता हूँ? मीरा की आंखें थोड़ी लाल थीं, उसे बेवजह ऐसी स्थिति में लाया गया था। उसके लिए ये कहना असंभव था कि वह डरी नहीं थी। जब उसने ध्रुव को आते देखा तो उसका दिल अचानक से गर्माहट से भर गया और उसके शरीर में सुरक्षा की गहरी भावना दौड़ गई। लेकिन अगले ही पल वह चिंता से भर गया। क्या ध्रुव इन लोगों के समूह का विरोधी होगा? तुम्हें 3 सेकंड का समय दिया जाता है कि तुम खुद मरो या हमारे एक्शन का इंतजार करो। भास्कर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक बेहद ठंडेपन का भाव आ गया। ध्रुव अजीब तरह से मुस्कुराया, मरने से पहले क्या तुम मेरे भाई की मांग पूरी कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि तुम जिस वयस्क की बात कर रहे हो वह कौन है? तुम इसके लायक नहीं हो, तुम जाकर मर सकते हो। ये देखकर कि ध्रुव हिल नहीं रहा है, भास्कर और उसके पीछे लोगों के एक समूह ने बिना जल्दबाजी के एक काली बंदूक निकाल ली। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर के बाल अचानक खड़े हो गए। धिक्कार है, तुम इतने अपरंपरागत हो। गोली चलाने को कहो तो गोली चलाओ। ध्रुव का शरीर लगभग तुरंत हिल गया और जिस क्षण गोलियां उसकी ओर बढ़ीं, वह भी चकमा देने लगा। बैंगनी लाल गोलियों की आवाज अत्यंत चमकदार थी और सुनहरी गोलियां मौत के इरादे से ध्रुव की ओर बढ़ीं। ध्रुव ने लगातार 2 बैकफ्लिप से पहली लहर को चकमा दिया और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही गोलियों की दूसरी लहर आ गई। ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी चमक उठी। उसका शरीर एक ऐसी मुद्रा में जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता, वास्तव में उस समय दिशा बदल गया जब वह अपने बैकफ्लिप के आधे रास्ते पर था। पूरा व्यक्ति एक तरफ मुड़ा, फिर पलटा और गोलियां गरजती हुई आईं। ध्रुव की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। उसके बगल में स्टेडियम का जंग लगा हुआ बैफल था। वह ऐसे भाग रहा था मानो दीवार पर उड़ रहा हो, आधा बैफल पर पैर रखते हुए। वह अंधेरी रात में एक छाया की तरह था। गोली उसके पीछे से उसके प्रक्षेप पथ का पता लगाती हुई बैफल पर चिंगारियां बिखेरती हुई निकल गई। अंत में पास में एक पत्थर का घाट था। ध्रुव लुढ़क गया और पत्थर के घाट के पीछे छिप गया। गोली पत्थर के घाट पर लगी और हर जगह चिंगारियां उड़ गईं। ध्रुव को पत्थर के घाट के पीछे छिपते हुए देखकर भास्कर ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा कुछ नहीं हो। ध्रुव ने गाली देते हुए कहा, तुम बहुत बेशर्म हो, तुम मुझे एक एक करके चुनौती देने की क्षमता रखते हो। भास्कर ने व्यंग्य किया, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हें चुनौती दूं। जब से तुम्हारी औरत मेरे हाथ में है तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? मीरा के दिल में ठंडक दौड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, एक भूतिया हाथ ने मीरा के बाल पकड़ लिए। बंदूक की नाल तुरंत मीरा की कनपटी पर जा लगी। उसने दूर से शिवदुन पर व्यंग्य किया, तुम्हें बाहर आने के लिए 3 सेकंड का समय दो, नहीं तो मैं तुम्हारी औरत को मार दूंगी। ध्रुव ने अपने चेहरे पर आक्रोश के भाव के साथ जोर से फर्श पर पटक दिया और अंत में लुढ़क कर बाहर कूद गया। फिर अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। भास्कर जोर से हंसा, ये सही है, काश मैंने पहले ही आज्ञा मान ली होती। वैसे भी तुम आज मरने वाली हो, क्या ये सिर्फ समय और दर्द की बात नहीं है? ध्रुव ने असहाय होकर कहा, तुम क्या करना चाहती हो? भास्कर ने अपने बगल में बैठे एक अधीनस्थ को आंख मारी और ठंडे स्वर में कहा, जाओ और उसे पलट दो। बॉस, मेरी हिम्मत नहीं है। भास्कर की आंखों में अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी और एक ठंडी रोशनी अचानक उसके अधीनस्थ के गले में चुभ गई। अगर हिम्मत नहीं है तो मर जाओ। एक पॉप हुआ और खून की एक धार फूट पड़ी। उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और वह सीधा नीचे गिर गया। अपनी मृत्यु तक उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से मरेगा। सभी ने चुपके से सांस ली और मीरा और भी ठंडी और कांप रही थी। वह पहली बार किसी को अपने सामने मरते हुए देखकर स्तब्ध लग रही थी। अपने सामने आदमी के शरीर और उसकी गर्दन पर भयानक घाव को देखकर वह स्वाभाविक रूप से चक्कर खा रही थी और चक्कर खा रही थी। भास्कर ने अपने बगल में दूसरे व्यक्ति को देखा, अपने खंजर से उस पर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, जाओ और देखो कि क्या उसके पास वह चीज है। यह अधीनस्थ इतना भयभीत था कि वह नहीं कहने की हिम्मत नहीं कर सका और कांपते हुए ध्रुव की ओर चला गया। ध्रुव ने अपने हाथ ऊपर उठाए और असहाय होकर कहा, तुम क्या खोज रहे हो? टोकन, मुझे टोकन चाहिए। भास्कर ने दहाड़ लगाई, उसकी आंखों में पागलपन का भाव था। दुनिया में हर कोई नहीं जानता कि तियानमेन के पास एक सर्वोच्च टोकन है। जो कोई भी उस टोकन को प्राप्त कर लेगा वह तियानमेन का स्वामी बन जाएगा और दुनिया पर शासन करेगा। ध्रुव ने अपने चेहरे पर एक असहाय मुस्कान के साथ अपने हाथ ऊपर उठाए, अगर आपने पहले कहा होता कि आपको वह चीज चाहिए तो मैं उसे आपको क्यों देता? ये क्यों जरूरी है? इस समय भास्कर के आदमी ध्रुव के पास गए और ध्रुव को उसके चेहरे पर स्पष्ट घबराहट और घबराहट के साथ देखा। ये तियानमेन का वर्तमान स्वामी है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ताकत बेहद भयानक है। उससे कौन नहीं डरता? वह कांपते हुए ध्रुव के सामने आया और घबराते हुए बोला, तुम्हें हिलने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने हिलने की हिम्मत की तो तुम्हारी औरत मर जाएगी। ध्रुव मुस्कुराया और सिर हिलाया, कोई बात नहीं। आदमी कांपते हाथों से ध्रुव की जेब में हाथ डालने लगा। भूतिया हाथ इस दृश्य को घूर रहे थे, उसकी आंखों की गर्मी और भी तेज होती जा रही थी। हालांकि कई जेबों में देखने और कुछ न मिलने के बाद आदमी भास्कर की ओर मुड़ा और बोला, बॉस ऐसा नहीं लगता। नहीं, बोलने से पहले उसने ध्रुव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखी। लगभग सहज रूप से उसने अचानक अपना सिर नीचे किया और मीरा के पीछे छिप गया। अध्याय 160 बड़े भाई आप ठीक हैं? शश शश शश। हवा में चीर-फाड़ हुई और चीख निकली। कई चांदी की सुइयां ठंडी रोशनी के साथ चमक उठी और अचानक भास्कर के कई अधीनस्थों की भौहों में चुभ गईं। उनकी भौहों के बीच अचानक कई बड़े छेद हो गए और उनमें से कई बिना कुछ कहे गिर पड़े। ध्रुव के सामने खड़ा व्यक्ति चीख उठा और अवचेतन रूप से छिपना चाहता था। ध्रुव ने उसकी गर्दन के पीछे थप्पड़ मारा। उसका शरीर कठपुतली की तरह सीधा नीचे गिर गया और उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा खून से लथपथ हो गया था। इन लोगों से पल भर में निपटने के बाद ध्रुव की आंखों में ठंडक चमक उठी। मीरा हमेशा खतरे में थी, इससे पहले कि उसके भूतिया हाथ उससे निपट पाते। उसकी गति पहले से ही काफी तेज थी और वह लगभग एक प्रतिरूप बन गया और विपरीत दिशा में भास्कर की ओर बढ़ा।
जैसे ही वह आगे बढ़ा उसका शरीर अचानक रुक गया और उसके भूतिया हाथ की उंगलियों ने ट्रिगर पकड़ लिया और ध्रुव से क्रूरता से कहा, तुम कमबख्त मौत की तलाश में हो। अगर तुमने फिर से हिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी औरत को मार डालूंगा। मैं वादा करता हूँ। ध्रुव का चेहरा काला पड़ गया और उसने एक गहरी सांस ली और कहा, गोली मत चलाना, मैं नहीं हिलूंगा। भूत का बंदूक पकड़े हाथ थोड़ा कांपने लगा, उसके चेहरे के भाव पागलों की तरह मुड़ गए और वह जोर से चिल्लाया, वापस वापस। ध्रुव के पास 2 कदम पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक हाथ से उसने मीरा के सिर पर बंदूक रखी और दूसरे हाथ से मीरा की गर्दन पर खंजर रखा। उसने और जोर लगाया और मीरा की गर्दन पर अचानक खून का धब्बा दिखाई दिया। ध्रुव का दिल बैठ गया और वह फुसफुसाया, कुछ मत करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, आज तुम्हें मरना ही है। भास्कर अचानक मीरा पर चिल्लाया, अपने पैरों से बंदूक उठाओ। मीरा इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगी। क्यों? जैसा कहा गया है वैसा ही करो, बकवास मत करो। भास्कर ने अपनी ताकत बढ़ा दी और मीरा की गर्दन पर खून के निशान और भी भारी हो गए। खून की धारें नीचे की ओर बह रही थीं। मौत के डर और इस पल की निराशा ने मीरा को घबराहट से बाहर निकलने और धीरे से बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथ बिजली के झटके की तरह कांप रहे थे। अब अपने सामने वाले आदमी पर निशाना साधो और उसे मार डालो। उसे मार दो और मैं तुम्हें आज रात जाने दूंगी। मीरा का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ध्रुव की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की, अपनी आंखें बंद करके रो पड़ी, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, मैं यह नहीं कर सकती। तुम्हें यह करना ही होगा, भले ही तुम यह न कर सको। आज रात तुम और वह में से कोई एक ही बच सकता है। अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सुनो, गोली चलाओ। मीरा के आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। उसने धुंधली आंखों से ध्रुव को देखा। अगर उसे ध्रुव को मारने के लिए कहा जाता तो वह ऐसा कैसे कर सकती थी? ध्रुव ने अपना हाथ उठाया और अचानक उदास होकर मुस्कुराया, प्रिय, उसकी बात सुनो। आज रात उसका निशाना मैं हूँ। मुझे मार दो और तुम जा सकते हो। मीरा ने जब ये सुना तो वह पागलों की तरह रो पड़ी और बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। आज्ञा मानो, मुझे मार दो। ध्रुव ने दहाड़ लगाई और इस दहाड़ ने मीरा को शांत कर दिया। अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम जीवित रह सकती हो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो हम सब आज रात मर जाएंगे। मीरा की आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। उसने आंखें खोली, आंसू से भरी हुई। इस समय उसने धीरे से अपनी बंदूक उठाई और ध्रुव पर तान दी। ध्रुव के चेहरे पर एक उदास मुस्कान दिखाई दी और उसने मीरा को इशारा किया, गोली मारो। उसके पीछे खड़े भास्कर के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। लोगों को मारने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि लोगों को मार दिया जाए। उसे 2 ऐसे लोगों को देखना अच्छा लगता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मीरा का हाथ धीरे से ट्रिगर पर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू बहाए। भास्कर की आवाज भयावह लग रही थी, गोली मारो, उसे मार दो और तुम आज रात बच जाओगी, नहीं तो तुम आज रात एक साथ मरोगी। मीरा ने अचानक अपनी आंसू भरी आंखें खोली और बंदूक फेंक दी। ध्रुव, मैं तुम्हारी औरत हूँ। अगर मरना है तो साथ मरो। मीरा इस समय आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, लेकिन ध्रुव का दिल बुरी तरह हिल गया था। भास्कर ने मजाक में कहा, वे बदकिस्मत मंदार इन बत्तखों की जोड़ी हैं। ऐसा लगता है कि आपको दिया गया अवसर बेकार है। इस मामले में आप दोनों को एक साथ मर जाना चाहिए। वह मीरा पर ट्रिगर खींचने वाला था। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने इस पल अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। जब वह ट्रिगर खींचने वाला था तभी ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई दी। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी आंखों के सामने एक झिलमिलाती ठंडी रोशनी चमकी और फिर भास्कर की भौहों को भेद गई। भास्कर के सिर के पीछे से खून की एक लकीर फूट पड़ी और भास्कर का आधा सिर खून के धुंध में बदल गया। उसका शरीर लंगड़ा हो गया और वह जमीन पर गिर गया। सारा फटा हुआ मांस, खून और दिमाग मीरा पर छिड़का गया। मीरा ने बस उसे देखा, एक चीख निकाली और बेहोश हो गई। ध्रुव भी हैरान था। उसने पलटकर देखा कि रात में कुछ ही दूरी पर एक आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस क्षण उसने इस आकृति को स्पष्ट रूप से देखा, ध्रुव की आंखें भी बदल गईं। उसकी आंखें इस समय जितनी गंभीर कभी नहीं थीं। मुझे लगा कि वह कोई सहायक है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। रात में यह आकृति आखिरकार स्पष्ट हो गई। यह एक आदमी का चेहरा था। उस आदमी के बाल लंबे थे और उसने हरे कपड़े पहने हुए थे। वह एक बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह ठंडी थीं और उसके चारों ओर एक बेहद ठंडी आभा थी, जैसे कोई तेज ब्लेड बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ती चली गईं और आखिरकार उसने करण की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, बहुत दिनों से नहीं मिले। करण के चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही उदासी, मानो उसने कोई मुखौटा पहना हुआ हो। ये पुतलियां एक गहरी झील की तरह गहरी थीं। उसने ध्रुव को हल्के से देखा, एक ऐसे भाव के साथ जो मुस्कुराहट जैसा लग रहा था, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी। छोटे भाई, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बुरे लग रहे हो। सच में, क्या तुम भास्कर के मुंह में वयस्क हो? ध्रुव अचानक मुस्कुराया, तुम अनुमान लगाओ। करण के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी और उसने ध्रुव की ओर निसंदेह तिरस्कार और उपहास के भाव से देखते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे कभी समझ नहीं आया कि तुम में क्या है, गुरु। मुझे सच में नहीं लगता कि तुम मुझसे बेहतर कैसे हो। गुरु ने वास्तव में अपनी सारी विरासत तुम्हें दे दी, जिससे हमें बहुत ठेस पहुंचती है। ध्रुव चुप रहा और कुछ नहीं बोला। अगले ही पल करण ने अचानक उग्रता से कहा, ध्रुव, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तुम स्पष्ट रूप से एक बेकार व्यक्ति हो जो जल्दी मरने वाला नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम शुरुआत में हम सभी से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन तुम अपने भाग्य को नहीं तोड़ पाओगे। गुरु ने जो तुम्हें दिया है उसे सौंप दो। मैं आज तुम्हारी जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी सभी मध्याह्न रेखाएं नष्ट हो जाएंगी। ध्रुव मुस्कुराया और उसकी मुस्कान बेहद व्यंग्यात्मक थी। बड़े भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शुरू में मुझ पर हमला करना चाहते थे, है ना? ये सिर्फ मास्टर की वजह से था। यह मेरी गलती है कि मैं उस समय अंधा था और आपको भाई बहन मानता था। करण के अंदर का आदमी ठंडेपन से मुस्कुराया, तुम एक हारे हुए व्यक्ति हमारे भाई बहन क्यों हो? हम में से किसी की पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि को चुनना तुम्हारे लिए एक आयाम घटाने वाला झटका होगा। हमारी नज़र में तुम सिर्फ एक जोकर हो और तुम अभी भी उम्मीद करते हो कि तुम हमारे बराबर होने के योग्य हो। ध्रुव ने धीरे से आह भरी। उसकी आंखों में उदासी का एक स्पर्श था। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, बड़े भाई, मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो मास्टर ने मुझे दिया है। चूंकि तुम इसे चाहते हो, आओ और इसे ले लो। यह मुझे बस ये देखने देगा कि तुम अब क्या कर रहे हो, बड़े भाई। करण ने ध्रुव को ठंडेपन से देखा, क्या तुमने अपना भाग्य अंक तोड़ दिया है? नहीं, तो फिर तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक हो। चींची, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कोशिश करोगी मौत की तलाश में? देखो, मैं तुम्हारी जान लेता हूँ। करण वस्त्रधारी ने अपने हाथ पीछे किए, जोर से चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ा। तुरंत अदृश्य दबाव एक उन्माद की तरह फट गया। एक हिंसक हवा अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच उठी और जिस स्थान पर आदमी ने कदम रखा था वह तुरंत फट गया और मकड़ी के जाले जैसी दरारें ध्रुव के पैरों तक फैल गईं। ध्रुव हिंसक रूप से पीछे हट गया और बिजली और चकमक पत्थर के बीच करण की आकृति उसके सामने हत्या के इरादे से
प्रकट हुई। अध्याय 161 ध्रुव तुम जानवर हो। करण एक बाघ की तरह शक्तिशाली था। वह एक पल में ध्रुव के सामने था और मुक्का मारा जिससे ड्रैगन की दहाड़ की हल्की आवाज आई। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने इससे बचने के लिए अपना सिर घुमाया। मुट्ठी एक धमाके से एक झटके में बदल गई ध्रुव के सिर को छूते हुए। ध्रुव ने अपने और करण के भीतर के आदमी के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए एक बैकफ्लिप किया। करण के भीतर का आदमी ठंडेपन से मुस्कुराया, अपने दाहिने पैर से आगे बढ़ा और ध्रुव के सामने आ गया और एक पैर ध्रुव के सिर की ओर बहुत तेज गति से घुमाया। ध्रुव के पास बचने का समय नहीं था और उसने रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक उसके पूरे हाथ पर लात मारी गई और उसका हाथ सुन्न हो गया। ध्रुव की आंखों में एक गंभीर भाव था। बड़े भाई क्या तुम गंभीर हो? करण ने हल्के से मुस्कुराया। तुम क्या सोचते हो मेरे अच्छे छोटे भाई? ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें अचानक दृढ़ हो गईं। उस मामले में चलो इसे करते हैं। करण ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें चींटियों को देखने जैसी थीं और वह फिर से ध्रुव के सामने चमक गया। उसकी तीखी मुट्ठी मजबूत जानलेवा इरादे के साथ आ रही थी। ध्रुव ने अचानक एक हाथ से उस आदमी की मुट्ठी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और अचानक दूसरे हाथ से उस आदमी की छाती पर मारा। उस आदमी के चेहरे पर मजाक का भाव था। उसने ध्रुव को अपना हाथ पकड़ने दिया और उसके एक पैर ने ध्रुव के पैर पर बिजली की तरह लात मारी। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी। बड़े भाई इतने बेशर्म कब हो गए? दोहरे अर्थ के साथ करण ने हल्के से मुस्कुराया। मार्शल आर्ट के प्रतियोगियों में बेशर्मी जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम जीतोगे तो तुम जीत जाओगे। ध्रुव ने अपने क्रॉच के नीचे पैर को टाला और अपनी छाती की ओर आती एक छाया को नहीं देखा। वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। धमाका! ध्रुव ने जमीन पर एक बड़ा छेद कर दिया। उसका पूरा शरीर टूटता हुआ लग रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने ब्लड प्रेशर का एक घूंट जबरदस्ती पिया और ध्रुव मुस्कुराया। फिर से आओ। करण ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार यह ज्यादा तेज, ज्यादा क्रूर और ज्यादा निर्दयी था। ड्रैगन फिस्ट, छोटे भाई तुम्हें भी यह करना आना चाहिए। बड़े भाई को देखने दो कि तुम में सुधार हुआ है या नहीं। करण लगभग एक प्रतिरूप बन गया था और वह केवल उसके चेहरे पर एक साधारण मुस्कान देख सकता था। इस बार उसने और भी अधिक क्रूरता से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियां हवा में घुस गईं और दहाड़ने जैसी आवाजें आने लगीं। ध्रुव और करण उलझ गए। उन दोनों ने एक दूसरे को एक पल में एक दर्जन से अधिक बार मुक्का मारा और उनमें से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सका। वरिष्ठ भाई, ड्रैगन फिस्ट का आपका अभ्यास पर्याप्त सूक्ष्म नहीं है। ध्रुव अचानक मुस्कुराया। उसकी मुक्का मारने की गति पहले से कई गुना तेज थी और एक पल में दर्जनों मुक्के मारे। करण विरोध नहीं कर सका और उसे सीने में जोरदार मुक्का मारा गया। वह कुछ कदम पीछे हट गया। खून बह रहा था। फिर से आओ। करण ने दहाड़ लगाई, एक ड्रैगन की तरह आकार लिया और पहाड़ से उतरते हुए एक बाघ की तरह हमला किया। ध्रुव ने एक तरफ चकमा दिया और अपनी पूरी ताकत से करण को मुक्का मारा। दोनों लोगों की हरकतें चकाचौंध करने वाली थीं। टीवी पर मार्शल आर्ट के दृश्यों से 10 गुना ज्यादा रोमांचक। कई हमलों के बाद भी करण के अंदर का आदमी कोई फायदा पाने में विफल रहा। उसने अचानक अपनी लात तेजी से उठाई और ध्रुव की मुट्ठी से पहले ध्रुव के पेट पर वार किया। ध्रुव लड़खड़ा गया, कुछ कदम पीछे हट गया और भ्रमित हो गया। छोटे भाई, लगता है तुम अभी भी अपनी पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। करण ने हल्के से मुस्कुराया और जीत की तलाश में बाज के पंजे की तरह अपने हाथों को पकड़कर ध्रुव का गला दबा दिया। ध्रुव की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और करण की हथेली को कसकर जकड़ लिया। ये देखकर कि उसका हाथ जकड़ा हुआ है, करण ने अपना सिर नीचे किया और देखना भूल गया और चांदी के ड्रैगन की तरह अपने पैरों को लात मार दी। ध्रुव को पहले से ही पता था कि करण के अंदर का आदमी क्या सोच रहा था और उसने करण के अंदर के आदमी के साथ ही अपने पैर उठाए। उनके पैरों की परछाइयां आपस में जुड़ गईं और एक पल में दोनों ने एक ही समय में एक दर्जन से अधिक लातें खाईं, लेकिन कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सका। करण ने भौहें सिकुड़ी। उसका शरीर हवा की तरह था और वह 3 मीटर पीछे हट गया। ध्रुव को आश्चर्य और भ्रम के साथ अपने जानलेवा इरादे को प्रकट करते हुए देखा। अब तुम्हारे पास क्या ताकत है? तुम अनुमान लगाओ। करण ने ध्रुव को चुपचाप देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। मुझे याद है कि मेरे गुरु ने शुरुआत में कहा था कि तुम्हारा भाग्य दोषपूर्ण है और तुम्हारा भाग्य बेहद बदकिस्मत है, इसलिए तुम इस जीवन में साधना के मार्ग पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ अगर तुम अद्भुत प्रतिभाशाली हो? तुम सभी अन्य जीवित प्राणियों की तरह औसत दर्जे के होने के लिए किस्मत में हो। एक जीवन बिताओ। ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उसके सामने करण सही था। उसके भाग्य में कमी थी जिसने उसकी ताकत को गंभीर रूप से बाधित किया। शुरुआत में वह ध्यान का केंद्र था और बड़ी उम्मीदें रखता था। हर कोई जानता था कि उसके पास असीमित क्षमता है, यहाँ तक कि खुद ध्रुव भी ऐसा सोचता था। हालांकि किसने सोचा होगा कि उसका भाग्य दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण भाग्य इस जीवन में टूटने में असमर्थ होने के लिए नियत है और दूसरों की तुलना में साधना की गति बहुत धीमी है। ये कहा जाना चाहिए कि ध्रुव के पास सफलता की लगभग कोई संभावना नहीं है। जब बूढ़े को इस बारे में पता चला तो वह बेहद दुखी हुआ, इसलिए उसने पूरे देश की यात्रा की और आखिरकार एक रास्ता खोज निकाला। वह था दुनिया के सबसे कीमती 18 अमृत इकट्ठा करना और अंत में भाग्य को खत्म करने वाली गोली को परिष्कृत करना ताकि भाग्य को तोड़ने की 20% संभावना हो। ध्रुव मूल रूप से 18 औषधीय पौधों को खोजने के लिए पहाड़ से वापस आया था, लेकिन अभी तक उसे केवल 7 ही मिले हैं। ध्रुव की चुप्पी देखकर करण ने हल्के से मुस्कुराया। क्यों, क्या आप हमारे बीच के अंतर को जानते हैं? ध्रुव मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई, आप अभी ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के मध्य चरण में हैं। आपको ये कहने का आत्मविश्वास किसने दिया? 2 साल पहले आप में से 100 भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। गुरु क्षेत्र आंतरिक शक्ति क्षेत्र से ऊपर है और निम्नतम स्तर के आंतरिक शक्ति गुरु पहले से ही अस्तित्व है जिन्हें आम लोगों की दुनिया में देखा जाना चाहिए। ब्लैक गोल्ड सोसाइटी 3 आंतरिक शक्ति गुरुओं को खोजकर एक पार्टी पर हावी हो सकती है। कोई कल्पना कर सकता है कि आम लोगों की दुनिया में ये अभ्यासी कितने डरावने हैं। करण का चेहरा थोड़ा बदल गया और अगले ही पल वह ठंडेपन से मुस्कुराया। मैं मानता हूं कि आप 2 साल पहले बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन अब आप एक बेकार व्यक्ति हैं। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं एक बेकार व्यक्ति होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर सकता था, वरिष्ठ भाई? करण की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल में अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। क्या आप फिर से अभ्यास करने में सक्षम हैं? वह घबरा गया। वह ये भी नहीं देख पा रहा था कि ध्रुव में अब किस तरह की ताकत थी। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और करण की आंखों में अचानक जानलेवा इरादा उभर आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभ्यास कर सकते हो या नहीं, तुम्हें आज मरना ही है। इस बार करण ने अपनी सारी ताकत अपनी दाहिनी मुट्ठी में डाल दी। वह एक ही बार में ध्रुव को मार डालना चाहता था। ये पता चला कि ध्रुव उसे तियानमेन ऑर्डर को सौंपकर बच सकता था, लेकिन अब जब ध्रुव फिर से अभ्यास करने में सक्षम है तो उसे ध्रुव को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। करण ने एक अजगर की गति के साथ दहाड़ लगाई और ध्रुव को जमकर मुक्का मारा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। इस पल बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मुट्ठी ने करण को मारा। करण ने एक और खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। ध्रुव ने धीरे से आह भरी। भाई, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जमीन पर पड़े करण के कपड़ों ने अपना मुंह खोला और आखिरकार उसकी आंखों में डर की झलक दिखी। उसने ध्रुव को दूर से देखा, एक और खून थूका और रुक रुक कर कहा, जब तुम्हारा पूरा शरीर साधना पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी तब भी तुम
साधना करने में सक्षम क्यों थे? ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराकर कुछ शब्द कहे, क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शरीर की चमक के साथ ध्रुव करण के पास आया, अपना सिर हिलाया और आह भरी, बड़े भाई अलविदा। करण ने अपना मुंह खोला और अचानक चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। असंभव। ध्रुव ने अपना पैर उठाया और करण के गले पर कदम रखा। एक पॉप के साथ खून की धुंध फट गई। करण से निपटने के बाद ध्रुव लड़खड़ा गया और भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर गया। उस समय एक भाग्य विपत्ति के कारण उसकी साधना बर्बाद हो गई थी। उसका डेंटियन पूरी तरह से बिखर गया था और वह लगभग एक बेकार व्यक्ति था। लेकिन संयोग से उसका टूटा हुआ डेंटियन फिर से संघनित हो गया, लेकिन इसकी कीमत यह थी कि उसकी साधना का स्तर मास्टर स्तर तक गिर गया और वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग इच्छानुसार नहीं कर सकता था, अन्यथा यह उल्टा पड़ जाता। बूढ़े व्यक्ति ने शुरुआत में कहा था कि यदि भाग्य की विपत्ति नहीं टूटी तो अधिक से अधिक वह इस जीवन में मास्टर स्तर के अंत तक पहुंच जाएगा। ध्रुव को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 साल में उसकी ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ था और उसने आखिरकार इस बात को मान लिया। करण उसी के स्तर पर था, लेकिन पिछले 2 सालों में ध्रुव का स्तर बेहद मजबूत था। हालांकि वह गिर गया, लेकिन वह करण के आदमी से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वह करण के आदमी को मारने में सक्षम था। लेकिन उसे बहुत सारी अंदरूनी चोटें भी लगी और जब उसने अभिकरण से लड़ाई की तो उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर में एक प्रतिक्रिया हुई। अंदरूनी चोटों के साथ साथ उसकी हालत भी इस समय बहुत खराब है। मीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। ध्रुव ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मीरा को उठाया और कदम दर कदम लड़खड़ाते हुए कार में घुस गया। अब उसकी स्थिति बहुत खराब है। उसका हर कदम असफलता है और उसके शरीर में होने वाला आघात और भी मजबूत होता जा रहा है। उसे इसे दबाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मीरा को पैसेंजर सीट पर बिठाकर वह लड़खड़ाते हुए ड्राइवर की सीट पर जा बैठा। उसके पूरे शरीर की मेरिडियन टूटी हुई लग रही थी। उसका दिमाग और चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई और उसके मुंह के कोनों से खून बहता रहा। वह अब और नहीं टिक सकता। शहर में कार चलाते हुए ध्रुव के पास अभी भी आखिरी विवेक बचा था। वह भी अपने घर नहीं जा सकता और मीरा का घर बहुत दूर है, इसलिए वह शायद न जा पाए। उसके सामने एक होटल दिखाई दिया। ध्रुव पागलों की तरह गाड़ी चलाता हुआ आया, कार पार्क की और मीरा को गोद में लेकर होटल में चला गया। सर आप। रिसेप्शनिस्ट ने चौंक कर ध्रुव को देखा। ध्रुव ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और बिना सोचे समझे रिसेप्शनिस्ट की ओर फेंक दी। ज्यादा मत पूछो, बस एक कमरा ले लो। रिसेप्शनिस्ट ने बिलों के ढेर को देखा और उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। 2 सेकंड के लिए हिचकिचाने के बाद उसने तुरंत बिल अपनी जेब में छिपा लिए और जल्दी से ध्रुव को एक कमरे का कार्ड थमा दिया। सर यह 8वीं मंजिल पर 808 है। ध्रुव मीरा को गोद में उठाकर फ्रंट डेस्क पर हैरान आंखों के बीच लिफ्ट में चढ़ गया। अपनी आखिरी सांस के साथ ध्रुव लड़खड़ाता हुआ कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। जब वह दरवाजे में दाखिल हुआ तो उसने मीरा को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर खुद भी उसके बगल में गिर गया। उसने अपनी चोटों की जांच करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बैकलैश के कारण मेरिडियन लगभग पूरी तरह से कट गए थे। उसके पूरे शरीर की रक्त वाहिकाएं फट गई थीं। उसका पूरा शरीर गर्म और लाल हो गया था। ध्रुव को लगा जैसे उसे 1000 डिग्री की भट्टी में भुना जा रहा हो। यह एहसास ऐसा था जैसे 10,000 चींटियां उसे काट रही हों। ध्रुव पागल हो गया था। वह अपने हाथों को रगड़ता रहा और उसका गला सूख गया और उसने कर्कश स्वर में कहा, पानी पानी। अचानक उसने किसी चीज को छुआ और उसके शरीर ने अवचेतन रूप से उसे गले लगा लिया और फिर ठंडक का एक झोंका आया। उसने एक डाकू की तरह ठंडक को अवशोषित किया और उसका शरीर धीरे धीरे सहज महसूस करने लगा, जैसे कि वह गर्मियों में एक स्विमिंग पूल में कूद गया हो और उसका पूरा शरीर ठंडे और नम पानी से घिरा हुआ था। वह एक स्वर्ग में लग रहा था, इस स्वर्ग में भटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में एक महिला हल्के से रो रही थी। यह संभव नहीं हो सकता। मैं सपना देख रहा था। एक महिला कैसे रो सकती है? लेकिन यह इतना सहज क्यों है? वह ठंडक के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है। ठंडक महसूस करते हुए वह पूरी तरह से खो गया है। वह बस इस ठंडक में और भी गहरे जाना चाहता है। सूरज खिड़की से चमकता है और बैंगलों में एक नया दिन आता है। ध्रुव ने भौहें से कुड़ी। सुबह की धूप ने उसके मीठे सपनों को झकझोर दिया। उसने करवट बदली और फिर से सोना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक आंख खुली तो होटल की बर्फ सी सफेद चादरें और यूरोपियन स्टाइल की छत देखी। उसका दिल धड़क उठा। वह होटल में क्यों था? मैंने नीचे देखा तो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था। कल रात। ध्रुव को लगा जैसे कुछ ख्याल आया और उसने अचानक सिर घुमाकर देखा। इस वक्त उसका शरीर जम गया था। मीरा उसके बगल में लेटी हुई आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। ध्रुव का दिमाग तेजी से धड़कने लगा। उसने नीचे देखा तो पाया कि वह डर गया है। कल रात उसने मीरा के साथ बलात्कार किया। ध्रुव तुम जानवर हो। मीरा घुटकर बोली। अध्याय 162। यह संभव है? मीरा की दुखी निगाहों को देखकर ध्रुव को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मीरा के शरीर पर कोई आवरण नहीं था और उसका मटन फैट जैसा सफेद शरीर उसके ठीक सामने था। इसके अलावा मीरा की बर्फ सी सफेद गर्दन घने चुंबन के निशानों से ढकी हुई थी। ध्रुव स्तब्ध था और उसे कल रात की अनुभूति याद आ रही थी। कल रात मुझे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और मैं अपना दिमाग खो बैठा, इसलिए मैंने मीरा को एक झटके में चूम लिया। फिर दोनों के बीच एक गहन संवाद हुआ। इस तरह से सोचते हुए उसे लगा कि कल रात की अनुभूति एक सपना था, लेकिन ये पता चला कि यह सपना नहीं था। लेकिन वह इस बात से भी उलझन में था कि कल रात मीरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह ठीक क्यों था। वह निश्चित हो सकता है कि अगर कल रात मीरा नहीं होती तो वह अब एक विकलांग व्यक्ति हो सकता था और उसकी मेरिडियन कभी भी ठीक नहीं हो पाती। क्या ऐसा हो सकता है कि मीरा का शरीर कुछ खास है और यह उसके खुद के शरीर को पूरक बनाता है? मीरा को देखते हुए ध्रुव आखिरकार मुस्कुराया और कहा, प्रिय। कल रात। मीरा की आंखें लाल थीं। वे दोनों एक साथ सो रहे थे, एक ही बिस्तर पर और एक ही रजाई में लेटे हुए। इतने करीब होने के कारण ध्रुव को एक पल के लिए बहुत अस्वाभाविक लगा। ध्रुव तुम बहुत कमीने हो। मीरा ने अपनी खूबसूरत आंखों में नाराजगी के भाव के साथ अपने चांदी के दांत काटे। ये सुंदर चेहरा उसके सामने तकिया पर रखा हुआ था। ध्रुव मीरा की खुशबू को भी सूंघ सकता था और उसके चेहरे पर उसकी ऑर्किड जैसी सांसों को महसूस कर सकता था। दोनों आमने सामने थे, आंखों में आंखें डाले हुए। मीरा उस समय आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, बस ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव को देखकर थोड़ा घबराहट हुई, खांसी और कहा, कल रात मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे माफ कर दो पत्नी। क्या अब माफी मांगने का कोई मतलब है? मीरा का स्वर थोड़ा ठंडा था। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, यह बेकार है। वैसे भी तुम लंबे समय से मेरी हो, हमारे लिए ऐसा करना ठीक है। मीरा की खूबसूरत आंखों में अचानक आग सी लग गई। ये देखकर कि मीरा गुस्सा होने वाली है, ध्रुव ने जल्दी से अपना स्वर बदला और कहा, प्रिय मेरा यह मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं तुम्हें कल रात के लिए सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होता। ध्रुव का स्वर थोड़ा गंभीर था। मीरा थोड़ी विचलित थी और कल रात के दृश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। कल रात होटल पहुंचने के बाद वह एक अचंभे में होश में आए और फिर देखा कि ध्रुव पागलों की तरह भीगने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने थके हुए शरीर को संभाला और ध्रुव को पानी दिया, लेकिन ध्रुव ने उसे तुरंत पकड़ लिया।
मीरा को कल रात ध्रुव की शक्ल देखकर झटका लगा। ध्रुव कल रात एक अलग व्यक्ति लग रहा था। उसका पूरा शरीर गर्म और लाल था और उसकी त्वचा के नीचे घने खून के धब्बे थे। उसका पूरा शरीर अचंभे में लग रहा था। उसे ये भी यकीन था कि कल रात ध्रुव के साथ कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसकी आंखों में जो पागलपन भरा भाव था वह ध्रुव का नहीं था। वह एक कमजोर औरत ध्रुव को उस स्थिति में कैसे रोक सकती थी। उसने ध्रुव को चूमने और खुद को लीन करने दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ध्रुव की स्थिति आखिरकार सुधर गई। आखिरी कदम तक वह ध्रुव को रोक नहीं पाए और ध्रुव को बेहद साफ आंखों से प्रवेश करते हुए देखती रही। उसकी आवाज में वह और ध्रुव पूरी तरह से एक दूसरे में विलीन हो गए। मैं उस एहसास को बयान नहीं कर सकता। ध्रुव के साथ पहली बार वे दोनों नशे में थे और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन कल रात यह एहसास इतना साफ था। प्रिय, तुम किस बारे में सोच रहे हो? ध्रुव ने पलकें झपकाईं और मीरा की तरफ देखा। मीरा चुप थी। उसकी आंखों में धीरे धीरे धुंध छाने लगी। बस इसे कल उसे बचाने के मुआवजे के रूप में सोचो। मीरा ने अपना सिर हिलाया, अपने आंसू रोके और थोड़ा कर्कश स्वर में बोली, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। कल रात तुम्हें क्या हुआ? ध्रुव की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। अगर वह मल्होत्रा तियान को मार देता है तो उच्च अधिकारियों को जरूर पता चल जाएगा। मुझे डर है कि भविष्य का जीवन आसान नहीं होगा। वह जानता था कि तियानमेन में बहुत से लोग उससे असंतुष्ट थे और तियानमेन ऑर्डर के नेता के रूप में उसकी पहचान में भी रुचि रखते थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्रवाई करने वाला पहला व्यक्ति मल्होत्रा तियान होगा, जो उसका छठा वरिष्ठ भाई है। अब जब वह ग्रैंड मास्टर दायरे में है तो ऐसा लगता है कि उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए, अन्यथा वह दूसरों को आने पर रोक नहीं पाएगा। ध्रुव ने मीरा को देखा और मुस्कुराते हुए विषय को टालते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। वैसे तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो, है ना? मीरा की आंखें अचानक थोड़ी जटिल हो गईं और वह ये नहीं बता सकती थी कि इस समय उसके दिल में क्या महसूस हो रहा था। ये कहना असंभव था कि ध्रुव के मेरे साथ कठोर सेक्स करने के कारण मुझे उससे नफरत नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी भावना थी। आखिरकार यह आदमी खतरे में पड़ने पर सबसे पहले सामने आया था और वह पहले ही उसका हो चुका था। मीरा ने अपनी आंखें नीची कर ली और शर्मा गई। उसे एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और उसका दिल बेचैन था। ध्रुव को देखने में शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने अपना सिर बिस्तर में दबा लिया और तुरंत ध्रुव के राजसी दृश्य को देखा। उसने चिल्लाया और जल्दी से अपना सिर आगे बढ़ाया, शर्म से ध्रुव को घूरते हुए। वह ये भी भूल गई कि वह और ध्रुव इस समय एक साथ सो रहे थे। मैं सबसे परेशान करने वाले आदमी के साथ सोने की कल्पना नहीं कर सकती थी। जितना अधिक मीरा इसके बारे में सोचती उतना ही उसे अजीब लगता। ध्रुव को अभी भी अपने स्तनों को घूरते हुए देखकर उसकी खूबसूरत आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ध्रुव, मत देखो, तुम कमीने, मुझे कपड़े पहनने हैं। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैं बस देखूंगा। तू कमीना। मीरा के गुस्से भरे चेहरे पर लाली थी और उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, हे भगवान, मैंने ध्रुव के साथ बिना किसी संघर्ष के सोने के लिए क्या किया? मीरा पागल हो रही थी। अनजाने में उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि ध्रुव उसके बगल में सो रहा था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती यह उतना ही अविश्वसनीय होता जाता और वह उतनी ही अधिक क्रोधित होती। ध्रुव ने दुष्टता से मुस्कुराया, मीरा को भालू की तरह गले लगाया और एक पैर को ऑक्टोपस की तरह मीरा के चारों ओर लपेटा। फिर उसने मीरा को अपनी बाहों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक गधा हूं और मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए तुम्हारे लिए एक गधा बनने जा रहा हूं। उस आदमी की मजबूत छाती और पेट की मांसपेशियों को महसूस करते हुए मीरा का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्रुव को देखने की हिम्मत नहीं की। उसने चिंता और शर्म से अपना सिर छिपा लिया। ध्रुव, मुझे जाने दो। तुम मुझे क्यों जाने देना चाहती हो? तुम मेरी मंगेतर हो, हमारे बीच क्या समस्या है? ऐसा कहने के बाद ध्रुव की आंखों में जलन थी और उसने मीरा के बालों में फुसफुसाया, न केवल मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय बिताना चाहता हूं। उसने जानबूझकर या अनजाने में मीरा के कान के निचले हिस्से को धीरे से काटा और मीरा को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली प्रवाहित हो रही हो। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी और उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसके कान के निचले हिस्से उसके संवेदनशील अंग थे। वह कसकर खड़ी हो गई और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली होने लगीं। पत्नी, मुझे दे दो। नहीं नहीं ध्रुव, वास्तव में नहीं दे सकता। मीरा की आवाज कांप रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी गर्दन की जड़ तक शर्मिंदगी महसूस हुई और उसकी आवाज बड़बड़ाने जैसी लग रही थी। क्यों नहीं? ध्रुव का चुंबन उसके कान के निचले हिस्से से उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। मीरा ने अपने होंठ काटे, उसकी सांसें तेज चलने लगीं और वह लगभग अपनी प्रतिरक्षा खो बैठी। उसका पूरा शरीर पानी के सांप की तरह हिल रहा था और ऐंठ रहा था। वह ध्रुव के सिर को पकड़े बिना नहीं रह सकी और फुसफुसाते हुए बोली, ये वास्तव में संभव नहीं है। ध्रुव, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बाद में इंतजार करो, भविष्य में, ठीक है? नहीं, मुझे अभी चाहिए। ध्रुव के बड़े हाथ ने मीरा की एक शानदार और ऊंची पर्वत चोटी को पकड़ लिया। मीरा ने कराहते हुए ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये वास्तव में नहीं हो सकता, मुझे चाहिए। ध्रुव एक बहुत ही सामान्य आदमी है। ऐसी महिला के साथ उसके बगल में सोना, वह एक साधु नहीं है। इसके अलावा एक साधु इस समय इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। उसने मीरा के लाल होठों पर दांव लगाया, पलट गया, उसकी गर्दन के पीछे अपना हाथ रखा और अपना दूसरा हाथ सीधे उसकी राजसी पर्वत चोटी से नीचे ले गया। अध्याय 163 तांद्रुक्सु। जब वह रहस्यमय जंगल में पहुंचने वाला था तो मीरा ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंख के कोने से एक आंसू गिर गया। ध्रुव के हाथ इस समय जम गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा रोएगी। उसके मन की गर्मी और इच्छा गायब हो गई। ध्रुव ने अपना संयम वापस पा लिया और उसके दिल में अपराध बोध महसूस हुआ। इस महिला ने कल रात ही अपने लिए बहुत कुछ त्याग किया था और अब वह इतनी असभ्य थी। वह वास्तव में इंसान नहीं थी। इन आंखों को मन मन देखते हुए ध्रुव ने अपना हाथ छोड़ दिया और मीरा की आंखों के कोनों से आंसू पोंछ दिए। ध्रुव ने मीरा के माथे पर एक चुंबन छोड़ा और अपराध बोध के भाव से कहा, मुझे माफ कर दो। मीरा ध्रुव से अलग हो गई और पलट गई, केवल उसकी पीठ को छोड़कर। ध्रुव ने चुपके से कड़वाहट से मुस्कुराया, यह नहीं जानते हुए कि मीरा को सांत्वना देने के लिए किस कारण का उपयोग करना है। उसे अभी एक समस्या थी। मीरा, जो पलट गई, अचानक धीरे से बोली, ध्रुव, क्या तुम मेरे लिए जिम्मेदार होगे? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे दिल में हम बस राहगीर हैं जो संयोग से एक दूसरे से मिलते हैं, या हम एक जोड़े हैं जो अपना बाकी जीवन एक साथ बिताएंगे? इस सवाल ने ध्रुव को तुरंत रोक दिया। सच कहूं तो उसने इस सवाल के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। वह और मीरा पूरी तरह से एक साथ थे क्योंकि उनके बीच विवाह अनुबंध था और उसने गलती से मीरा का कौमार्य अपने हाथों से प्राप्त किया था। इसलिए वह मीरा के प्रति दोषी महसूस करता था और बेशर्मी से उसे परेशान करने के लिए तैयार था। लेकिन ऐसा लगता था कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि वह मीरा को पसंद करता है या नहीं, या वह नहीं जानता था कि वह मीरा के बारे में कैसा महसूस करता है। बेशक ऐसी उत्कृष्ट और सुंदर महिला को कौन पसंद नहीं करेगा, लेकिन एक आजीवन युगल, ध्रुव ने इस मुद्दे के बारे में कभी नहीं सोचा था। 191-200। मीरा चुपचाप मुस्कुराई, एक मुस्कान जो थोड़ी व्यंग्यात्मक और थोड़ी उदास थी। लगता है तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं भी तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ।
क्या तुम मुझे ऐसा आदमी मानती हो जो जिंदगी भर जीना चाहता है? मीरा ने अपना सिर हिलाया, मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा है। ध्रुव मुस्कुराया, बस तुम मुझे पसंद ही नहीं करती हो और तुम सिर्फ सगाई की वजह से मेरे साथ हो, इसलिए तुमने मुझसे जो सवाल पूछा है उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि हम सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हैं। नहीं तो क्या तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रही हो? मीरा उदास होकर मुस्कुराए, अगर यह सिर्फ मौज मस्ती के लिए होता तो क्या मैं खुद को तुम्हें दे देती? ध्रुव चौंक गया, मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारा क्या मतलब है। मीरा ने अपना सिर हिलाया, अपना चेहरा घुमाया और अपनी आंखों में एक फीकी नजर के साथ कहा, ध्रुव तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते और मैं भी तुम्हें नहीं समझती, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारी भावनाएं एक जैसी हैं और हम दोनों इस बात से आकर्षित हैं। मैं एक कागजी सगाई से बंधी हुई हूँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं है और तुम भी इससे इनकार नहीं कर सकते, है ना? ध्रुव का दिल कठोर हो गया। मीरा की बातों से उसे लगा कि वह अचानक मीरा को फिर से जान गया है। ये पता चला कि उसका दिल ठंडा नहीं है और वह उतनी बेरहम नहीं है जितनी वह सतह पर दिखती है। उसके मन में भी खुद के लिए भावनाएं हैं। ध्रुव, आज से मैं तुम्हें समझने और स्वीकार करने की कोशिश करूंगी। अगर मैंने पहले कुछ गलत किया हो तो कृपया मुझे माफ कर दो। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया और कहा, प्रिय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अचानक एक अलग इंसान बन गई हो? मीरा ने अपनी आंखें नीची की और खुद से मुस्कुराई, नहीं, बस पिछले कुछ दिनों में हुई कुछ बातों ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया है। उदाहरण के लिए, मीरा मुस्कुराई और धीरे से बोली, उदाहरण के लिए, तुम उतने बुरे नहीं लगते जितना तुमने सोचा था, कम से कम तुम रोहन खन्ना से तो बहुत अच्छे हो। ध्रुव की आंखों में कुछ भावनाएं चमक उठी और वह मुस्कुराया, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हालांकि आज से मैं तुम्हारे प्रति अधिक सहनशील होने की कोशिश करूंगा। अतीत में मैंने केवल मौज मस्ती के लिए एक साथी के रूप में तुम्हारी मदद की थी। आज से मैं ये नजरिया बदल दूंगा। ध्रुव मीरा की बातों में छिपे अर्थ को समझ गया। उसने मीरा को गहराई से देखा। मीरा की आंखों में एक स्पष्ट और अवर्णनीय भावना थी। अतीत में उसके और मीरा के बीच हमेशा एक बाधा थी। कल की घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद ध्रुव को स्पष्ट रूप से लगा कि उनके रिश्ते ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। जैसा कि कहा जाता है, यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था और ध्रुव को अचानक रोहन खन्ना के प्रति थोड़ा आभार महसूस हुआ। अगर कल उसकी उत्तेजना न होती तो उसके और मीरा के लिए अब तक अपनी भावनाओं को प्रकट करना असंभव होता। उफ, मीरा अचानक चिल्लाई, ध्रुव को चौंकाते हुए, क्या हुआ? फोन बंद है। मेरे माता पिता इतने चिंतित रहे होंगे कि वे पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें जल्दी से वापस जाना है। मीरा अचानक जल्दी से उठ बैठी और चादरें उसके सामने से खिसक गईं, जिससे उसकी शानदार बर्फ की चोटी दिखाई देने लगी। ध्रुव दंग रह गया। मीरा चिल्लाई और जल्दी से अपने स्तनों को ढक लिया, मत देखो। ध्रुव ने जल्दी से उसका चेहरा टाल दिया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम पूरी तरह से मेरे हो और फिर भी तुम्हें इन चीजों की परवाह है। ध्रुव, तुम बदमाश हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये दोनों दुर्घटनाएं थीं। कोई और कुटिल विचार मत सोचो। अगर तुम में क्षमता है तो तुम मुझे इस व्यक्ति को स्वेच्छा से तुम्हारे हवाले कर सकते हो। मीरा के बोलते ही वह शर्मा गई और जल्दी से पहनने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही सो रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मीरा ने हिलना बंद कर दिया और ध्रुव के शब्दों को ध्यान से देखा, बेशक यह अलग है, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। भले ही तुम मेरा कौमार्य और मेरा शरीर छीन लो, मेरे दिल में तुम वह आदमी नहीं होगे जिसने मेरा पहला समय छीन लिया। तो चलो इसे भूल जाते हैं। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। मीरा ने अपने होंठ काटे, जब मेरा दिल वास्तव में तुम्हारा हो जाएगा, जब मैं खुद को पूरी तरह से तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, तब मेरा असली पहला समय होगा। ध्रुव 3 सेकंड के लिए चुप रहा और बुरी तरह मुस्कुराया, मैं गारंटी दे सकता हूं कि जल्द ही तुम्हारा असली पहला समय मेरा होगा। रुको और देखो। दोनों ने सामान पैक किया और होटल से निकल गए, बिना रुके जियान के घर की ओर भागे। जब वह कार में बैठा और अपना सेल फोन चार्ज किया तो ध्रुव ने पाया कि महेश और सुनीता की कई मिस्ड कॉल थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि स्नेहा अरोड़ा भी थी। मीरा का सेल फोन लगभग फट गया था। वह पूरी रात बिना किसी कारण के गायब हो गई और जियान परिवार पहले से ही गड़बड़ में था। जब वे दोनों जियान के घर पहुंचे तो कल रात शहर के दूसरी तरफ बेजियाओ स्टेडियम में लोगों का एक समूह पहुंचा। आगंतुकों में 3 पुरुष और एक महिला थी। तीनों पुरुषों के चेहरे पर वीरता का भाव था और उनकी चाल में एक अवर्णनीय आभा थी। वे वास्तव में आंतरिक शक्ति के स्वामी हैं। और बीच में जो महिला है वह बैंगनी कपड़े पहने हुए है, उसके बाल झरने की तरह काले हैं। वह बेहद खूबसूरत है, उसका चेहरा बर्फ जैसा है। वह भी आंतरिक शक्ति की स्वामिनी है। अगर ध्रुव वहां होता तो वह उसे पहचान लेता। वह बेंगलों के 6 प्रमुख परिवारों में तांग परिवार की सबसे बड़ी महिला निकली। सगाई तोड़ने वाली महिला भी ऋतिका चौहान थी। ऋतिका चौहान केवल 24 वर्ष की है, लेकिन वह पहले से ही आंतरिक ऊर्जा की स्वामी है, जिसे साधना की दुनिया में बहुत उच्च प्रतिभा माना जाता है। यह उसकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के कारण ही था कि उसे अपना गौरव प्राप्त था, इसलिए उसने शुरू में ध्रुव को खारिज कर दिया। उसके बगल में एक आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा, मिस, मुझे यकीन है कि यह यहाँ है। कल रात यहाँ बहुत मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव थे। ये यहाँ लड़ने वाले साधकों का होना चाहिए। क्या आपको पता चला है कि यह कौन है? मिस जैन, हमें अभी तक ये नहीं मिला है। ऋतिका चौहान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, खोजें और देखें कि क्या आपको कोई सुराग मिल सकता है। हाँ, तीनों पुरुषों ने तुरंत खोज शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी ने कहा, मिस, आपको क्या लगता है कि यह क्या है? अध्याय 164। ईर्ष्यालु 2 लड़कियां। ऋतिका चौहान की आंखें बदल गईं, उसका शरीर सुगंधित हवा से भर गया और वह कुछ ही छलांगों में स्टेडियम के केंद्र में पहुंच गई। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह भी चौंक गई। जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। अगर यह किसी आम इंसान की लाश होती तो यह उनका ध्यान आकर्षित नहीं करती, क्योंकि साधकों की दुनिया और आम लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। साधक आम लोगों से ऊपर होते हैं और उनके पास विशेष प्रबंधन एजेंसियां होती हैं। ऋतिका चौहान की गहरी भौहें सिकुड़ गईं और आखिरकार उसकी नजर मल्होत्रा त्यान के शव पर टिक गई। यह साधक है। ऋतिका चौहान की पुतलियां सिकुड़ गईं। चीन में साधकों की संख्या बहुत कम है, इस वजह से साधकों की स्थिति बेहद महान है। साधक का अपनी जान गंवाना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बगल में खड़े एक आदमी ने कहा, ऐसा लगता है कि वह बेंगलों में हमारे स्थानीय साधक नहीं बल्कि दूसरी जगहों से है। ऋतिका चौहान एक पल के लिए चुप हो गई और अपने दांत पीसते हुए बोली, पहले यिनलोंग डिवीजन को इसकी सूचना दो। मैंने अपने आसपास लड़ाई के निशान देखे। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो यह व्यक्ति पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर पर होना चाहिए। इतने कम उम्र के ग्रैंड मास्टर स्तर के गुरु का मारा जाना कोई छोटी बात नहीं है। ग्रैंड मास्टर क्षेत्र। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं और चौंक गया। साधना का मार्ग अत्यंत कठिन है। आमतौर पर जो लोग गुरु स्तर तक साधना कर सकते हैं उनकी उम्र लगभग 40 या 50 वर्ष होनी चाहिए। 40 और 50 के दशक में लोग अभी भी अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली लोग हैं। वह इतनी कम उम्र में ही मास्टर है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तथाकथित यिनलोंग डिवीजन चीन में एक स्वतंत्र संगठन है जो कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट चिकित्सकों के प्रबंधन में माहिर है।
हर प्रांतीय राजधानी और शहर में यिनलोंग डिवीजन की एक शाखा है जो आम लोगों की दुनिया में पुलिस ब्यूरो के बराबर है। और रितिका चौहान पहले से ही बैंगलोर यिनलोंग डिवीजन की सदस्य हैं जो साधकों के दिलों में महल है। हिडन ड्रैगन डिवीजन में प्रवेश करना कई प्राचीन मार्शल आर्ट चिकित्सकों के दिलों में लक्ष्य है। हालांकि यिनलोंग डिवीजन की समीक्षा बेहद सख्त है। साधारण चिकित्सकों के पास ताकत या पृष्ठभूमि होनी चाहिए, अन्यथा वे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रितिका चौहान के लिए इस उम्र में यिनलोंग डिवीजन में प्रवेश कर पाना बेहद दुर्लभ है। रितिका चौहान ने फिर से अपने आसपास की जांच की और अचानक जमीन पर कुछ देखा। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह एक सिगरेट का बट है। ऐसा लगता है कि इसे कुछ समय पहले ही वहां छोड़ा गया था। सतह बहुत नई है। कोई इस सिगरेट के बट को सील कर दे। इसे निरीक्षण के लिए यिनलोंग डिवीजन में भेज दे। हाँ रुको, सिगरेट के बट को अभी मत भेजो। उन्हें तान परिवार को भेज दो और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका निरीक्षण करूंगा। रितिका चौहान ने एक पल सोचा और फिर यह कहा। उसे अभी अचानक एक विचार आया। यह कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि इसमें मास्टर स्तर का एक जीनियस शामिल है। यदि आप पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगा सकते हैं तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी और आपको पदोन्नत किया जाएगा। यदि इसे यिनलोंगसी को भेजा जाता है, भले ही अंत में इसका पता चल जाए, तो इसे उसका बहुत अधिक लेना देना नहीं होगा, इसलिए वह इसे स्वयं कर सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए फिर से जांच करने के बाद कि कुछ नहीं है, रितिका चौहान लोगों को दूर ले गई। दूसरी तरफ ध्रुव और मीरा जियांग परिवार में लौट आए। पूरा जियांग परिवार अराजकता में था। मीरा को कल रात अपहरण कर लिया गया था। जब वे पुलिस को बुलाने वाले थे तभी जियांग हाइबो को एक संदेश मिला। उसने कहा कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो वह मीरा को तुरंत मार देगा। जियांग परिवार तुरंत डर गया। फेंग हुई, जियांग हाइबो और विश्वनाथ मेहरा पूरी रात ध्रुव के बारे में खबर का बेसब्री से इंतजार करते रहे। इस बिंदु पर वे केवल ध्रुव पर अपनी उम्मीद रख सकते हैं और जियांग परिवार की लॉबी में केवल जियांग परिवार ही नहीं है, बल्कि स्नेहा अरोड़ा और रोहन खन्ना भी हैं। स्नेहा अरोड़ा केवल ध्रुव के लिए आई थी। काफी अजीब बात है, वह कल रात पूरी रात सोई नहीं थी और बिल्कुल भी सो नहीं सकी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में ध्रुव से प्यार करने लगी हो? लेकिन ये कैसे संभव है? मैं ध्रुव को कैसे पसंद कर सकती हूँ? नहीं, उसे पसंद करना असंभव है। उसने केवल इसलिए खुद को बचाया क्योंकि उसने उसे बचाया था। हालांकि पूरी रात करवटें बदलने के बाद वह आखिरकार सुबह सुबह इसे और सहन नहीं कर सकी और जल्दी से जियांग के घर एक नजर डालने के लिए पहुंची। उसके पास रोहन खन्ना बैठे थे। रोहन खन्ना ने चिंतित जियांग परिवार को आंखें घुमाते हुए देखा। आज उसके आने का एक कारण यह भी था कि वह पिछली रात जो हुआ था उसे समझा सके। आखिरकार जियांग परिवार ने उसे कल रात अपने पीछे छिपते हुए देखा था। अगर वह स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाता तो जियांग परिवार के मन में उसकी छवि खराब हो जाती। इस बारे में सोचने के बाद उसने फेंग हुई से शुरुआत करने का फैसला किया। ये देखकर कि फेंग हुई इतनी चिंतित थी, रोहन खन्ना खांसते हुए बोला, आंटी ज्यादा चिंता मत करो, मैंने खबर पता करने के लिए लोगों को भेजा है। मुझे लगता है कि हम जल्द ही मूव ऑन को ढूंढ लेंगे। फेंग हुई ने रोहन खन्ना की ओर देखा, आह भरी, और कहा, चेनेगुआ धन्यवाद। पूरी रात मूव ऑन से कोई खबर नहीं मिली है और मैं वास्तव में डर गया हूँ। रोहन खन्ना ने दर्द और उदासी में होने का नाटक किया और कहा, आंटी सच बताऊं तो मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। जब मैं मूव ऑन के अपहरण के बारे में सोचता हूं तो मुझे वास्तव में असहज महसूस होता है। मुझे इससे नफरत है, मुझे इससे नफरत है। फेंग हुई ने कुछ उलझन में कहा, चेनेगुआ तुम किससे नफरत करते हो? रोहन खन्ना ने अफसोस जताया और अपनी आंखों के कोनों से 2 आंसू भी बहाए। मुझे नफरत है कि मुझे इतने सारे लोगों ने अंदर धकेल दिया और मैं म्यूवान को नहीं बचा सका। मुझे नफरत है कि उन लोगों ने मुझे अंदर धकेल दिया। मुझे इससे बहुत नफरत है। फेंग हुई दंग रह गई और बगल में जियांग हाइबो भी दंग रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी। बगल में जियांग हाओ के परिवार ने अपने होंठ हिलाए। जियांग हाओ ने चुपके से अपने दिल में कहा, भाई शेंग तुम्हारा अभिनय कौशल वाकई कमाल का है। फेंग हुई ने अपना मुंह खोला और कहा, चेनेगुआ तुमने कहा था कि यह उन लोगों का समूह था जिन्होंने तुम्हें कल रात अंदर धकेला था। रोहन खन्ना ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ आंटी, जब मैंने म्यूवान को ले जाते हुए देखा तो मैं बिना सोचे समझे वहां पहुंच गया। लेकिन उस समय वहां बहुत सारे लोग थे और तुमने ये देखा, मैं बिल्कुल भी नहीं जा सका। रोहन खन्ना ने अपनी आंखें बंद कर ली, 2 आंसू निचोड़े और दुखी होकर कहा, अगर मुझे ये पता होता तो मुझे म्यूवान के साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं उससे बंधे रहना पसंद करूंगा। मुझे कहना होगा कि रोहन खन्ना का अभिनय निश्चित रूप से हॉलीवुड तक जा सकता है। ये पूरी तरह से ईमानदार और बिल्कुल भी नकली नहीं दिखता है। उसकी शक्ल देखकर फेंग हुई का दिल अचानक नरम पड़ गया। शायद उसने कल रात रोहन खन्ना को वाकई गलत समझा था। ये सोचकर उसने दिलासा दिया, चेनेगुआ इतना बुरा मत मानो। मूव ऑन की परवाह करने के लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। जियांग हेबो ने रोहन खन्ना की ओर देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन स्नेहा अरोड़ा ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए और फुसफुसाते हुए कहा, यह बिल्कुल दिखावा है। मुझे याद है कि कल रात कोई कछुए की तरह वहां छिपा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जैसे ही ये शब्द निकले, रोहन खन्ना का चेहरा जम गया और उसने अपनी आंखों में ठंडी रोशनी के साथ स्नेहा अरोड़ा को देखा। जैसे ही वह बोलने वाला था, ध्रुव और मीरा लॉबी में चले गए। जैसे ही उन्होंने ध्रुव और मीरा को देखा, सभी दंग रह गए। फेंग हुई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह दौड़कर मीरा के पास गई और उसे गले लगा लिया, लगभग खुशी से रो पड़ी। बेटी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। तुम माँ को मौत के घाट उतार दोगी। चलो, माँ को दिखाओ कि तुम्हें चोट लगी है या नहीं, और माँ को बताओ कि कल रात क्या हुआ था। मीरा मुस्कुराई और ध्रुव की ओर इशारा करते हुए बोली, माँ मैं ठीक हूँ। ध्रुव ने कल रात मुझे बचाया। ध्रुव और मैं साथ थे। तुम दोनों कल रात साथ थे। फेंग हुई ने ध्रुव की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी जटिल हो गईं। एक पल की चुप्पी के बाद फेंग हुई ने एक दुर्लभ कोमल स्वर में कहा, शियाओए, मैं वास्तव में इस बार तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। ध्रुव ने फेंग हुई की ओर देखा। फेंग हुई के लिए उससे अच्छी तरह से बात कर पाना दुर्लभ था। क्या उसने वास्तव में अपना तरीका बदल लिया है? फेंग हुई को इस तरह देखकर ध्रुव भी मुस्कुराया, आपका स्वागत है आंटी। मीरा फेंग हुई पर एक और नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। तभी उसने स्नेहा अरोड़ा को अपने बगल में देखा और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। मिस बाय, आप भी यहाँ क्यों हैं? स्नेहा अरोड़ा ने अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई, खड़ी हुई और हल्के से मुस्कुराते हुए इस तरफ चली गई। मिस्टर जियांग, ज्यादा मत सोचो। मैं यहाँ ये देखने आई हूँ कि बाई परिवार का मेरा उद्धारकर्ता ठीक है या नहीं। ये कहने के बाद उसने ध्रुव की ओर देखा, जिसने अपनी नाक को छुआ और सोचा कि स्नेहा अरोड़ा क्या करना चाहती थी। स्नेहा अरोड़ा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कल रात तुम्हें कार उधार दी थी, क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? ध्रुव ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या तुम्हें और मुझे हमारे रिश्ते में धन्यवाद कहने की जरूरत है? स्नेहा अरोड़ा ने वास्तव में ध्रुव को आंख मारी। ध्रुव दंग रह गया। पिछले 2 दिनों में स्नेहा अरोड़ा एक अलग व्यक्ति क्यों लग रही थी? मीरा ने यह दृश्य देखा और चुपके से ध्रुव को पीछे से जोर से चुटकी काटी। ध्रुव लगभग दर्द से चिल्ला उठा। वह मीरा की ओर देखने के लिए मुड़ा और बोलने ही वाला था।
मीरा ने स्नेहा अरोड़ा को देखकर हल्के से मुस्कुराई। मिस बाई, मेरे मंगेतर के लिए आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं अपने मंगेतर की ओर से ईमानदारी से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। इसके अलावा मैं अब से मिस बाई को कार उधार लेने के लिए परेशान नहीं करूंगी। मीरा के पास बहुत सारी कारें हैं। अगर मेरे मंगेतर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस सीधे इसका इस्तेमाल करें। हवा में बारूद की महक थी और ध्रुव को हल्के से सिरके की महक आई। मैं चुपके से अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मीरा, एक ठंडी बहन, ईर्ष्या करेगी। स्नेहा अरोड़ा के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने मीरा की ओर देखा और अंत में मुस्कुराया। तो मुझे उम्मीद है कि मिस जियांग अपनी बात रखेंगी, अन्यथा मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आपका मंगेतर मेरी कार उधार लेने के लिए अधिक बार आता है। टिल्डर। स्नेहा अरोड़ा के बोलने के बाद उसने मीरा के कुछ कठोर भाव को नजरअंदाज किया और ध्रुव की ओर आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। मिस्टर, ये बाद में मिलते हैं टिल्डर। ये कहकर स्नेहा अरोड़ा ने अपनी कमर मोड़ी और चली गई। ध्रुव ने स्नेहा अरोड़ा की पीठ को देखा और अपनी नाक को छुआ। ये वाकई अजीब है। पिछले 2 दिनों में ये औरतें किस तरह की राक्षसी हरकतें कर रही हैं। असल में मेरा और स्नेहा अरोड़ा का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसने बस उसकी बीमारी ठीक कर दी और उसके पूरे शरीर का इलाज कर दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। किसने सोचा होगा कि स्नेहा अरोड़ा, जो पहले से ही मतलबी और अपराधी थी, अब इतनी विनम्र और प्यारी हो जाएगी, जिससे ध्रुव को लगेगा कि वह स्नेहा अरोड़ा को नहीं पहचानता। ये देखकर कि ध्रुव अभी भी स्नेहा अरोड़ा को देख रहा था, मीरा ने फिर से ध्रुव की कमर पकड़ ली। ध्रुव दर्द से कराह उठा और मीरा के दांत उसके कानों में फुसफुसाए। ध्रुव, अगर तुमने फिर से मेरी तरफ देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। ध्रुव जल्दी से पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तरफ मत देखो अच्छी पत्नी। ये दृश्य सभी ने देखा और फैंग हुई और जियांग हैबो भी चौंक गए। मेरी बेटी अचानक ध्रुव के इतने करीब क्यों आ गई। दूसरी तरफ इस समय रोहन खन्ना का चेहरा हरा हो गया। मीरा के आने के बाद से उसे अनदेखा किया गया था। ध्रुव को 2 महिलाओं से ईर्ष्या करते देखकर मुझे दुख हुआ। खासकर जब उसने मीरा और ध्रुव के बीच की छोटी छोटी हरकतें देखी तो वह पागल हो गया। जाहिर है कि वह कल मीरा से सगाई करने वाला था। कौन जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बत्तख जो अभी अभी अपने मुंह तक पहुंची है उड़ने वाली है और रोहन खन्ना इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहन खन्ना ने अपने दिल में गुस्से को सहा, एक कदम आगे बढ़ा और मीरा को चिंतित मुस्कान दिखाई। मुंह वांग, क्या तुम ठीक हो। मैं इतना चिंतित था कि कल रात जब मुझे तुम्हारे अपहरण के बारे में पता चला तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए बहुत से लोगों को भेजा। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम ठीक हो। बोलते बोलते रोहन खन्ना की आंखें लाल हो गईं, मानो वह वाकई बहुत चिंतित हो। रोहन खन्ना की शक्ल देखकर मीरा थोड़ी भावुक हो गई और बोली, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया मिस्टर शेन। मैं बोलने से पहले ही ध्रुव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, मुझे लगता है कि चिंताएं झूठी हैं लेकिन मजा असली है। सभी दंग रह गए, समझ नहीं पाई कि ध्रुव का क्या मतलब था। रोहन खन्ना के हाव भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत गुस्से से कहा, भाई ये मेरी बदनामी मत करो। म्यूवान के साथ इतनी बड़ी बात हो गई। मैं इतना चिंतित था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तुम मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो। मीरा ने भी थोड़ा मुंह सिकोड़ा और ध्रुव को इशारा किया कि वह और कुछ न बोले, लेकिन ध्रुव ने व्यंग्य किया, मैं बहुत बड़ा हूं, है ना। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक तस्वीर खींची। अध्याय 165। ध्रुव की खातिर रोहन खन्ना ने भी इधर उधर देखा और चित्र देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये पता चला कि यह एक तस्वीर थी जिसमें वह कल रात एक बार में महिलाओं के एक समूह के साथ शराब पी रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। मीरा ने भी तस्वीर देखी और रोहन खन्ना को देखते ही उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। फैंग हुई और जियांग हाइबो और भी ज्यादा भौहें सिकोड़ने लगे। रोहन खन्ना का चेहरा लाल और सफेद हो गया और उसके दांत गुस्से से कुचलाने लगे। ध्रुव के पास ये तस्वीरें क्यों थीं। ध्रुव ने अपने होंठ मोड़े। मिस्टर शेन, क्या अब आपको कुछ और कहना है। रोहन खन्ना के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी और वह इस समय ध्रुव को टुकड़ों में काटना चाहता था। उसकी आंखें थोड़ी घबराई हुई थीं और उसने कहा, कल रात मैं बस लोगों से मिल रहा था। मैं मुवान के बारे में पता लगाने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए मेरे पास इन लोगों के साथ शराब पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सभी लोग लॉन्गहाई में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सच में तो मैंने तुम्हें लोगों से मिलते जुलते नहीं देखा। क्या तुम मुझे लोगों से मिलते जुलते हुए बाएं और दाएं गले लगा रहे हो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, जबकि मीरा ने भौहें सिकोड़ी। रोहन खन्ना को देखते हुए उसकी आंखों में घृणा की झलक थी। उसे रोहन खन्ना के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। कम से कम वह उसे नापसंद तो नहीं करती थी, क्योंकि कम से कम रोहन खन्ना विनम्र और विनम्र तो था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि कल रात मेरी सगाई रोहन खन्ना से नहीं हुई। ये सोचते हुए उसने फिर से ध्रुव की ओर देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ा अजीब सा भाव दिखाई दिया। लगता है ध्रुव भी बुरा नहीं है। हालांकि वह रोहन खन्ना जितना अमीर और शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह कम से कम रोहन खन्ना से ज्यादा ईमानदार तो है। इधर रोहन खन्ना कुछ देर के लिए शक्तिहीन महसूस करने लगा। अगर वह पीली नदी में कूद भी जाता तो भी बच नहीं पाता। उसने मीरा की आंखों में अपने प्रति हल्का प्रतिरोध पहले ही देख लिया था। अगर मीरा ने अभी अपनी गांठ नहीं खोली तो मुझे डर है कि मीरा अब अपने बारे में अच्छी धारणा नहीं रख पाएगी। ये सोचते हुए रोहन खन्ना ने अचानक ध्रुव की ओर देखा और ठंडे स्वर में डांटा, ध्रुव, मैं नहीं देख सकता कि तुम शहर में इतने अंदर हो। तुम्हें पता है कि मैं मुवान से सगाई कर रहा हूं, इसलिए तुम यहाँ मेरी छवि को धूमिल कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने तुम्हें बाएं दाएं गले लगाया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कितना दुखी हूँ। मैं बस मौके के लिए नाटक कर रहा था और मैं मुवान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ध्रुव को लगभग उल्टी आ गई। वह वास्तव में नहीं जानता था कि रोहन खन्ना इतना मोटा चमड़ी वाला कैसे हो सकता है। मीरा अब और नहीं रोक सकी और उदासीन स्वर में बोली, श्री शेन, वास्तव में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है। मीरा एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, चलो उस सगाई के बारे में भूल जाते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये पहले एक गलतफहमी थी। मैं उस समय तुमसे सगाई करने के लिए सहमत नहीं थी। इसके अलावा मेरा पहले से ही एक मंगेतर है। ये शब्द सुनकर रोहन खन्ना को लगा जैसे बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग गिर पड़ा। उसने हौंकते हुए कहा, मुवान, बेंगलोर के उच्च वर्ग के बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं। तुम पछताना चाहते हो। मीरा ने अपने होंठ काटे और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात से पीछे हटना चाहती हूँ, बल्कि ऐसा है कि मैं पहले से ही सहमत नहीं थी। यह मेरी माँ थी जो सहमत थी। रोहन खन्ना ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मुवान, तुम। श्री शेन, मुझे खेद है, हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अगर इस मामले का आपकी छवि पर असर पड़ता है तो मैं माफी मांगने और क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हूँ। मीरा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसके अलावा मेरा पहले से ही एक मंगेतर है, इसलिए श्री शेन, अब से मुझे लगता है कि हमें अपने बीच कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि गलतफहमी न हो। रोहन खन्ना की आंखें काली पड़ गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि मीरा रातों रात क्यों बदल गई। अपनी आंखों की चमक से उसने अचानक मीरा की गर्दन पर कई चुंबनों के निशान देखे जो कपड़ों से ढंकी हुई थी।
धमाका। रोहन खन्ना को लगा जैसे बिजली गिर गई हो। क्या ये हो सकता है कि कल रात ध्रुव और मीरा। रोहन खन्ना सांस नहीं ले पा रहे थे और पास की एक कुर्सी पर गिर पड़े, मानो उनकी आत्मा चली गई हो। फैंग हुई बोलने में झिझक रही थी, लेकिन अंत में उसने बस हल्की सी आह भरी और कुछ नहीं कहा। रोहन खन्ना उदास होकर मुस्कुराए, मूव ऑन, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मिस्टर शेन, मुझे माफ कर दो। रोहन खन्ना ने धीरे से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उनके चेहरे पर आत्महीनता भरी मुस्कान थी। मूव ऑन, क्या तुम बस इतना कह सकते हो कि मुझे माफ कर दो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ चुकाया है, लेकिन ये कड़ी मेहनत है ना? मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बगल वाले आदमी जितना अच्छा क्यों नहीं हूँ, और अब तुम उसके लिए ये कर रहे हो। तुम्हें मेरे साथ एक स्पष्ट रेखा खींचनी होगी, है ना? मीरा ने अपना सिर नीचे किया और चुप रही, उसके दिल में अपराध बोध का भाव था। लगता है रोहन खन्ना ने वाकई बहुत कुछ किया है। ध्रुव के खतरे में पड़ने से पहले रोहन खन्ना ही मदद के लिए आया था। यह भी रोहन खन्ना की वजह से ही था, जिन्होंने पहले काली गुफा गैंग में मदद की थी और अब बेंगलो मर्चेंट ऑर्डर में भी। मीरा ने अपना सिर नीचे किया और थोड़ा कांपने लगी, रोहन खन्ना को देखने में असमर्थ थी। फैंग हुई और जियांग हाइबो ने भी धीरे से आह भरी। फैंग हुई ने धीरे से आह भरी, मूव ऑन, कोई बात नहीं, चेनगुआ एक अच्छा लड़का है और उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम प्रेमी नहीं हो सकते तो हम दोस्त तो हो ही सकते हैं। मीरा की उलझन को देखकर और फैंग हुई की बातें सुनकर ध्रुव अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने रोहन खन्ना की ओर इशारा किया और अपने चेहरे पर काली लकीरें बनाते हुए कहा, शेन, तुम्हें कोई शर्म नहीं है ना? तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुमने क्या किया? रोहन खन्ना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस बेंगलो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदेश की तरह, यदि शेन परिवार के साथ मेरे संबंध न होते तो क्या जियांग परिवार की बारी होती? ध्रुव गुस्से में हंस पड़ा। रोहन खन्ना इस नाटक में इतना मशगूल था कि उसने ये भी कहा कि यह ऑर्डर उसका क्रेडिट है। मीरा ने धीरे से कहा, ध्रुव, बकवास बंद करो, मुझे इस मामले के लिए वाकई मिस्टर शेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। धन्यवाद। वह कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि इस ऑर्डर का उससे वाकई कोई लेना देना है? बकवास। मीरा दंग रह गई और आश्चर्य से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और रोहन खन्ना की तरफ देखा। रोहन खन्ना, मैं तुम्हें सच बोलने का मौका दूंगा। ईमानदारी से, क्या इस ऑर्डर का तुमसे कोई लेना देना है? रोहन खन्ना की आंखें एक पल के लिए घबरा गईं और उसने बहादुरी से कहा, यह ऑर्डर मूल रूप से मिस्टर लोन्ज को दिया गया था, जिसे मैंने अपने पिता से खोजने के लिए कहा था, इसलिए मैंने इसे जियान परिवार को दे दिया। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद मिस्टर लोन्ज से पूछ लो। रोहन खन्ना की आंखों में एक धूर्तता भरी नजर चमक उठी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव रवि वर्मा को जानता है और जियान परिवार जैसे लोगों के लिए ये पूछना असंभव होगा। ध्रुव मुस्कुराया, ठीक है, चूंकि तुम बेशर्म हो इसलिए मुझे तुम्हारे लिए अपनी इज्जत बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी रवि वर्मा से पूछूंगा। ये सोचते हुए ध्रुव ने अपना सेल फोन निकाला और रवि वर्मा को फोन किया। रोहन खन्ना जोर से हंसे, तुम्हारे पास अभी भी मिस्टर रवि वर्मा का फोन नंबर है? तुम कौन हो? क्या तुम योग्य हो? तुम मिस्टर रवि वर्मा के जूते चमकाने के भी योग्य नहीं हो। मीरा को नहीं लगा कि ध्रुव रवि वर्मा को जान सकता है, इसलिए उसने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, ध्रुव, जल्दी से फोन रख दो, अन्यथा हम बाद में स्थिति को खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फोन कनेक्ट हो गया और ध्रुव ने सीधे दूसरी तरफ से कहा, अरे, रोहन खन्ना नाम के एक आदमी ने कहा कि उसके पिता तुमसे बहुत परिचित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल जियांग परिवार को जो आदेश दिया गया था वह इसलिए था क्योंकि उसके पिता तुमसे बातचीत करने के लिए आगे आए थे। क्या ये सच है? रोहन खन्ना ने ठहाका लगाया, क्या तुम अभी भी नाटक कर रही हो? कौन है मिस्टर रवि वर्मा जो तुम्हारा फोन उठा सकता है? अगर तुम सच में मिस्टर रवि वर्मा को जानती हो तो मैं आज घुटनों के बल बैठकर तुम्हें पापा कहूंगा। इतना कहने के बाद रोहन खन्ना ने मीरा की तरफ देखा और आह भरी, मुवान, वह तुम्हारा मंगेतर है। क्या मजाक है? मुझे सच में नहीं पता कि तुम उससे कैसे प्यार कर सकती हो। मीरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ध्रुव की तरफ देखा। उसके पास रवि वर्मा का फोन नंबर भी नहीं था, तो ध्रुव के पास कैसे हो सकता था? जब ध्रुव फोन रखना चाहता था, ध्रुव ने स्पीकर फोन दबाया और दूसरी तरफ रवि वर्मा की बेहद साफ आवाज सुनाई दी। रोहन खन्ना। रोहन खन्ना कौन है? उसका पिता कौन है? उसका पिता कौन है? मैं उसे नहीं जानता। मैंने कल ही जियांग परिवार को सिर्फ तुम्हारे लिए आदेश दिया था। इसका रोहन खन्ना से क्या लेना देना है? उसे जाने दो। रवि वर्मा की आवाज सुनकर जियांग परिवार की लॉबी में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। मीरा पूरी तरह से स्तब्ध थी, ध्रुव को अविश्वास के भाव से देख रही थी। उसने गहरी सांस ली। ध्रुव, क्या सच में रवि वर्मा को जानता है? ये ऑर्डर क्या इसलिए क्योंकि रवि वर्मा ने ध्रुव की खातिर उसे दिया था? क्या तुम सपना देख रही हो? मीरा एक पल के लिए भ्रमित हो गई। दूसरी तरफ रोहन खन्ना के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई और उसने ध्रुव को खाली आंखों से देखा। ध्रुव ने फोन रख दिया और हल्के से मुस्कुराया, मिस्टर शेन, आपने अभी क्या कहा? अध्याय 166, पिताजी को बुलाओ। रोहन खन्ना पूरी तरह से स्तब्ध था। भले ही वह मारा गया हो, वह विश्वास नहीं कर सकता कि ध्रुव वास्तव में रवि वर्मा को जानता था। तुम मिस्टर रवि वर्मा को कैसे जान सकते हो? तुम, असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम स्पष्ट रूप से एक हारे हुए व्यक्ति हो, तुम रवि वर्मा को कैसे जान सकते हो? मिस्टर शेन, क्या इस तरह से खुद से झूठ बोलना मजेदार है? ध्रुव ने अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, क्या मैं रवि वर्मा को फिर से कॉल करूं? रोहन खन्ना अब खुद को और नहीं रोक पाए, उनका शरीर नरम पड़ गया और वे जमीन पर बैठ गए। वे मूर्ख नहीं हैं। अभी उनके सामने जो आवाज आई वह वास्तव में रवि वर्मा की थी और यह सच है कि शेन परिवार ने कभी रवि वर्मा की तलाश नहीं की। रोहन खन्ना के चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं रही और वे केवल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे उनकी आत्मा चली गई हो। उनकी आंखों में एक स्तब्धता थी। यह क्या है? जियान परिवार में सभी चुप हो गए। उन्हें लगा कि यह रोहन खन्ना की गलती है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन खन्ना एक मजाक था। मीरा की आंखें थोड़ी उलझी हुई थीं। उसने ध्रुव की ओर देखा और उसके दिल में अपराध बोध की भावना महसूस हुई। पता चला कि यह आदमी चुपके से उसकी मदद कर रहा था। ध्रुव से पहले उसने जो कहा था उसे सोचकर मीरा का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। मिस्टर शेन, अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। उठो। ध्रुव की आंखें ठंडी थीं और वह रोहन खन्ना को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। रोहन खन्ना पहले भी बहुत विभाजनकारी रहा था और बेशर्मी से सारा श्रेय अपने नाम कर लेता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह रोहन खन्ना को कुछ रंग देना चाहता था। रोहन खन्ना ने ध्रुव की आंखों में देखा, अपनी लाल नीली और सख्त आवाज में कहा, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं ध्रुव, यह मत सोचो कि रवि वर्मा को जानने से कुछ होगा। मेरा शेन परिवार प्रांतीय राजधानी के लोगों को जानता है। यार, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम प्रांतीय शहर के लोगों को जानते हो, है ना? ध्रुव अजीब तरह से मुस्कुराया और रोहन खन्ना के सामने चमक उठा। रोहन खन्ना चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ध्रुव ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। रोहन खन्ना चीखा और दयनीय हालत में जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुव ने रोहन खन्ना की पीठ पर पैर रखा और मुस्कुराया, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता।
बस जो वादा तुमने पहले किया था उसे निभाओ। ध्रुव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोहन खन्ना ने पागलों की तरह दहाड़ लगाई और ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। लगता है तुम्हारी खाल बहुत मोटी है। जोर से दबाने पर रोहन खन्ना की आंखें काली हो गईं और उसके अंदरूनी अंग लगभग सिकुड़ गए। वह सांस नहीं ले पा रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह शर्मिंदगी से तड़पता हुआ जमीन पर लेट गया। मैं फिर से कहता हूँ, डैडी को बुलाओ, नहीं तो तुम आज नहीं जा पाओगे। रोहन खन्ना रोने वाला है। कई सालों में ये पहली बार है कि वह इतना शर्मिंदा है। ये जीवन भर की शर्म है। ध्रुव, चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह हो गया? अगर यह काम नहीं करता है तो तुरंत फोन करो। मीरा ने किनारे पर खड़े होकर अपने होंठ काटे और कहा, ध्रुव बस इतना ही काफी है। ध्रुव ने ठंडी सांस ली। प्रिय, मैं तुमसे दूसरी चीजों का वादा कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले का नहीं। इस कमीने का पेट खराब है और इसका इलाज होना चाहिए। रोहन खन्ना ने मीरा की ओर देखा और रोते हुए कहा, मुवान कृपया ध्रुव को अपने पैर हटाने दो। मीरा ने आह भरी, श्री शेन, मेरा बोलना बेकार है। रोहन खन्ना ने पूरी तरह हार मान ली। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, दांत पीस लिए और लाल आंखों से बोला, ध्रुव क्या तुम वाकई इतनी दूर जाना चाहते हो? ये बहुत हो गया। क्या तुम अपनी शर्मनाक बात भूल गए हो? माफी मांगो और डैडी को बुलाओ। रोहन खन्ना की आंखें लाल थीं, दांत भींच रहे थे और उसने एक एक शब्द कहा, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। एक और शब्द बोलना है, पिताजी, पिताजी। अरे कछुए के बेटे, चलो अगली बार तुम्हारी बदतमीजी से निपट लेंगे, वरना पापा तुम्हें नहीं छोड़ पाएंगे। ध्रुव ने रोहन खन्ना को लात मारकर भगा दिया। रोहन खन्ना को लात मारकर मार डाला गया और वह खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस समय रोहन खन्ना पहले से बिल्कुल अलग है। रोहन खन्ना, जो पहले एक नेक इंसान हुआ करता था, अब चींटी की तरह शर्मिंदा है। मुंह के कोने से खून पोंछते हुए रोहन खन्ना कांपते हुए उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। ध्रुव, मुझे आज याद आया, मैं तुम्हें अपने हाथों से जरूर मारूंगा। मारूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ध्रुव ने सीधे रोहन खन्ना को नजरअंदाज कर दिया, या दूसरे शब्दों में उसने रोहन खन्ना को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। रोहन खन्ना ने ध्रुव को घृणा से देखा और लंगड़ाते हुए जियांग के घर से बाहर निकल गया। रोहन खन्ना के जाने के बाद मीरा ने धीरे से आह भरी और ध्रुव ने कहा, हनी क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? मीरा ने धीरे से कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि रोहन खन्ना एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। ध्रुव हंसा, लोगों को जानना, चेहरों को जानना, लेकिन दिलों को नहीं जानना। इस आदमी के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो तुम अभी तक नहीं जानते। अगर तुम जानोगे तो और भी हैरान हो जाओगे। और क्या? ध्रुव ने अपने होंठ सिकोड़े। उसने निकिता शर्मा नाम की एक इंटरनेट सेलिब्रिटी को बाहर रखा था और उसने कई बैंकिंग पार्टियां भी की थीं। बेंगलोर में तुम्हारी कई महिला उद्यमियों को उससे नुकसान पहुंचा है। क्या? मीरा चौंक गई। इस तरह की बात ने बस उसके जीवन के दृष्टिकोण को बर्बाद कर दिया। ध्रुव मुस्कुराया, तो तुम्हें मेरी कद्र करनी होगी। मेरे जैसे अच्छे आदमी बहुत कम हैं। मीरा शर्मा गई और उसकी तरफ आंखें घुमाई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम भी बाहर खिलवाड़ कर रहे हो। ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ और एक पल के लिए जवाब नहीं दे पाया। ये कहने के बाद वह वैसा ही लग रहा था। हालांकि भले ही उसका बाहर की महिला से कोई लेना देना हो, कम से कम उसके दिल में अभी भी मीरा है। ध्रुव बदमाश नहीं बनना चाहता था, लेकिन बूढ़े ने उसे बहुत पहले ही बता दिया था कि वह बहुत भाग्यशाली है। इसलिए ध्रुव ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इधर फैंग हुई और जियांग हाइबो ने उन दोनों को छेड़खानी करते हुए देखा और उनके दिलों में अकथनीय भावनाएं थी, खासकर फैंग हुई। अचानक मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। मेरी बेटी ने पहले कभी ध्रुव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। आज वापस आने पर मुझे एक बदला हुआ व्यक्ति क्यों महसूस हुआ? इस समय फैंग हुई ने मीरा की गर्दन पर नजर डाली और उसकी आंखें अचानक बदल गईं। मुंह वान, तुम्हारी गर्दन पर वह क्या है? मीरा दंग रह गई और तुरंत महसूस किया कि वे निशान ध्रुव द्वारा कल रात उसके शरीर पर छोड़े गए थे। अचानक उसे वह दृश्य याद आया जब ध्रुव ने कल रात उसकी गर्दन को चूमा था और एक अजीब सी अनुभूति अचानक उसके पूरे शरीर में भर गई। मीरा अचानक अपनी गर्दन के निचले हिस्से तक शर्मा गई और जल्दी से अपने हाथों से अपनी गर्दन को ढक लिया। माँ, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। फैंग हुई की आंखें तुरंत गुस्से से भर गईं। हाँ, तुम छोटे कमीने, तुम वास्तव में मेरी बेटी को ले गए। फैंग हुई एक आगंतुक थी और जब उसने मीरा की गर्दन पर हिक्की देखी तो उसे कुछ अंदाजा हो गया। उसे ये भी याद आया कि कल रात वे दोनों पूरी रात बाहर रहे और सुबह जब वह वापस आया तो मीरा का चेहरा अभी भी बहुत गुलाबी था। उसे उस समय यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अब उसे तुरंत पता चल गया। मेरी बेटी चुप गई। हाँ, मैं तुमसे लड़ूंगा। फैंग हुई की दहाड़ जियांग के घर में गूंज उठी, लेकिन ध्रुव पहले ही जियांग के घर से निकल चुका था। इस बार वह मीरा की बेंटले को भगा ले गया। मीरा ने उसे पहले ही बता दिया था कि यह कार अब से ध्रुव इस्तेमाल करेगा। वैसे भी उसके पास अभी भी अपनी कई कारें हैं। इससे ध्रुव अवाक रह गया। उसे सच में नहीं पता कि उस लड़की की अंतरात्मा को पता चला या स्नेहा अरोड़ा की बातों का असर हुआ। इधर ध्रुव गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि औषधीय सामग्री कहाँ से खरीदी जाए। ध्रुव को अचानक अपने दिल में संकट का एहसास हुआ। अब उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना होगा। कल मल्होत्रा तियान ने उसे ढूंढ लिया। मुझे नहीं पता कि तियानमेन में कितने लोग मेरे ठिकाने के बारे में जानते हैं। अगर उन लोगों के मन में तियानमेन ऑर्डर के बारे में विचार हैं। ध्रुव की खोपड़ी थोड़ी सुन्न हो गई थी। वह हर चीज को तुच्छ समझता था, लेकिन अब उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। अगर उसका सामना वास्तव में कुछ मास्टर से होता है तो वह केवल उन्हें मार सकता है। संकट की भावना बेहद तीव्र थी और उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना था, भले ही उसके भाग्य ने उसकी ताकत को मास्टर स्तर तक तोड़ने से रोक दिया हो। लेकिन अब मेरा दायरा ग्रैंड मास्टर के मध्य चरण में गिर गया है। कोई बात नहीं, मैं पहले ग्रैंड मास्टर के अंतिम चरण में सुधार करूंगा। जब समय आएगा तो देखते हैं कि क्या हम भाग्य को प्रभावित करने और तोड़ने का कोई तरीका खोज सकते हैं, भले ही संभावना बहुत कम हो। जहां तक शक्ति में सुधार की बात है, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास और अवशोषण इसका एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजानों से अमृत को परिष्कृत करना है। अमृत साधना से तेज है और अब ध्रुव केवल यही तरीका आजमा सकता है। लेकिन मुझे ये औषधीय पदार्थ कहाँ मिलेंगे? ध्रुव एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। उसे अभी मीरा से पूछ लेना चाहिए था। हालांकि मीरा ने कहा कि समूह किसी काम में व्यस्त था और उसके पास पूछने का समय नहीं था। अब उसे किससे पूछना चाहिए? वैसे बाई परिवार का उद्योग दवा उद्योग से जुड़ा है, इसलिए आपको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। ये सोचकर उसने स्नेहा अरोड़ा को फोन किया। जैसे ही कॉल डायल किया गया, स्नेहा अरोड़ा ने कॉल का जवाब दिया। स्नेहा अरोड़ा ने थोड़े खट्टे स्वर में कहा, अरे तुम्हें मुझे फिर से कॉल करना क्यों याद आया? तुम अब उस खूबसूरत महिला जियांग के साथ नहीं रहना चाहते? ध्रुव ने कहा, इतनी खट्टी गंध क्यों है? मुझे मत बताओ कि तुम ईर्ष्या कर रहे हो, है ना? स्नेहा अरोड़ा का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम पाते हो, मैं तुमसे कैसे ईर्ष्या कर सकती हूँ?
क्या तुम इतना आत्मविश्वासी होना बंद कर सकते हो? ओह सच में, भूल जाओ, अलविदा। ध्रुव ने सीधे फोन रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। वह स्नेहा अरोड़ा को परख रहा था। अगर स्नेहा अरोड़ा ने जवाब नहीं दिया तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि स्नेहा अरोड़ा उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। अगर तुम वापस कॉल करोगे तो। ध्रुव ने धीरे से आह भरी। एक महिला के रूप में एक महिला को परखने का सबसे आसान तरीका उसकी भावनाओं को परखना है। महिलाएं भावनात्मक जानवर होती हैं। जब तक एक पुरुष एक महिला की भावनाओं को भड़का सकता है, तब तक महिला पहले से ही पूरी तरह से नियंत्रण में है। ध्रुव कॉल का इंतजार कर रहा है। 5 मिनट बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ध्रुव मुस्कुराया। अगर वह बात न करे तो बेहतर होगा। वह हर जगह महिलाओं के साथ उलझना नहीं चाहता था, लेकिन इस समय फोन बज उठा। ध्रुव ने एक नजर डाली और अचानक एक अवर्णनीय भावना महसूस की। एक पल की चुप्पी के बाद ध्रुव ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से स्नेहा अरोड़ा की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे जैसे कोई पुरुष हैं? मैं ये कहते ही फोन काट देता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ। अच्छा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसी जगह कहाँ मिल सकती है जहाँ बेहतर औषधीय सामग्री मिलती हो? स्नेहा अरोड़ा की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद स्नेहा अरोड़ा की आवाज फिर से आई। तुम कहाँ हो? मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या यह उपयुक्त है? क्या कुछ अनुचित है? क्या तुम कृपया चहकना बंद करो? हमारा बाई परिवार यही करता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और देखूंगी कि क्या तुम्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है। ध्रुव खांसते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बेवजह मुझसे बेहतर होती जा रही हो? तुम पाती हो। मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुमने मुझे सबसे पहले बचाया। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ध्रुव ने कंधे उचकाए। ठीक है, यही सबसे अच्छा है। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। एक पल की खामोशी के बाद स्नेहा अरोड़ा ने कहा, घर पर चलो। फोन रखने के बाद ध्रुव बाई के घर चला गया, लेकिन स्नेहा अरोड़ा फोन को पकड़े हुए थोड़ी बेसुध थी। जितना अच्छा, ध्रुव के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और स्नेहा अरोड़ा की आंखों में जटिल भावनाएं चमक रही थीं। जल्द ही ध्रुव बाई के घर के बाहर चला गया। बाहर हॉर्न की आवाज सुनकर स्नेहा अरोड़ा उसका बैग और ऊंची एड़ी के जूते लेकर दरवाजे से बाहर निकली। ये देखकर कि ध्रुव मीरा की बेंटले चला रहा था, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। जैसे ही वह कार में बैठा और सीट बेल्ट बांधी, स्नेहा अरोड़ा ने अचानक ध्रुव की ओर देखा और उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक थी। ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अध्याय 167। स्नेहा अरोड़ा का पछतावा। ध्रुव उलझन में था। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कह दो, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? स्नेहा अरोड़ा मुस्कुराई। मैं तुम्हें चिढ़ा रही थी? कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाहती थी कि कल रात क्या हुआ था। ध्रुव ने गंभीर बात को टालते हुए हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस अपहरण है। तुम अपने लिए आए हो या मीरा के लिए? मेरे लिए। स्नेहा अरोड़ा की आंखें हल्की सी चमक उठी और वह एक पल के लिए चुप हो गया और आह भरते हुए बोला, तुम वाकई सरल नहीं हो। अब मैं और भी अधिक उत्सुक हो रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या रहस्य हैं। इसमें क्या रहस्य हो सकता है? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ जिस बकवास की तुम बात कर रहे हो। ध्रुव ने मूर्ख की तरह व्यवहार किया। स्नेहा अरोड़ा के दांत गुस्से से खुजली कर रहे थे। अरे, एक बड़े आदमी के रूप में क्या तुम हर चीज के बारे में इतना परेशान होना बंद कर सकते हो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं क्यों गुस्सा हूँ? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सगाई तोड़ दी है? वास्तव में तुम हमें समझ सकते हो अगर तुम हमारे जूते में खड़े हो। ध्रुव मुस्कुराया। तो तुम अभी भी समझदार हो, है ना? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं बेवजह परेशानी खड़ी कर रहा हूँ? स्नेहा अरोड़ा का चेहरा थोड़ा उलझन भरा था। वह एक पल के लिए चुप हो गया और धीरे से आह भरी। मैं मानता हूँ कि सगाई तोड़ना मेरी गलती थी, लेकिन वास्तव में मेरे पास अपने कारण भी थे। कौन एक शक्तिशाली ताकत से शादी नहीं करना चाहता है? और तुम शुरू में एक भिखारी थे। कितना अंतर है? ध्रुव ने अपने मुंह में सिगरेट डाली, कार की खिड़की खोली और शांति से कहा, क्या तुम्हारा लॉन्गहाई परिवार पहले से ही लॉन्गहाई में सबसे मजबूत परिवार नहीं है? तुम किस ताकत से शादी कर रहे हो? स्नेहा अरोड़ा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारे परिवारों में बेंगलो सबसे मजबूत है, लेकिन ये बेंगलो तक ही सीमित है। इसके बगल में तियानहाई शहर के परिवार हमारे जितने शक्तिशाली नहीं हैं। ऊपर प्रांतीय राजधानी में भी ताकतें हैं। इस दुनिया में कौन चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता है? हम बेंगलो में हवा और बारिश को बुला सकते हैं, लेकिन जब हम उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। ये कहने के बाद स्नेहा अरोड़ा ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। उसके चेहरे पर उदासी का एक स्पर्श था जो ध्रुव ने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर वालों ने केवल हमारे परिवार का पागलपन देखा है, लेकिन हमारे परिवार को हमारे ऊपर के परिवारों के सामने समझौता करने का तरीका किसने देखा है? ये दुनिया अनजाने में ही किस्मत में है, जब तक कि हम एक दिन दुनिया में खड़े ना हों। शिखर, लेकिन ये कैसे संभव है? आपके शब्दों में कुछ और ही अर्थ है। आप बेंगलो में ऊपर के परिवारों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? स्नेहा अरोड़ा मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में उदासी का भाव था। तुम समझ नहीं रहे हो। एक खास पहलू से हमारे परिवार का भाग्य बर्बाद हो चुका है। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। वह पूछना चाहता था, लेकिन स्नेहा अरोड़ा ने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखते हुए बोलना बंद कर दिया। ध्रुव के दिल में संदेह था। स्नेहा अरोड़ा की बातों से उसे लगा कि ये परिवार उतने सरल नहीं लगते जितने सतह पर दिखते हैं। अचानक ध्रुव को अचानक याद आया कि कल रात क्या हुआ था। कल रात उसने और मीरा ने जो किया, उसके बाद उसकी मेरिडियन कैसे ठीक हो गई। मेरी चोटें चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गईं। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। कल रात की गति के साथ मेरी सभी मेरिडियन निश्चित रूप से टूट जाएंगी और मैं निश्चित रूप से एक बेकार व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन मीरा के साथ होने के कारण। ध्रुव ने अपने दिल में एक गहरी सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है कि मीरा का शरीर असामान्य है? ध्रुव को लगा कि कुछ समय के लिए चीजें जटिल हो रही थीं। उन्होंने सोचा था कि बेंगलो लौटकर जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक अंतर्धारा उमड़ रही है। जल्द ही कार उस जगह पर पहुंच गई जहां स्नेहा अरोड़ा देख रही थी। यह एक प्राचीन गली निकली। प्राचीन गली के किनारे कई विक्रेता थे। ध्रुव और स्नेहा अरोड़ा कार से उतरे और प्राचीन गली की ओर चल पड़े। ध्रुव ने जब इन छोटी छोटी दुकानों पर जेड और प्राचीन वस्तुओं को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने वास्तव में कुछ अच्छी चीजें देखी। हालांकि वे उसके लिए उतनी कीमती नहीं थी, लेकिन उन्हें इस जगह पर देखना दुर्लभ हो सकता है। उदाहरण के लिए, पीले कागज का एक टुकड़ा जो गंदा हो, तेल से भरा हो और पता नहीं कितने सालों से दागदार हो, कचरे जैसा दिखता है। लेकिन ध्रुव ने देखा कि यह एक आत्मा को दबाने वाला ताबीज था। अगर इसे किसी व्यक्ति से जोड़ा जाए तो यह अस्थायी रूप से व्यक्ति की चेतना को दबा सकता है और व्यक्ति को अस्थायी रूप से मूर्ख बना सकता है। एक अन्य छोटी सी दुकान पर एक छोटी हरी गेंद भी है जो लगभग आधे हाथ के आकार की है। ध्रुव ने यह भी देखा कि यह वास्तव में सेलेस्टियल जेड था। इस जेड का इस्तेमाल कुछ खास हथियार बनाने में किया जा सकता है। कई साधकों के हथियार दिव्य जेड का उपयोग करते हैं। इस दिव्य जेड से बना खंजर बेहद तेज होता है और एक पल में कई सेंटीमीटर मोटी स्टील की प्लेट को भेद सकता है। ध्रुव बहुत हैरान हुआ। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। उसने स्नेहा अरोड़ा से कहा, मैं एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा हूं जहां दुर्लभ औषधीय सामग्री बेची जाती है।
क्या तुम्हें यकीन है कि यह यहाँ है? स्नेहा अरोड़ा ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मेरा बाई परिवार औषधीय सामग्री में माहिर है, मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं हो सकता? ध्रुव को अचानक एक विचार आया, चूंकि तुम्हारा बाई परिवार यह कर रहा है, तो क्या तुम्हारे पास कुछ प्राकृतिक संसाधन और खजाने हैं? क्या तुम उन्हें मुझे उधार दे सकते हो? स्नेहा अरोड़ा ने तुरंत ध्रुव की ओर देखा, जैसे कि किसी चोर से बचाव कर रही हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि कोई भी अनुचित विचार न रखो। ध्रुव का चेहरा काला पड़ गया। तुम बहुत कंजूस हो। मैंने तुम्हारे दादा को बचाया और तुम्हें भी बचाया, बिना एक भी औषधीय पौधा देखे। स्नेहा अरोड़ा ने होंठ फुलाए। पादना मत। क्या मेरे घरवालों ने तुम्हें मेडिकल फीस नहीं दी? अगर मुझे पता होता कि दवाइयाँ हैं तो मुझे उनकी जरूरत होती। मुझे कोई मेडिकल फीस नहीं चाहिए। तो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया। स्नेहा अरोड़ा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिस जगह ले आई हूँ वह बेंगलोर की सबसे मशहूर दवाइयों की दुकानों में से एक है और वहाँ निश्चित रूप से अच्छी चीजें हैं। वे दोनों कुछ देर तक चले और स्नेहा अरोड़ा ने सड़क पर चलते हुए कई पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्नेहा अरोड़ा बेहद खूबसूरत हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आज उन्होंने सफेद सस्पेंडर बेल्ट पहनी हुई है, साथ में स्लिम फिटिंग जैकेट भी है। नीचे हिप कवरिंग शॉर्ट्स कट है, जिसमें उनकी बर्फ जैसी सफेद पतली टांगें दिख रही हैं। पैरों में हाई हील्स हैं, जहां भी जाएं खूबसूरत नजारा होता है और आप एक बेहतरीन सुंदरी कहला सकते हैं। ध्रुव ने भी स्नेहा अरोड़ा की तरफ देखा और स्नेहा अरोड़ा ने संयोग से यह नजर पकड़ ली। स्नेहा अरोड़ा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने जानबूझकर तिरस्कारपूर्वक कहा, अरे गुंडे, मेरी तरफ तो झांक कर देखो। मैंने कब झांका? ध्रुव ने दोषी विवेक के साथ बचाव किया। स्नेहा अरोड़ा ने ध्रुव को आंखें घुमाई और आखिरकार एक दवा की दुकान के सामने रुक गईं। ध्रुव ने उसे देखा और थोड़ा हैरान हुआ। ये दवा की दुकान दरअसल 3 मंजिल की थी और बहुत बड़ी थी। इसके अलावा बाहर लगी पट्टिका बहुत भव्य और साधारण थी, जिस पर 3 बड़े सुनहरे अक्षर लिखे थे, आयुर्वेद भवन। एक औषधीय परिवार का व्यवहार। स्नेहा अरोड़ा ने बगल से कहा, अंदर जाकर बकवास मत करो। यह आयुर्वेद भवन सरल नहीं है और मेरे बाई परिवार को कुछ सम्मान देना होगा। ध्रुव को आश्चर्य हुआ कि बाई परिवार, जो अब बेंगलोर में सबसे बड़ा दवा निर्माता है, एक दवा की दुकान के साथ इतना सम्मान करता है। ऐसा लगता है कि ये दवा की दुकान वास्तव में सरल नहीं है। ध्रुव ने सिर हिलाया और बाई यू के पीछे अंदर चला गया। इस समय एक सुंदर आकृति उसके बगल में चली गई। इस खूबसूरत आकृति ने स्नेहा अरोड़ा और ध्रुव को अजीब आंखों से देखा और कहा, स्नेहा अरोड़ा, ध्रुव, तुम एक साथ क्यों हो? ध्रुव ने चारों ओर देखा और दंग रह गया। ये तांग परिवार से ऋतिका चौहान निकला। अध्याय 168 संघर्ष। ध्रुव भी थोड़ा हैरान था। उस समय कई मंगेतरों में से ये ऋतिका चौहान सबसे रहस्यमय थी। वह ऋतिका चौहान से पहले केवल एक बार मिला था, उस दिन आंगन में। जब उन्होंने उस दिन आंगन में अपनी सगाई तोड़ी तो ऋतिका चौहान सबसे उदासीन थी। उसने मंगेतर को यूं ही छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चला गया, मानो ध्रुव के पास उससे एक शब्द भी कहने की योग्यता ही न हो। अब फिर से ऋतिका चौहान को देखकर ध्रुव की आंखें कुछ ठंडी हो गई थीं। उसे ऐसी अलग थलग और दिखावटी महिलाओं से नफरत थी। स्नेहा अरोड़ा ने भी मुंह सिकोड़ा। उसे और ऋतिका चौहान को ज्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि तांग परिवार उनमें सबसे खास है, इसलिए ऋतिका चौहान भी सबसे ज्यादा गर्वित है। किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि ऋतिका चौहान एक साधक है। बाकी बचे हुए लोग चाहे कितने भी अमीर और ताकतवर क्यों न हो, वे असीमित भविष्य वाले साधारण प्राणी ही हैं। उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आम लोगों के लिए कृषक एक आयाम घटाने वाले प्रहार की तरह हैं। इस वजह से तांग परिवार दूसरे परिवारों को नीची नजर से देखता है और ऋतिका चौहान भी दूसरे परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को नीची नजर से देखती है। तांग परिवार के इस कृपालु रवैये के कारण दूसरे परिवार भी दुखी महसूस करते थे। समय के साथ कई परिवारों और तांग परिवार के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। स्नेहा अरोड़ा ने ऋतिका चौहान को देखा, उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और अगले ही पल वह मुस्कुराई, लेकिन बोली, मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये तांग परिवार की सबसे बड़ी महिला निकली। क्या संयोग है? ऋतिका चौहान ने उदासीनता से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ क्यों हो। उसके बाद ऋतिका चौहान ने स्नेहा अरोड़ा को कृपालु रवैये से देखा और कहा, स्नेहा अरोड़ा, मुझे याद है कि तुमने सगाई तोड़ दी थी और सार्वजनिक रूप से ध्रुव के साथ झगड़ा किया था। अब तुम मुझसे बात कर रही हो और हंस रही हो, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? शर्मनाक। स्नेहा अरोड़ा का चेहरा उतर गया और उसने ठंडी सांस ली। इसमें शर्म की क्या बात है? बेशक ये शर्मनाक है। तुम ऐसे बेकार आदमी के साथ रहकर अपने बाई परिवार को शर्मिंदा कर रही हो। तुम्हारा बाई परिवार भी बेंगलोर में हमारे 6 प्रमुख परिवारों में से एक है। तुम भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे 6 प्रमुख परिवारों को शर्मिंदा कर रही हो। तुम। स्नेहा अरोड़ा का सीना गुस्से से कांप उठा। उसे लगा कि वह काफी गर्वित है, लेकिन अंत में ऋतिका चौहान ने जो भी शब्द कहे वे उससे भी ज्यादा गर्व और जहरीले थे। ध्रुव, जो काफी देर से चुप था, आखिरकार बोला। उसने तांग युरुओं को शांति से देखा और कहा, तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बेवकूफ व्यक्ति किस तरह का होता है? ऋतिका चौहान दंग रह गई और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने ध्रुव को शांति से कहते सुना, तुम एक ऐसी महिला हो जिसके अंदर श्रेष्ठता की भावना है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है। तुम एक जोकर की तरह हो। तुमने क्या कहा? ऋतिका चौहान का चेहरा एक पल में बेहद ठंडा हो गया। उसका अपना गौरव है। वह न केवल तांग परिवार की सबसे बड़ी महिला है, बल्कि वह एक अभ्यासी और यिनलोंग डिवीजन की सदस्य भी है। कोई उससे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसके अलावा ध्रुव अभी भी अपनी नजर में कचरा है। ऋतिका चौहान की आंखें बेहद ठंडी थीं और उसने कहा, मैं तुम्हें वही दोहराने का मौका दूंगी जो तुमने अभी कहा था। बगल में स्नेहा अरोड़ा ने देखा कि उन दोनों के बीच अचानक बारूद की गंध आ रही थी। उसने जल्दी से ध्रुव को खींचा और घबरा कर फुसफुसाया, ध्रुव, और मत बोलो, इस ऋतिका चौहान की पहचान सरल नहीं है। वह वास्तव में डर गई थी कि ध्रुव इस समय ऋतिका चौहान को नाराज कर देगा। ऋतिका चौहान कौन था? वह एक गंभीर अभ्यासी था। अगर उसे बहुत गुस्सा आ जाए तो वह ध्रुव को आसानी से पीटकर अपन बना सकता था। जब ऋतिका चौहान ने यह सुना तो उसने स्नेहा अरोड़ा और फिर ध्रुव की और देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। ये सिर्फ दिखावटी सेवा है, बस इतना ही। तुम्हारे जैसे लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए ऋतिका चौहान ने आखिरी बार उदासीनता से ध्रुव की ओर देखा और एक छाया छोड़ते हुए सीधे दुकान में चली गई। ऋतिका चौहान के जाने के बाद स्नेहा अरोड़ा ने अपने दांत पीसते हुए धीरे से आह भरी, ध्रुव, हालांकि मुझे पता है कि तुम अब बहुत असंतुष्ट होगे, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि ऋतिका चौहान ऐसी कोई नहीं है जिसे तुम नाराज कर सको। ध्रुव ने हल्के से कहा, क्या उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड है? स्नेहा अरोड़ा एक पल के लिए झिझकी और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। वह एक कल्टीवेटर है और पिछले साल हिडन ड्रैगन डिवीजन में शामिल हुई थी। कल्टीवेटर? ध्रुव ने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाई। ऋतिका चौहान वास्तव में एक कल्टीवेटर थी। हाँ, ऋतिका चौहान में साधना की प्रतिभा है। ऐसा कहा जाता है कि वह पिछले साल आंतरिक ऊर्जा की मास्टर थी। आपको पता होना चाहिए कि साधक लाखों में एक होते हैं और छिपे हुए ड्रैगन डिवीजन में प्रवेश करने में सक्षम होना आम लोगों से भी अधिक है। जब स्नेहा अरोड़ा ने बात की तो उसके चेहरे पर तड़प की एक झलक थी।
वह साधक नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि शहर में ऐसे लोग हैं। हालांकि ध्रुव ने अचानक कहा, क्या वह सिर्फ साधक नहीं है? मुझे लगा कि उसकी पृष्ठभूमि के कारण ये कुछ खास नहीं है। क्या? स्नेहा अरोड़ा ने ठोकर खाई और ध्रुव को मूर्ख की तरह देखा। ध्रुव, क्या आप जानते हैं कि साधक होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है उज्ज्वल भविष्य और इसका मतलब है आम लोगों से ऊपर होना। ध्रुव को इस तरह देखकर स्नेहा अरोड़ा ने अपने मुंह के कोने को हिलाया। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें यह नहीं समझा सकती। वैसे भी याद रखना, रितिका चौहान को भड़काना मत। ध्रुव मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ठीक है, पहले मुझे औषधीय सामग्री दिखाने के लिए अंदर ले चलो। ध्रुव ने दुकान में चलने का बीड़ा उठाया। ध्रुव की पीठ को देखते हुए स्नेहा अरोड़ा ने असहाय होकर आह भरी। आपने पहले ये क्यों नहीं देखा कि ध्रुव इतना जिद्दी है? ध्रुव की चाल का अनुसरण करते हुए दोनों दुकान में आ गए। जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुआ, ध्रुव को एक मजबूत औषधीय सुगंध महसूस हुई और उसने चारों ओर देखा। दुकान औषधीय सामग्रियों से भरी हुई थी। ध्रुव की आंखें चमक उठीं। यकीनन वहां अच्छी चीजें थीं। बैंगनी धुएं का फल, स्टार स्पिरिट घास, स्टेफनोटिस। ध्रुव थोड़ा चौंक गया। ये सभी आध्यात्मिक औषधीय सामग्रियां हैं जिनका उपयोग अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ये औषधीय सामग्रियां कीमती हैं, इनका उस अमृत से कोई लेना देना नहीं है जिसे ध्रुव परिष्कृत करना चाहता है। ध्रुव जिस चीज को परिष्कृत करना चाहता है वह है त्यानिक्सिन गोली। ये गोली उसकी ताकत को कुछ हद तक बेहतर कर सकती है। इसे परिष्कृत करना बहुत मुश्किल नहीं है और इसमें उच्च त्रुटि सहनशीलता दर है जो बहुत उपयुक्त है। इसलिए ध्रुव ने बस इन औषधीय सामग्रियों पर नजर डाली और दूसरी तरफ देखा। वह जो खोज रहा था वह था 100 साल पुराना ड्रैगन ब्लड मशरूम। 100 साल पुराना ड्रैगन ब्लड मशरूम बेहद दुर्लभ है, लेकिन ये त्यानिक्सिन गोली को परिष्कृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधीय सामग्री है। पहली मंजिल के आसपास खोजने के बाद कोई नहीं था। ध्रुव और स्नेहा अरोड़ा फिर से दूसरी मंजिल पर आए। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, ध्रुव रितिका चौहान से टकरा गया, जिसने भौहें सिकोड़ लीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये दुकान तुम्हारे परिवार द्वारा चलाई जाती है? क्या मैं ऊपर आकर देख सकता हूँ? ध्रुव ने अधीरता से कहा। रितिका चौहान का चेहरा बेहद बदसूरत था। लॉन्ग हाई में कौन उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा? कौन सा आदमी उसे देखकर मुस्कुराकर उसकी चापलूसी और चापलूसी नहीं करेगा? ध्रुव की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इस तरह से पेश आने की? उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में घृणा को दबाया और ध्रुव को अनदेखा कर कुछ खोजने लगा। ध्रुव भी उसे खोजने लगा। हालांकि 100 साल पुराना ड्रैगन ब्लड मशरूम दुर्लभ था, लेकिन इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। इस समय ध्रुव को दूसरी मंजिल के गहरे कोने में एक काली चीज दिखाई दी। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और वह उत्साहित हो गया। उसने उसे पा लिया। तेजी से काली चीज के पास जाकर ध्रुव ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और उठाने ही वाला था, तभी उसके बगल से एक जैड हाथ बढ़ा और उसने चीज का दूसरा सिरा बाहर निकाल लिया। वे दोनों स्तब्ध रह गए और ध्रुव ने इधर उधर देखा और भौहें सिकुड़ी। ये रितिका चौहान थी। रितिका चौहान ध्रुव को ठंडी निगाहों से देख रही थी, बहुत गुस्सा महसूस कर रही थी। ध्रुव, मुझे जाने दो। मैंने इसे पहले ले लिया, मुझे क्यों जाने देना चाहिए? जाने दो। ध्रुव ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। रितिका चौहान बेचैन थी। वह भी ड्रैगन ब्लड मशरूम की तलाश कर रही थी। वह कई दुकानों में गई और 2-3 दिन तक खोजती रही। अब मैं आखिरकार उसे खोजने जा रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव अचानक प्रकट हो जाएगा। ये चीज मेरे काम की है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम इसे क्यों चाहते हो? रितिका चौहान जानती थी कि वह गलत थी और उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। ध्रुव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह चीज मेरे लिए बेकार है? साथ ही तुम्हें यह कहने का आत्मविश्वास किसने दिया कि मैं इस चीज को नहीं समझता? मिस टैंग, सब कुछ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या ऐसा करना तुम्हारे लिए थोड़ा अनुचित नहीं है? मैं रितिका चौहान ने अपने दांत पीस लिए और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह ये भी जानती थी कि वह एक कदम बहुत देर से आई थी और वास्तव में ध्रुव ने ही इसे सबसे पहले पाया था। लेकिन अब उसे ड्रैगन ब्लड मशरूम को ले जाते हुए देखना था, जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रही थी और वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अंत में रितिका चौहान ने अपना स्वर नर्म करते हुए कहा, ध्रुव, इस तरह मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम कीमत लगाओ। मुझे तुम्हारे पैसे की परवाह नहीं है, अपना हाथ छोड़ दो। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, एक हारे हुए व्यक्ति के लिए इसका क्या उपयोग है? तुरंत छोड़ दो या मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हताशा में रितिका चौहान ने अचानक अपने मन में कुछ कहा। ध्रुव की आंखें ठंड से भर गईं। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? तुमने खुद ही इसे लाया है। जैसे ही रितिका चौहान ने बोलना समाप्त किया, उसका एक पैर तुरंत उठा और ध्रुव के सिर पर जोर से लात मारी। अध्याय 169 प्राचीन कहावतें। ऐसा लग रहा था कि रितिका चौहान ने अपनी विप किक का अभ्यास किया था। ये सटीक, निर्दयी और मुश्किल था, क्योंकि यह जगह बस एक छोटा सा कोना था, इसलिए ध्रुव के पास इससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने सामने अवरोध पैदा करने के लिए अपनी भुजाएं फैलाईं और जोर से कोड़ा मारा। ध्रुव को आश्चर्य हुआ जब उसका हाथ अचानक सुन्न हो गया। ये रितिका चौहान वास्तव में सरल नहीं है। स्नेहा अरोड़ा ने पहले कहा था कि रितिका चौहान आंतरिक ऊर्जा की स्वामी है, लेकिन रितिका चौहान ने अभी इस कोड़ा मारकर जो ताकत दिखाई है वह कुछ ऐसी नहीं है जो आंतरिक ऊर्जा के सामान्य स्वामी के पास हो सकती है। औसत आंतरिक शक्ति स्वामी से कहीं अधिक शक्तिशाली। अरे, तुमने वास्तव में इसे रोक दिया। सामने खड़ी रितिका चौहान के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। ध्रुव वास्तव में उसके पैरों को रोक सकता था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपना पैर वापस खींच लिया और दिशा बदल दी। ध्रुव को सीधे सीने में लात मारी। ध्रुव के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाई दी और उसने रितिका चौहान के टखने को तेज आंखों और तेज हाथों से पकड़कर उसे लात मारी और फिर झटके से पीछे हट गया। रितिका चौहान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव उसका टखना पकड़ सकता है। उसे अपने पैरों के कौशल पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह इस समय उलझन में थी। ध्रुव के थप्पड़ खाने के साथ ही उसका शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। जिस समय वह जमीन पर गिरने ही वाली थी, रितिका चौहान ने अचानक अपने हाथ जमीन पर रखे और अपने दूसरे पैर से ध्रुव के निचले शरीर पर लात मारी। ध्रुव के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और रितिका चौहान का पैर उसकी नाक की नोक से टकराया। रितिका चौहान ने बैंगनी रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। इस मुद्रा में ध्रुव ने अनिवार्य रूप से काले रंग को निहारना शुरू कर दिया। ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रितिका चौहान एक खूबसूरत बैकफ्लिप के साथ खड़ी हुई और ध्रुव को ठंडी निगाहों से देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसने नीचे देखा और अचानक कुछ समझ गई। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से बोली, तुम कमीने, दूसरों की निंदा मत करो। क्या तुम खुद मुझे यह नहीं दिखाना चाहते? मुझे यह नहीं चाहिए, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो। रितिका चौहान इस बात पर बहस कर रही थी कि ध्रुव का प्रतिद्वंद्वी कौन था। उसने अपने दांत पीस लिए और अचानक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई समस्या है। क्या तुमने पहले कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है? मैंने अभ्यास नहीं किया है। कभी अभ्यास नहीं किया, फिर तुम अभी मेरा टखना कैसे पकड़ सकते हो? रितिका चौहान थोड़ी हैरान हुई। उसे पहले से ही पता था कि उसकी ताकत क्या है। मेरे पैर और पंजे जिस चीज में अच्छे हैं वह है तेज, सटीक और निर्दयी होना।
विशेष बलों में सैनिकों के राजा शायद मेरे टखनों को पकड़ न सके, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। ध्रुव की आंखों में उदासीनता का भाव था। किसने कहा कि तुम इसे तभी पकड़ सकते हो जब तुम इसका अभ्यास करोगे? तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुम्हारी 3 पैरों वाली बिल्ली कुंग फू इतनी अच्छी है ना? रितिका चौहान की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। तुम मौत की तलाश में हो। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। पूरे दिन अमर मत रहो, तुम मुझे हरा नहीं सकती चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। रितिका चौहान का चेहरा लाल और सफेद हो गया और उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। मेरा उपनाम ये है, यहाँ जगह छोटी है और प्रदर्शन करना आसान नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर जाओ और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो। फिर मत कहना कि मैं तुम्हें धमकाता हूँ। तुम, ध्रुव ने रितिका चौहान को ऊपर से नीचे तक देखा और अपना सिर हिलाया, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम, रितिका चौहान इतनी गुस्से में थी कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। वह रितिका चौहान है और वह लॉन्ग भाई की प्यारी स्वर्ग की बेटी है। एक आदमी ने ये कब और कहाँ कहा? रितिका चौहान पागल हो रही थी, खासकर जब उसे अपमानित करने वाला व्यक्ति एक कचरा था जो उसकी आंखों में नहीं आ सकता था। स्नेहा अरोड़ा, जिसने अभी अभी दोनों को लड़ते हुए देखा था, दंग रह गई। वह जानती थी कि रितिका चौहान बहुत शक्तिशाली है और एक साधक के रूप में आम लोगों को कुचल सकती है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इसे रोक देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था? स्नेहा अरोड़ा के दिमाग में एक विचार आया और स्नेहा अरोड़ा चौंक गई। हाँ, क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? मुझे तुम्हें नीचा मत दिखाने दो। मैंने तुमसे कहा था, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारी 3 पैर वाली बिल्ली के कौशल वास्तव में पर्याप्त नहीं है। ध्रुव ने अपनी पलकें उठाईं और अधीरता से रितिका चौहान को देखा। रितिका चौहान गुस्से से हंसी। ठीक है, चलो एक लकी ड्रॉ करते हैं। अगर मैं हार जाती हूँ तो यह औषधीय पौधा तुम्हारा है। मैं इसके लिए तुम्हारे लिए भुगतान करूंगी। इसे मेरी ओर से एक उपहार माना जाता है। क्या मैं तुम्हें 2 और औषधीय पौधे मुफ्त में दूं? ध्रुव ने अपनी बाहें उठाईं और मुस्कुराया। अगर तुम कहो तो मुझे अब नींद नहीं आएगी। ठीक है। रितिका चौहान ने जब ध्रुव की आंखें पैसे देखकर चौड़ी होती देखी तो उसे घृणा से खुजली होने लगी और उसने मन ही मन कहा, ध्रुव, देखते हैं कि मैं अभी सबके सामने तुम्हें पीट पीट कर अधमरा न कर दूं। ध्रुव को अपने जाल में फंसते देख रितिका चौहान अचानक हल्के से मुस्कुराई। लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी कीमत? घुटने टेक कर बाहर आकर मुझसे माफी मांगना कि तुम गलत थे और तुम अज्ञानी हो। इसके अलावा तुम्हें मेरे द्वारा बुरी तरह पीटा जाना चाहिए। स्नेहा अरोड़ा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। रितिका चौहान, क्या तुम दूसरों को बहुत धमका रही हो? ध्रुव एक साधारण व्यक्ति है, तुम एक साधक हो, क्या तुम दूसरों को धमका नहीं रही हो? रितिका चौहान ने ठंडी मुस्कान दी। तो क्या हुआ अगर मैं सिर्फ धमकाने वाली हूँ? अगर वह डरता है तो उसे सहमत नहीं होना चाहिए। बस काय बनो। स्नेहा अरोड़ा ने रितिका चौहान को घूरा, ध्रुव के पास आए और ध्रुव को खींचकर दूर ले गई। ध्रुव स्तब्ध रह गया और स्नेहा अरोड़ा ने अचानक गुस्से में कहा, तुम्हें ले जाओ। तुम वास्तव में उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हो, है ना? यह अजीब होगा अगर वह तुम्हें अपंग न बना दे। ध्रुव मुस्कुराया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्नेहा अरोड़ा उसकी परवाह करेगी। उसने स्नेहा अरोड़ा के हाथ से खुद को अलग किया और कहा, कोई बात नहीं, वह अभी उस स्तर पर नहीं है, चलो बस प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसा कहने के बाद ध्रुव ने रितिका चौहान की ओर देखा और कहा, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। हम पहले से सहमत थे कि मुट्ठी और पैरों की कोई आंख नहीं होती। अगर तुम्हें चोट लगती है तो मुझ पर भरोसा मत करना। मुझे चोट लगी है। ध्रुव के गंभीर रूप को देखकर रितिका चौहान खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी और फिर ठंडे स्वर में बोली, अगर तुमने मुझे चोट लगने दी तो तुम्हें जीवन भर ऐसा करना पड़ेगा। ध्रुव बिना कुछ कहे मुस्कुराया और सीधे नीचे चला गया। स्नेहा अरोड़ा ने पीछे से अपने पैर पटके, ध्रुव, तुम पागल हो क्या? तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मुझे कम मानते हो। ध्रुव की आवाज नीचे से आई और स्नेहा अरोड़ा असहाय महसूस कर रही थी और केवल उसका अनुसरण कर सकती थी। आयुर्वेद भवन के सामने प्राचीन गली के छोटे से चौराहे पर कई लोग आए। रितिका चौहान ने रुककर शांति से कहा, बस इतना ही। ध्रुव रुक गया और चारों ओर देखने लगा। कोई बात नहीं, आप किस तरह से तुलना करना चाहते हैं? बेशक यह इससे बेहतर है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक बूढ़ा आदमी सबके चेहरे पर सम्मान और प्रशंसा के भाव के साथ सभी को देखते हुए चला गया। बूढ़े आदमी में एक अमर आत्मा है, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी है और वह इस दुनिया के एक गुरु की तरह दिखता है। रितिका चौहान ने बूढ़े आदमी को देखकर चौंक गई और फिर वह जल्दी से नीचे झुकी और झुकी, नमस्ते शिक्षक। जिस क्षण उसने बूढ़े आदमी को देखा, स्नेहा अरोड़ा चौंक गई और खुद को रोक नहीं पाए और बोली, मास्टर आचार्य देवनाथ। वह जल्दी से ध्रुव के पास गई और घबराकर फुसफुसाई, ध्रुव, तुम्हें तुरंत रितिका चौहान से माफी मांगनी चाहिए और चले जाना चाहिए। जल्दी से चले जाओ वरना तुम तुरंत नहीं जा पाओगे। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्यों? स्नेहा अरोड़ा ने लोहे से नफरत करते हुए कहा, तुम्हारे पास इतने सारे कारण क्यों हैं? क्या तुमने इस बूढ़े आदमी को नहीं देखा है? ये प्राचीन शब्दों का स्वामी है, यह आयुर्वेद भवन का भी स्वामी है। ध्रुव भी थोड़ा हैरान हुआ, क्या ये बूढ़ा आदमी आयुर्वेद भवन का स्वामी है? इस समय बूढ़े व्यक्ति ने रितिका चौहान को हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जुए, तुम आज मेरे घर आने के लिए क्यों स्वतंत्र हो? रितिका चौहान ने इस समय एक आज्ञाकारी छोटी लड़की की तरह कहा, शिक्षक, जुएराज कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई बदमाश मुझसे उन्हें चुराने की कोशिश कर रहा है। ओह, कोई और भी है जो तुमसे चीजें छीन रहा है, कौन है? रितिका चौहान ने तुरंत ध्रुव की ओर इशारा किया, वह है गुरु। बूढ़े व्यक्ति ने ध्रुव की ओर देखा, उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं और वह गुनगुनाया, तुम निर्लज्ज बच्चे, मेरे प्रशिक्षु से कुछ चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घुटने टेको और तुरंत माफी मांगो, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और फिर व्यंग्य किया, तुम बूढ़े हो, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में बूढ़े और भ्रमित हो। तुम बिना सब कुछ पूछे ही दूसरों के लिए चीजें मुश्किल बना देते हो, है ना? तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगूं। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। हम आज रात पश्चिम की ओर जा रहे हैं। हवा एकदम से जम गई और ध्रुव की बातों से सभी दंग रह गए। आसपास देख रहे लोग ध्रुव से इतने डर गए कि वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। स्नेहा अरोड़ा डर से पीली पड़ गई और उसके पैर कमजोर हो गए और वह लगभग जमीन पर बैठ गई। यह आयुर्वेद भवन का स्वामी है, प्राचीन शब्दों का स्वामी। न केवल उसके पास महान संबंध थे, बल्कि उसका चिकित्सा कौशल भी अद्भुत था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य देवनाथ स्वयं भी एक गुरु थे और उनके पीछे की शक्ति और भी भयानक थी। यहाँ तक कि उनके परिवारों के मुखिया भी आचार्य देवनाथ से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि रितिका चौहान के चेहरे पर भी सदमे और गुस्से के भाव थे। उसने अपने गुरु से इस तरह बात करने की हिम्मत की। वह वास्तव में मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानती थी। आचार्य देवनाथ के चेहरे पर भाव तुरंत बदल गए और अंत में एक अत्यंत उदास भाव में बदल गए। हुआन को बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है क्या ये कोई बकवास प्राचीन कहावत नहीं है? क्षमा करें, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। चाहे दूसरे लोग तुम्हें कितना भी बढ़िया क्यों न समझें, मेरी नज़र में अगर तुम हर बात विस्तार से नहीं पूछते तो तुम सिर्फ एक बूढ़े मूर्ख हो। अहंकारी। ध्रुव, क्या तुम जानते हो कि तुम मौत की तलाश में हो?
मेरे गुरु तुम्हें एक उंगली से मार सकते हैं। रितिका चौहान गुस्से से चिल्लाई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ध्रुव ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जो भी कहो सावधानी से बोलो, मैं तुम्हें और इस बूढ़े आदमी को सिर्फ एक उंगली से कुचलकर मार सकता हूँ। धमाका! ये शब्द निकलते ही किसी के पैर डरकर जमीन पर बैठ गए। उनके हाव भाव को सदमे से कम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को आचार्य देवनाथ से इस तरह बात करने की हिम्मत करते नहीं देखा। इस समय आचार्य देवनाथ का चेहरा काले पानी के तालाब की तरह उदास था और एक भयानक और ठंडी आभा उसके शरीर से हवा में भर गई। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, युवक, मैंने कई वर्षों से कुछ नहीं किया है। आज तुम अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे हो, मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। ये कहते ही आचार्य देवनाथ का शरीर एक भयानक और ठंडी आभा से भर गया और उनकी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। वह अगले ही पल ध्रुव पर हमला करने वाला था। इस समय स्नेहा अरोड़ा आगे बढ़ी और बहादुरी से बोली, मास्टर गुयान, मैं बाई परिवार से स्नेहा अरोड़ा हूँ। कृपया दया करें। अध्याय 170 तुलना। आचार्य देवनाथ ने अचानक भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह मिस बाई निकली। क्या मिस बाई आज इस पीले मुंह वाले बच्चे की रक्षा करेंगी? स्नेहा अरोड़ा इस समय आचार्य देवनाथ के दबाव में डरी हुई थी और उनके शब्द कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, श्री आचार्य देवनाथ, कृपया ध्रुव को जाने दें। इसके अलावा श्री आचार्य देवनाथ, आपको कुछ नहीं पता। ये वास्तव में ध्रुव ही था जिसने आज औषधीय पौधा प्राप्त किया। सब कुछ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। मूल रूप से रितिका चौहान कोई बात नहीं, अगर आप अब फिर से ध्रुव पर हमला करते हैं तो यह अनिवार्य रूप से लोगों को गपशप करने के लिए प्रेरित करेगा। आचार्य देवनाथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अजीब तरह से मुस्कुराए, जैसा कि बाई परिवार की युवा महिला से उम्मीद की जाती है। वह जो कहती है वह उचित और सही है। मैं आचार्य देवनाथ छोटे को धमकाऊंगा नहीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने कदम पीछे खींचने के लिए ऐसा कहा और बाई परिवार को उनका सामना करना पड़ा। और जब इतने सारे लोग उनके चारों ओर देख रहे हों, अगर वह ध्रुव पर हमला करते हैं तो यह अनिवार्य रूप से बदमाशी को जन्म देगा। ये सोचते हुए उन्होंने रितिका चौहान की ओर देखा और कहा, श्वें, बताओ आज क्या हुआ। रितिका चौहान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह पूरी कहानी बताने में एक पल के लिए झिझकी। आचार्य देवनाथ ने अचानक भौहें सिकोड़ी, श्वें, तो तुम्हें औषधीय पौधा पहले नहीं मिला? रितिका चौहान थोड़ा शर्मिंदा हुई, हाँ, ध्रुव को पहले मिला गुरु। आचार्य देवनाथ असहाय होकर मुस्कुराए, तुम। अपनी दाढ़ी को सहलाने के बाद आचार्य देवनाथ ने ध्रुव को देखा, खांसी और कहा, बेटा, मैं तुमसे अभी जो हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। ये सच है कि मैं अंधाधुंध था और लगभग तुम्हें गलत तरीके से दोषी ठहरा रहा था। हालांकि जुएर मेरी प्रशिक्षु है और मेरे 10,000 औषधि मंडप में औषधीय सामग्री को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन तुम्हें जुएर से पहले मिल गया। चलो ऐसा करते हैं, आप दोनों इसे स्वयं ही सुलझा सकते हैं और आप बाहरी लोगों को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि मैं आपको धमकाता हूँ। आचार्य देवनाथ के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन स्नेहा अरोड़ा बगल से कोस रही थी, ये बुरा आदमी वाकई चोर है। अगर ध्रुव और रितिका चौहान खुद ही इसे संभाल लें तो ध्रुव को जरूर तकलीफ होगी। रितिका चौहान के चेहरे पर थोड़ी गर्व भरी मुस्कान थी। उसने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, बताओ सरनेम, ये तुम क्या करना चाहते हो? आचार्य देवनाथ हल्के से मुस्कुराए, या फिर जो तुमने पहले कहा था उसका पालन करो और मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करो। स्नेहा अरोड़ा बगल से बोली, मैं असहमत हूँ। ये सर्वविदित है कि रितिका चौहान एक साधक है और ध्रुव एक साधारण व्यक्ति है। प्रतिस्पर्धा करना बहुत नुकसानदेह होगा। ध्रुव ने स्नेहा अरोड़ा की तरफ देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। वास्तव में उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। वह रितिका चौहान को पूरी तरह से कुचल सकता था, लेकिन स्नेहा अरोड़ा आखिरकार उसकी मदद कर रही थी और अब इतने सारे लोगों के देखने के कारण यह अच्छी बात थी कि साधक की पहचान उजागर नहीं हुई। क्या तुलना है? ध्रुव, बताओ, रितिका चौहान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम क्या जानते हो? ध्रुव ने वापस पूछा। रितिका चौहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, मेरे गुरु श्री आचार्य देवनाथ चीन के शीर्ष 10 प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हैं। चीन की राजधानी के कई हॉल मेरे गुरु की पेंटिंग का उपयोग करते हैं। पिछले साल मेरे गुरु की एक पेंटिंग भी बिक्री के लिए रखी गई थी। 13.2 बिलियन युआन की आसमान छूती कीमत चुकाई गई थी और हर साल पेंटिंग मांगने के लिए लोगों का एक अंतहीन तांता लगा रहता है। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और मैंने कहा कि मैं पेंटिंग कर सकता हूं। क्या आप कर सकते हैं? पेंटिंग? ध्रुव मुस्कुराया, मुझे लगा कि यह एक कौशल है, लेकिन ये सिर्फ पेंटिंग है। अगर यह काम करता है तो चलो पेंटिंग में प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्नेहा अरोड़ा, जो एक तरफ खड़ी थी, ने चौंक कर कहा, ध्रुव, तुम पागल हो क्या? मास्टर गुयान आज बेंगलोर में सबसे लोकप्रिय प्राचीन चित्रकार हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें संयोग से एक अवसर मिला और तब से वे जाग गए और हर जगह छा गए। उनके कौशल को चीनी चित्रकला उद्योग में अग्रणी कहा जा सकता है। उनमें से एक, रितिका चौहान, के बारे में कहा जाता है कि वे 3 चीजों की प्राचीन कहावत जानती हैं। क्या तुम उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? उसके आसपास के लोगों का एक समूह तुरंत ध्रुव की ओर इशारा करके बात करने लगा। क्या ये बच्चा चित्रकला में आचार्य देवनाथ के प्रशिक्षु के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है? क्या ये पागल नहीं है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वह होशियार नहीं है, वह सिर्फ बेवकूफ है। उसे इस तरह से देखकर शायद उसने कभी पेंट ब्रश को छुआ भी नहीं है। वह खुद को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव ने अपने आसपास के लोगों की टिप्पणियों को सुनकर हल्के से मुस्कुराया और उन्हें अनदेखा कर दिया। रितिका चौहान मुस्कुराई और उनकी मुस्कान बेहद व्यंग्यात्मक थी। ठीक है, यह मत कहो कि मैं तुम्हें धमकाती हूँ, ये तुम्हारी अपनी पसंद है। आचार्य देवनाथ ने भी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और हल्के से मुस्कुराए, ध्रुव की ओर ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हों। स्नेहा अरोड़ा इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। ध्रुव, मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम सिर्फ मूर्ख हो। स्नेहा अरोड़ा गुस्से से एक तरफ खड़ी हो गई। उसे इस बात से नफरत थी कि लोहा कभी स्टील नहीं बन सकता। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया, कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उसके साथ पेंटिंग में प्रतिस्पर्धा, ये वास्तव में हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग उसका दूसरा उपनाम जानते तो मौत से डर जाते। जल्द ही टेबल, कुर्सियां और औजारों की एक श्रृंखला को बाहर निकाल दिया गया और 2 विशाल कैनवास चित्रफलक बाहर निकाले गए। आचार्य देवनाथ मंद मंद मुस्कुराए, चूंकि यह एक पेंटिंग प्रतियोगिता है इसलिए नियम है। चलो इसे आज करते हैं। चलो इसे सबसे सरल तरीके से करते हैं। हर कोई एक ही नाम की पेंटिंग की नकल करता है। दर्शकों की आंखें तेज हैं और वे जान जाएंगे कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा है। प्राचीन शब्द कहने के बाद किसी ने आयुर्वेद भवन की गहराई से 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी एक विशाल लैंडस्केप पेंटिंग निकाली। ये बेहद राजसी था। पेंटिंग को छोटे से चौक के बीच में रखा गया था और प्राचीन कहावत थी, यह एक सांसारिक गुरु की पेंटिंग है। मैं उनसे संयोग से राजधानी में मिला था। उन्होंने लिंजियांग नदी के तट पर पेंटिंग की थी। पेंटिंग खत्म करने के बाद उन्होंने इसे मुझे दे दिया। ये ठीक होना चाहिए। इसलिए ये सांसारिक गुरु मेरे जीवन में सबसे अधिक सम्मान करने वाले शिक्षक हैं, आचार्य देवनाथ, और वे सबसे मजबूत कौशल वाले गुरु भी हैं जिन्हें मैंने आज तक आचार्य देवनाथ में देखा है और उन्हें चीन में नंबर 1 व्यक्ति कहा जा सकता है। कुछ दर्शकों ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर गुयान, क्या ये सांसारिक गुरु वास्तव में इतना शक्तिशाली है?
उसका नाम क्या है? आचार्य देवनाथ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैं उनसे केवल एक बार मिला था। उस समय उन्होंने एक मुखौटा पहना हुआ था। मैं उनका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया, उनका नाम तो दूर की बात है। अगर हमें फिर से मिलना तय हुआ तो मैं घुटने टेककर उनसे विनती करूंगा, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। भीड़ चौंक गई। जैसा कि पुरानी कहावत है, वे घुटने टेककर इस व्यक्ति से उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विनती करेंगे। ये व्यक्ति कितना शानदार होगा। आचार्य देवनाथ ने ध्रुव और ऋतिका चौहान की ओर फिर से देखा और कहा, इस पेंटिंग में सभी पेंटिंग तकनीकें शामिल हैं और यह एक चित्रकार के कौशल को सबसे बड़ी सीमा तक दर्शा सकती है। अब तक मैं इस पेंटिंग की कलात्मक अवधारणा का केवल 30% ही चित्रित कर पाया हूँ। आज आप इसे आजमाएं। आचार्य देवनाथ की आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी और उन्होंने सीधे उससे कहा कि वह इस सबसे कठिन पेंटिंग को सामने लाए जिसे कॉपी करना मुश्किल है। ऋतिका चौहान निश्चित रूप से इसकी नकल कर सकती थी, लेकिन अधिक से अधिक ये वैसी नहीं दिखेगी। लेकिन बाहरी लोगों के लिए इसकी नकल करना भी बेहद मुश्किल था, इसलिए वह ध्रुव को पूरी तरह से चकमा देना चाहता था। ध्रुव ने पेंटिंग को तिरछी नजर से देखा और किसी ने उसकी आंखों में चमकती एक बेहद अजीब मुस्कान को नहीं देखा। ऋतिका चौहान ने उपहास और तिरस्कार से ध्रुव की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये नाम वालों के लिए अब हार स्वीकार करने में बहुत देर नहीं हुई है। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप हार क्यों नहीं मान लेते? क्या ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है? ये सिर्फ अपनी भावनाओं को विकसित करने और अपने कौशल का अभ्यास करने के बारे में है। ऋतिका चौहान का चेहरा काला पड़ गया। जिस कौशल पर उसे इतना गर्व था, वास्तव में दूसरों ने उसे प्रशिक्षण के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अपने नुकसान की कीमत मत भूलना, बस इंतजार करो। ये कहने के बाद ऋतिका चौहान ने और समय बर्बाद नहीं किया, अपनी कलम से स्याही छिड़की और अपने मुक्त और तेज स्ट्रोक के साथ एक ड्रैगन और एक सांप की तरह पेंटिंग करना शुरू कर दिया। उसके बगल में ध्रुव ने अजीब तरह से ब्रश उठाया और एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह कैनवास पर कुछ लिखा। अचानक लोगों का एक समूह हंसने लगा। अरे लड़के, क्या तुम चित्र बनाना जानते हो? अगर नहीं तो बस नीचे आओ। हाँ, हार स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आखिर मैं गुरु आचार्य देवनाथ का शिष्य हूँ और तुम कुछ नहीं हो। यहाँ आओ। ध्रुव ने इन संदेहों को नजरअंदाज किया और खुद से ही खेलना जारी रखा। ध्रुव के इस बेढंगे दृश्य को देखकर ऋतिका चौहान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगले ही पल उसने अपने दिल में ठंडी सांस ली। ध्रुव ध्रुव, देखते हैं मैं बाद में तुमसे कैसे निपटती हूँ। स्नेहा अरोड़ा बगल से देखती रही और पूरी तरह से असहाय थी। वह पहले ही जितना हो सकता था मदद कर चुकी थी। चूंकि ध्रुव जिद्दी था, इसलिए उसे बस उसे जाने देना चाहिए था। सभी लोग ध्रुव पर जोर जोर से हंसे। दूसरी ओर ऋतिका चौहान के स्ट्रोक ड्रैगन और सांप, उड़ते हुए ड्रैगन और फीनिक्स जैसे थे। हर स्ट्रोक और हर बिंदु बेहद सुंदर और चुस्त था और पहले से ही गुरु की कुछ छायाएं थीं। जल्द ही ध्रुव का कैनवास गंदे ब्रश स्ट्रोक से भर गया, जिससे ये गड़बड़ हो गया। इस समय ध्रुव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए अचानक अपना चेहरा पोंछा और उठ खड़ा हुआ, सिगरेट निकाली और मुंह में डाल ली। इस समय ध्रुव के हाव भाव एकदम बदल गए। बेफिक्री की जगह केवल एक अवर्णनीय आत्मविश्वास और निर्भीकता थी। वह सीधा लिखता है और उसकी कलम और स्याही की गति में एक अवर्णनीय गति है। रेशमी और चिकनी ब्रश और स्याही कैनवास पर ऐसे उछल रहे हैं जैसे वे जीवित हों। स्याही का हर निशान और हर ब्रश स्ट्रोक ऐसा लगता है जैसे भगवान ने गणना की हो। यह इतना सही है कि इसे चमत्कार कहा जा सकता है। देखने वालों की भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और कुछ लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। आचार्य देवनाथ ने बस तिरस्कार से उसकी ओर देखा। वह देख सकते थे कि ध्रुव की विधि वास्तव में कुछ रहस्यमय थी, लेकिन ये केवल थोड़ा रहस्यमय था। हालांकि अगले ही सेकंड में उनकी आंखें अचानक बदल गईं। हर बार जब ध्रुव लिखता था, पहले की अव्यवस्थित तस्वीर और अधिक पूर्ण हो गई। ध्रुव के हर स्ट्रोक को देखते हुए आचार्य देवनाथ की आंखें चौड़ी हो गईं। आचार्य देवनाथ के चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता, आश्चर्य और अविश्वास दिखाई दिया। ये कैसे संभव है? धीरे धीरे सभी दर्शकों के चेहरों के भाव बदल गए और सभी की आंखों में गहरा आश्चर्य और सदमा था। पूरा छोटा चौक खामोश था और हर कोई इस समय ध्रुव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अज्ञात समय के बाद ऋतिका चौहान ने आखिरकार पेंटिंग पर एक स्ट्रोक लगाया, ब्रश फेंक दिया और जोर से कहा, मैंने कर लिया। उसके चेहरे पर गर्व था और उसने सोचा कि कोई भी उसे ईर्ष्या से नहीं देख रहा है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसने पाया कि हर कोई ध्रुव को देख रहा था। वह भौहें सिकोड़कर अपने बगल में ध्रुव की पेंटिंग को देखने लगी। जिस क्षण उसने पेंटिंग देखी, ऋतिका चौहान अचानक ठिठक गई और बोली, ये कैसे संभव है? अध्याय 171 में उत्साह से लगभग रो पड़ा। ऋतिका चौहान को गहरा सदमा लगा। ध्रुव के सामने पेंटिंग, उसमें जो कलात्मक संकल्पना और राजसी भाव था, वह उसकी शिक्षिका से भी बढ़कर था। उसने आचार्य देवनाथ की पेंटिंग में ऐसी गति कभी नहीं देखी थी। इस समय ध्रुव ने भी अपनी कलम फेंक दी और कहा, मैंने भी पेंटिंग पूरी कर ली है, चलो तुलना करते हैं। आचार्य देवनाथ कदम दर कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। वे नहीं बता सकते थे कि उनके चेहरे पर किस तरह का भाव था। ऐसा लग रहा था कि वे हंस रहे हैं या रो रहे हैं। ध्रुव के सामने कलम आने पर वे चौंक गए। लेखन तकनीक स्पष्ट रूप से एक स्याही बिछाने की तकनीक थी। इस तरह के ब्रशवर्क को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह चित्रकार की समग्र तस्वीर को नियंत्रित करने की क्षमता का बेहद परीक्षण करता है। भले ही ज्यादातर लोग स्याही लगाना जानते हों, लेकिन वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गलतियां करना आसान है और पेंटिंग अलग दिखेगी। भले ही यह एक पुरानी कहावत हो, वह स्याही विधि को फैला सकता है, लेकिन केवल थोड़ा सा, और उसने कभी इसका इस्तेमाल लोगों के सामने नहीं किया है। लेकिन अभी ध्रुव ने न केवल स्वतंत्र रूप से पेंटिंग की, बल्कि इसे पूरी तरह से चित्रित किया, यहाँ तक कि मूल पेंटिंग को भी पीछे छोड़ दिया। आचार्य देवनाथ एकदम चौंक गए। उन्हें एक पल के लिए कुछ अनुमान लग गया था। वे लड़खड़ाते हुए ध्रुव के पास गए और ध्रुव के चेहरे को घूरने लगे। ध्रुव की आंखें उदासीन थीं, होठों पर हल्की मुस्कान थी। आचार्य देवनाथ के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वे अब एक पल के लिए भी खुद को रोक नहीं पाए। सबकी निगाहों के सामने उन्होंने अपने पैर मोड़े और ध्रुव के सामने घुटनों के बल बैठ गए और एक धमाका किया, मास्टर मास्टर धमाका। सब चौंक गए। आचार्य देवनाथ वाकई इस युवक के सामने घुटनों के बल बैठ गए। ऋतिका चौहान ने कहा, मास्टर आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से उठिए। इतना कहने के बाद ऋतिका चौहान मदद करने ही वाली थी कि आचार्य देवनाथ ने ऋतिका चौहान को दूर धकेल दिया और ध्रुव की ओर देखा, जो इतना उत्साहित था कि लगभग रो पड़ा। मास्टर, मैं आखिरकार आपको फिर से देख रहा हूँ। ये सच है कि आकाश की भी आंखें होती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी बेंगलों में होंगे। ऋतिका चौहान उलझन में थी। गुरु, आपको क्या हो गया है? वह तो बस एक बदमाश है। किस तरह का गुरु नहीं होता? आचार्य देवनाथ ने डांटा, जुए, असभ्य मत बनो। वह वही सांसारिक गुरु है जिससे मैं राजधानी में संयोग से मिला था। क्या? ऋतिका चौहान चौंक गई और अविश्वास से ध्रुव को देखने लगी। स्नेहा अरोड़ा भी डर गई थी। ध्रुव वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति था जो आचार्य देवनाथ को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। हालांकि ध्रुव ने मंद मुस्कुराया और आचार्य देवनाथ की मदद की। आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मैं वह गुरु नहीं हूं जो आपने कहा था। आचार्य देवनाथ ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, गुरु, मुझे यकीन है कि यह आप ही हैं।
मुझे यकीन है। ध्रुव ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। रितिका चौहान ने ध्रुव को घूर कर देखा। क्या ये वही गुरु है जिसके बारे में उसके गुरु दिन भर बात करते रहते हैं? असंभव, बिल्कुल असंभव। ध्रुव ने कान खोदे और कहा, अब जब पेंटिंग्स आ गई हैं तो क्या आप पहले उनकी तुलना करके बड़े लोगों को जज करने देंगे? रितिका चौहान के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। उसने अपने दांत पीस लिए और स्पष्ट रूप से कहा, मैं हार गई। अगले ही पल रितिका चौहान के चेहरे पर एक ठंडी नजर आई। तो तुम चित्र बना सकती हो? क्या तुम यहाँ सुअर बनकर बाघ को खा रही हो और लोगों को शर्मिंदा देखकर खुश हो रही हो? बस करो, मैंने यह नहीं कहा कि मैं चित्र नहीं बना सकती, है ना? ये काम मुश्किल नहीं है। तुम बस यूं ही चित्र बना सकती हो। रितिका चौहान इतनी नाराज थी कि उसके दांत खुजला रहे थे। तुम किस तरह के शब्दों की बात कर रही थी? सिर्फ चित्र बनाकर उसकी तुलना उससे कर दी गई। इतनी बकवास बंद करो, हार मान लो, मुझे औषधि सामग्री लाओ और कुछ अतिरिक्त पौधे दे दो। रितिका चौहान ने ध्रुव को कड़वी निगाहों से देखा, झल्लाहट को सहा और कहा, ठीक है। बगल में आचार्य देवनाथ बोले, गुरुजी, कुछ औषधियों की बात छोड़ो, बस आयुर्वेद भवन दे दो। गुरुजी, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। ध्रुव ने अपने मुंह के कोने को सिकोड़ा। तुमने वाकई गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मैं वह गुरु नहीं हूँ जो तुम खुद को बता रहे हो। अगर मैं गुरु होता तो क्या मैं अभी भी यहाँ होता? ध्रुव की आंखों में मुस्कान चमक उठी। वह वाकई 3 साल पहले आचार्य देवनाथ से मिला था। उस समय जब बुरा व्यक्ति ऊब जाता तो उसे चित्र बनाना सिखाता और उसे खुद को साधने देता। जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता तो वह लिंजियांग के किनारे जाकर चित्र बनाता और उस दिन आचार्य देवनाथ से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन उस समय इतने सारे लोग थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह बात स्वीकार नहीं की और सिर्फ अपना सिर हिला दिया। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे औषधीय सामग्री दे सकते हैं? प्राचीन कहावत सुनने के बाद उसने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर कृपया मेरे साथ अंदर आइए। आप सभी औषधीय सामग्री चुन सकते हैं। ध्रुव मुस्कुराया और बिना कुछ कहे आयुर्वेद भवन की ओर चल दिया। उसके पीछे स्नेहा अरोड़ा स्तब्ध थी। उसने ध्रुव की पीठ को देखा, उसकी आंखें बार बार बदल रही थीं। ध्रुव, ध्रुव, तुम्हारे पास कितने रहस्य हैं? रितिका चौहान ने अपने पैरों को पटक दिया। उसका सुंदर सफेद चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। आचार्य देवनाथ उसके लिए कभी इतने सहज नहीं थे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव किस तरह का मास्टर था। अपने 20वें दशक में कोई कैसे मास्टर हो सकता है? उसके शिक्षक ने उसे गलत समझा होगा। जब वे आयुर्वेद भवन पहुंचे तो ध्रुव विनम्र नहीं था और सीधे 100 साल पुराना ड्रैगन ब्लड मशरूम ले गया। मैंने भी 6 या 7 बेहद